चैप्टर 641 चैम्बर के अंदर। काफी देर बाद जियाओ यी की चोट लगभग ठीक हो गई। महल के मालिक पहले ही जा चुके थे और किंग शेनवू और दूसरों से बात करने के लिए चैम्बर में गए। जियाओ यी खास तौर पर अलविदा कहने नहीं गया और खुद ही चला गया। बेशक ईस्ट चाइना सी किले को छोड़कर नहीं बल्कि चुपके से मेन हॉल में वापस आ गया। जानवरों का हमला खत्म हो गया है। हालांकि 10 मील की समतल जमीन पर अभी भी योद्धा तैनात हैं, लेकिन वे काफी आराम कर चुके हैं। जियाओ यी आसानी से मेन हॉल के बाहर लौट आया, टोकन चमका और पूरी तरह से मेन हॉल में घुस गया। इस बार वह इनहेरिटेंस हॉल नहीं बल्कि स्पिरिट गैदरिंग हॉल लौटा। उसने भूत का मास्क उतारा, अपने कपड़े बदले और मेडिटेशन करने लगा। हालांकि उसकी चोट ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी हल्की नहीं हुई है। उसे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए यहाँ प्योर ऑरा का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनहेरिटेंस हॉल में उसने लगभग 1 महीने पहले साधना की थी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई थी। इसके उलट स्पिरिट गैदरिंग हॉल की तरफ अभी भी एक मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी है। बेशक सबसे जरूरी बात यह है कि वह अब जियाओ यी की नॉर्मल हालत में है। अगले दिन जियाओ यी ने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली और उसकी चोटें काफी ठीक हो गई। इसके बाद अपनी मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करो, कुछ गोलियां लो और थोड़ी देर आराम करो, फिर तुम ठीक हो जाओगे। यह सोचने के बाद जियाओ यी उठा और स्पिरिट गैदरिंग हॉल से चला गया। उसके हाथ में टोकन चमका और वह मेन हॉल से निकल गया और 10 मील के मैदान से खुलेआम किले में लौट आया। यानबू किले के अंदर जियाओ यी ने अभी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के रहने की जगह में कदम रखा था। लिंग यू, ये मिंग और दूसरों ने जल्दी से उनका स्वागत किया। जियाओ यी, जूनियर भाई जियाओ यी, तुम वापस आ रहे हो। वे दोनों बहुत परेशान थे और जियाओ यी को देखकर उन्हें राहत मिली। मैं अभी सीनियर को बताता हूँ। लिंग यू मुड़ा और घर की तरफ भागा। जियाओ यी मुस्कुराया और ये मिंग के साथ घर लौट आया। थोड़ी देर बाद वह औरत, बाई बिंगक्स्यू, झोंगबुयू और तलवारबाज एक के बाद एक आए। बदबूदार लड़के, मैं वापस आ गई हूँ। जैसे ही औरत दिखाई दी उसने तुरंत गाली दी। वह परेशान और गुस्से में थी। जियाओ यी हैरान रह गया, औरत के हाव भाव देखकर हैरान रह गया। बाई बिंगक्स्यू ने गंभीरता से कहा, पिछले कुछ दिनों में मास्टर ने लगभग 16 किले छान मारे हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन मास्टर परेशान हैं। जियाओ यी ने अजीब तरह से अपनी नाक छुई, उसका दिल द्रवित हो रहा था। सीनियर, गुस्सा नहीं करना चाहते, जियाओ यी ने शर्माते हुए कहा। उस दिन डेमन एम्परर के साथ लड़ाई में लड़का बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए वह अपनी चोटें ठीक करने के लिए मेन हॉल में लौट आया। अभी तक उसे स्टेबल नहीं माना गया है। हम्फ, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं भूल जाऊंगी कि उस दिन क्या हुआ था। जान के बदले डेमन एम्परर को जोर से मारो। तुम्हारे पास कितनी जानें हैं? क्या तुम अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकते जो तुम्हारी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेती? क्या यह सच में मरने वाला है? सब तुम्हारे लिए दुखी हैं, इसलिए तुम खुश हो। शायद ही औरत को गुस्सा आया और उसके परफेक्ट चेहरे के नीचे वह बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। जियाओ यी ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। काफी देर बाद औरत ने अपना गुस्सा शांत किया और बेबस होकर कहा, भूल जाओ, तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से अगर मैं इसे डांटती हूँ तो यह बेकार है। बस सिर्फ वापस आ जाना। पिछले कुछ दिनों से मुझे तुम नहीं मिले। मुझे पता है कि तुम डेमन हंटिंग पैलेस के मेन हॉल में होगे। उस दिन डेमन सॉवरेन का पूरा हाथ पाकर एक्सट्रीम स्टेज के लेट वॉरियर्स भी जरूर मर जाएंगे। मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी अपनी चोट को स्टेबल नहीं कर पाओगे। चोट अब कैसी है? क्या तुम्हें मेरी देखभाल की जरूरत है? जैसा कि औरत ने कहा, उसने जियाओ यी का हाथ पकड़ लिया। एक जोड़ी सफेद और बेदाग पतले हाथों ने जियाओ यी की कलाई पर रखा और उसे महसूस किया। हाँ, औरत ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, चोट 70% से 80% तक स्टेबल हो गई है। यह दवा को रिफाइन करने का एक जीनियस है। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, सीनियर लाओ परेशान है और बच्चा खुद ठीक हो सकता है। ये मिंग ने बहुत कम शिकायत की। जूनियर भाई जियाओ यी, अगली बार ऐसा मत करना। इन दिनों इसने हमें परेशान कर दिया है। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और फिर अचानक कहने का नाटक किया, ओह, वैसे जब मैं उस दिन हीलिंग के लिए मेन हॉल में लौटा तो मैं साथी जी यान से टकरा गया। मैंने उससे मदद करने के लिए कहा था। मैंने उसे खास तौर पर यह भी कहा था कि अगर वह हार गया तो वह वापस आकर मुझे ढूंढेगा। मैं पहले अपनी चोटें ठीक करूंगा। उस बच्चे ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं मेन हॉल में था? उस बच्चे ने, औरत ने गुस्से से कहा, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वह डेमन एम्परर के साथ लड़ाई के ठीक बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन कुछ दिनों में महल के भगवान ने उसे एक खजाने की तरह पहरा दिया, बिना एक कदम भी पीछे छोड़े। तो बस इतना ही। जियाओ यी ने हैरान होने का नाटक किया। बिल्कुल, जियाओ यी ने मन ही मन कहा और मुस्कुराया। कल उठने के बाद जियाओ यी ने लॉर्ड से खास तौर पर पूछा। हॉल मास्टर कई दिनों तक कोमा में उसके पास रहा और मेन हॉल में वापस नहीं आया। मेन हॉल को छोड़कर बाकी लोग मेन हॉल में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आखिर किंग शेनवू का टोकन हमेशा उसके हाथ में रहा है, इसलिए जियाओ यी को पूरा यकीन था कि वह औरत उसे ढूंढने के लिए मेन हॉल में नहीं जा सकती। मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि कुछ दिनों तक मेन हॉल में स्पिरिट गैदरिंग के हॉल में कोई नहीं था। ठीक है, वापस आना ठीक है। औरत अपने पहले वाले ठंडे चेहरे पर लौट आई। तुम थोड़ी देर बातें करो और जियाओ यी बाद में मेरे पीछे किले वाले कमरे में आ जाएगा। हाँ, हालांकि जियाओ यी को हैरानी हुई कि वह कमरे में क्यों गया। उसने सिर हिलाया। औरत मुड़ी और चली गई। एक तरफ ये मिंग, लिंग यू और दूसरे लोग अभी भी अपनी कमियों के बारे में पूछ रहे थे। जो युयाओ ने नाखुश होकर कहा, शियाओ यी, लड़के को ऐसे मत बुलाओ। वाइस पैलेस मास्टर यी शियाओ अब किले का महान हीरो है। डेमन एम्परर को उसने मार डाला था। तुम्हारी बातें कितनी भी बुरी क्यों न हो, मैं तुमसे कभी रिश्ता खत्म नहीं करूंगी। जो युयाओ ने कहा, उसका चेहरा पूजा से भरा हुआ था। ये मिंग ने नाखुशी से कहा, भले ही भाई ये तुम्हारा प्यारा है, तुम इतने तरफदारी नहीं कर सकते। मेरे छोटे भाई शियाओ यी ने भी डेमन एम्परर को बुरी तरह घायल किया था। भाई यी से ज्यादा बुरा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो युयाओ बस मना करना चाहता था। जोंगबुलू ने हल्के से कहा, तलवार मास्टर जूजियान, तुम्हें ये मिंग से मुकाबला नहीं करना चाहिए। जियान के साथ उसकी दोस्ती हमसे कहीं ज्यादा गहरी है। लिंग यू ने मजाक में कहा, उसने जियान के बारे में कुछ बुरा कहा और तुम्हें भुगतना होगा। ये मिंग, क्या तुम्हारी हिम्मत है? जो युयाओ परेशान लग रही थी। ये मिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, प्लीज बेफिक्र रहिए मिस युयाओ। हाँ हाँ हाँ, बाई बिंगक्स्यू और दूसरे लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब मजाक करते रहे। जियाओ यी जोर से हंसा और वह मन ही मन शर्मिंदा था। थोड़ी देर बाद वह औरत दिखाई दी। जियाओ यी उस औरत के पीछे पीछे गया और दोनों किले के कमरे में चले गए। रास्ते में जियाओ यी ने हैरानी से पूछा, सीनियर, किले का कमरा वह जगह है जहां किले का कमांडर और किले के कमांडर बातें करते हैं। हम क्या करने वाले हैं?
औरत ने एक शरारती मुस्कान दिखाई और कहा, चैम्बर में जाना तो होना ही है। अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार करोगे? जियाओ यी ने मुंह बनाया। लेकिन काफी देर बाद दोनों चैम्बर में आए। किले का चैम्बर ईस्ट चाइना सी किले में सबसे जरूरी जगह है। जियान मार्शल आर्टिस्ट का इंतजार करना आने लायक नहीं है। जियाओ यी पहली बार यहां आया था। इस समय चैम्बर के चीफ के ऊपर शेनवू किंग और पैलेस मास्टर दोनों लिस्टेड थे। दोनों तरफ मेन कमांडर मेन हॉल हैं। जियाओ यी किंग शेनवू ने जियाओ यी को मुस्कुराते हुए देखा। सीनियर किंग शेनवू जियाओ यी ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। पहले और चैप्टर 642 यकीन। पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। किंग शेनवू मुस्कुराए और हाथ हिलाया। चलो मेरे पास बैठो। जियाओ यी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और किंग शेनवू के नीचे सबसे पहले बैठ गया। पोजीशन 8 कमांडरों की सीट के ऊपर। औरत ने खुद ही एक सीट ढूंढी और अपनी मर्जी से बैठ गई। ठीक है, सब लोग आ गए हैं। इस समय किंग शेनवू ने अपना शानदार लुक वापस पा लिया। सुनते हुए जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। अथाह जानवरों वाली लहर खत्म हो गई है, क्या कोई जरूरी बात है? अगले ही सेकंड जियाओ यी ने देखा कि 8 कमांडरों और मेन हॉल के चेयरमैन की सीटों पर साफ तौर पर कम लोग थे। इस समय किंग शेनवू ने शान से कहा, लोगों को ऊपर लाओ। हाँ, येदी अपनी सीट से उठे, सैल्यूट किया, फिर मुड़े और चले गए। ज्यादा देर नहीं। येदी के वापस आने के बाद उसके पीछे कई लोग थे। ये पॉइजन एम्परर, ब्लैकवुड हॉल मास्टर और बिंगवू फोर्ट्रेस, बिंग वुइंग, बिंग जुआनतियान, ब्लैकवुड फोर्ट्रेस और तियानजिन फोर्ट्रेस के 2 लीडर थे। ये कुछ सीटें तो बस कुछ ही हैं। शेनवू किंग और पैलेस मास्टर को देखिए, पॉइजन एम्परर और दूसरों ने झुककर प्रणाम किया। तुम्हें पता है कि तुम दोषी हो? राजा शेनवू ने शान से पूछा। मैं दोषी होने का इंतजार कर रहा हूँ, पॉइजन एम्परर और दूसरों ने एक साथ कहा। तो सजा कैसे दें? शेनवू राजा ने गहरी आवाज में पूछा। मैं मौत से माफी मांगने का इंतजार कर रहा हूँ, पॉइजन एम्परर और दूसरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मर गए? राजा शेनवू का चेहरा ठंडा पड़ गया। बीस्ट टाइड से पहले तुमने असल में पुराने रोग में जहर मिला दिया था। इस वजह से किले के सभी टॉप पावर हाउस की ताकत एक लेवल कम हो गई है। जब पूरा ईस्ट चाइना सी किला बीस्ट टाइड से निपटने में कामयाब हो गया तो वह बहुत ही पैसिव सिचुएशन में आ गया और इससे लगभग तबाही मच गई। खुशकिस्मती से जुड़वा बच्चों ने टाइड मोड़ दिया और एनिमल टाइड का कहर खत्म हो गया। नहीं तो यह तुम्हें 10,000 बार मरने में मदद नहीं करेगा। डू एम्परर और दूसरों ने खुद को दोषी मानते हुए अपने घमंडी सिर नीचे कर लिए। उनकी आंखों में खुद को दोषी महसूस हो रहा था। क्योंकि तुम अपने कन्फेशन का इंतजार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा समय दूंगा, शेनवू किंग ने कहा। उसका शरीर एक गहरी तेजी के साथ फट गया। किंग शेनवू ने जहर का असर खत्म कर दिया है और अपनी ताकत वापस पा ली है। उसकी ताकत से जहर एम्परर और दूसरों को मारना आसान था। धीरे जियाओ यी ने सही समय पर कहा। क्या जहर एम्परर और दूसरों ने भौहें चढ़ाई? अगर जियानजुंग तियानजियाओ हमें खुशी नहीं देना चाहता तो मुझे बुरी तरह मरने देना ठीक है। जहर सम्राट बुरी तरह मुस्कुराया और उसने अपने लहजे में जियाओ यी को दोष नहीं दिया। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, जानवरों का ज्वार खत्म हो गया है। तुम्हारे और मेरे बीच की शिकायतें, सीधे शब्दों में कहूं तो बस इच्छा शक्ति का झगड़ा है। जानवरों के इस ज्वार में रसातल के राक्षस जानवर 90% मर गए और घायल हो गए, लेकिन इंसानी योद्धाओं को भी भारी नुकसान हुआ। मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब चरम क्षेत्र में मजबूत हो। इस साधना से पहले तुमने सैकड़ों साल कड़ी मेहनत की है। हल्के में क्यों मरना? लेकिन जहर सम्राट और दूसरे लोग डांटते हुए कुछ कहना चाहते थे। जियाओ यी ने राजा शेनवू की तरफ देखा और कहा, प्लीज वांग शेनवू भी जाल खोल दो। यह जहर सम्राट और दूसरे लोग हैरान रह गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यी उनसे भीख मांगेगा। राजा शेनवू ने त्योरियां चढ़ाई। हॉल मास्टर ने कहा, शेनवू राजा, जियानजुंग तियानजियाओ जियाओ यी आखिरकार आपका वारिस है, आप उसकी राय सुन सकते हैं। इसके अलावा जुड़वा बच्चों ने इस जानवरों की लहर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे जहर सम्राट और दूसरों की बातों पर आखिरी नतीजा निकालने के लिए हमसे ज्यादा काबिल हैं। राजा शेनवू ने बातें सुनी, सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, राजा शेनवू ने जहर सम्राट और दूसरों को शान से देखा, क्योंकि जियाओ यी ने तुम्हारे लिए बीच बचाव किया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन बड़े जुर्म माफ कर दिए जाते हैं और जिंदा जुर्म बच नहीं सकते। आज से तुम्हारा कमांडर पद और मेन हॉल मास्टर का दर्जा तुरंत हटा दिया जाएगा। अपनी बाकी जिंदगी कभी न खत्म होने वाले काले सागर के बाहर बैठूंगा। क्या तुम लोग? मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, जहर सम्राट और दूसरों ने सलाम किया। अपनी बाकी जिंदगी मैं किले के बाहर बैठूंगा, जब तक मैं मर नहीं जाता। मैं किले में कदम नहीं रखूंगा या कभी न खत्म होने वाले काले सागर को आधे कदम के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, राजा शेनवू ने सिर हिलाया, अकेले चले जाओ। हाँ, जहर सम्राट और दूसरों ने शेनवू राजा और महल के मालिक को सलाम किया। फिर उसने शुक्रगुजारी से जियाओ यी की तरफ देखा। अगर जियाओ यी की गुजारिश न होती तो वे अब तक मर चुके होते। मौत की तुलना में शायद भविष्य में पूरी जिंदगी काले सागर के बाहर अकेले बैठकर और किले में योगदान देकर वे अपने गिल्ट और खुद को दोषी मानने की भावना को और भी ज्यादा धो सकते हैं। जहर सम्राट और दूसरे चले गए, लेकिन इस समय बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। राजा शेनवू ने शियाओ यी की तरफ देखा, फिर येदी की तरफ देखा और शान से कहा, लोगों को ऊपर लाओ। येदी उठकर चला गया और जल्द ही वापस आ गया। उसके पीछे 2 लोग थे, वह किन थायानवू और बाई मोहन। हाँ, जियाओ यी ने आंखें सिकोड़ी, उसकी आंखों में जान से मारने का इरादा था, वह बेकाबू था। शेनवू राजा और पैलेस मास्टर से लेकर जनरलों और कमांडरों तक वहां मौजूद सभी लोगों ने यह चौंकाने वाला जान से मारने का इरादा महसूस किया। राजा शेनवू ने भौहें चढ़ाई और राजा यानवू को देखा, तुम अपने पाप जानते हो। दोषी राजा यानवू ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, बाई मोहन ने अपना सिर हिलाया। बेवकूफ राजा शेनवू का चेहरा ठंडा था, अब जब मुझे जुर्म नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि राजा शेनवू किस जुर्म की सजा देगा। बाई मोहन ने अपनी छाती सीधी की और वहां मौजूद सभी लोगों को सीधे देखा। जहर सम्राट ने तय किया था, रणनीति स्वर्गीय स्वर्ण महल के स्वामी और सम्राट जिन ने मिलकर तय की थी। 2 चालाक विलेन पैलेस लॉर्ड तियानजिन और एम्परर जिन मर चुके हैं। पॉइजन एम्परर और दूसरों को भी सजा मिली है। और मुझे भी, बाई मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा से ज्यादा मैंने बस हॉल मास्टर का टोकन ले लिया। मेन हॉल टोकन पुराने जमाने की बची हुई चीज है। हालांकि यह हॉल मास्टर के पास है, लेकिन यह हॉल मास्टर का नहीं है। जब मैंने इसे लिया तो मैं दोषी था, कोई गंभीर जुर्म नहीं। बहस करने की हिम्मत करो। हॉल मास्टर की आंखें ठंडी थीं। जहां तक मुझे पता है, यानवू किले में दावत उस दिन राजा यानवू ने रखी थी। यही बात सच है, पॉइजन एम्परर आसानी से जहर दे सकता है और सिर्फ बहुत जहरीली शराब और सब्जियों में ही सही सिर्फ किया जा सकता है।
हम बाईमो ठंडी हंसी, यह भी देश के शासक का जुर्म होना चाहिए। मुझे क्या हो गया है? तुम। राजा यानवू ने भौहें चढ़ाई और बाई मोहन की तरफ देखा। बाई मो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि किंगडम के लॉर्ड ने चुपके से हेवनली गोल्डन पैलेस लॉर्ड और दूसरों को जहर देने में मदद की है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं हॉल मास्टर टोकन लेना चाहता हूँ। अगर शेनवू के राजा और मंदिर को मेरा जुर्म ठीक करना है तो किले के नियमों का पालन करें। अगर मुझे ठीक से याद है तो मेरा छोटा सा जुर्म ज्यादा से ज्यादा किले से निकाला जाना है और बस अभी निकल जाना है। बिल्कुल, बाई मोहन ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, अगर दोनों सीनियर लिंचिंग का गलत इस्तेमाल करने और बिना सोचे समझे सजा देने पर अड़े रहे। मैं यानलॉन के 16 राज्यों में बाई मोहन हूँ और मुझे एक मशहूर घमंडी भी माना जाता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस खूब हंसेगा। दोनों सीनियर फेस्टिवल की शोहरत को बढ़ाएंगे, इसलिए देर से फेस्टिवल होने की कोई गारंटी नहीं होगी। यह भविष्य में पाप होगा। तुम। कमीने, राजा शेनवू गुस्से में था और वह कुछ करने ही वाला था। शियाओ ही हल्के से खड़ा हुआ और बोला, सीनियर शेनवू राजा शांत हो जाओ। ये दोनों इसे बच्चे पर छोड़ दो। हाँ, राजा शेनवू ने शियाओ ही को शक से देखा। शियाओ ही ने गंभीरता से कहा, उनसे मेरी शिकायतें भी खत्म होनी चाहिए। परिवार के दुश्मन और टीचर के बारे में एक कहावत होनी चाहिए। दादा जुआन, ऐसा मत करो। यानवू वांग चौंक गया। अगर मैं शियाओ ही के हाथों पड़ गया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। क्यों? राजा शेनवू किले के नियमों को नजरअंदाज करना चाहता है? बाई मोहन भी हैरान लग रहा था। नियमों को नजरअंदाज? ये दी ने मजाक उड़ाया। बाई मोहन है ना? हालांकि सम्राट कई सालों से किला नहीं छोड़ा है। तुमने मुझे यानवू किंगडम और रॉक फैमिली की ब्रांच के बारे में कुछ नहीं बताया। ब्लड स्पिरिट पिल को रिफाइन करने और योद्धाओं को मारने का जुर्म पता लगाना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आज जुड़वा भाइयों की इज्जत के साथ कानून और नियमों को नजरअंदाज करने की तो बात ही छोड़ो, यानी ईस्ट चाइना सी किले के सभी कानून और नियम बदल दिए जाएंगे। लाखों ताकतवर किलों पर किसी की भी आधी अधूरी राय नहीं होगी। तुम। बाई मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। राजा शेनवू ने जियाओ यी को देखा और कहा, बस वही करो जो तुमने कहा। पहले इन दोनों को दबाओ और जियाओ यी के जाने का इंतजार करो। हाँ, ये दी ने जवाब दिया, दोनों को दूर धकेलते हुए। एक और। चैप्टर 643 रुकें। किले के अंदर। शेनवू के राजा, महल के मालिक, कमांडर और मेन हॉल के मालिक अभी तक नहीं गए हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सुलझ गया है। राजा शेनवू ने फिर से जियाओ यी की तरफ देखा। अब यह तुम्हारा काम है। मेरा काम? जियाओ यी हैरान रह गया। हाँ, शेनवू राजा ने गंभीरता से कहा, आखिरी लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। आखिरकार तुम्हें और जियान को अलग अलग जगह पर होना होगा। यह कहते हुए राजा शेनवू ने हॉल मास्टर की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, हॉल मास्टर, मैंने कल आपको कहते सुना था कि ये जियाओ जाग गया है। अब जब वे दोनों अपनी चोटें ठीक कर लेंगे तो आखिरी लड़ाई शुरू करते हैं। महल के मालिक का एक्सप्रेशन अजीब हो गया और उसने कहा, मुझे डर है आखिरी लड़ाई नहीं हो सकती। क्या? क्या हुआ? राजा शेनवू ने गुस्से से पूछा। आखिरी लड़ाई पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन सम्राट जिन और दूसरों की साजिश और जानवरों की बाढ़ के बढ़ने की वजह से इसमें कुछ देर हो गई। हॉल मास्टर गुस्से से मुस्कुराया, कल बच्चे यी जियाओ ने अपनी चोट ठीक की और चला गया। चले जाओ। राजा शेनवू थोड़ा हैरान हुआ। हॉल मास्टर हल्के से मुस्कुराया, वह हमेशा से ऐसा इंसान रहा है जिसे एक्साइटमेंट पसंद नहीं है और जानवरों की बाढ़ खत्म हो गई है। यहाँ रखने लायक कुछ नहीं है, इसलिए वह चला गया। तुम्हारे मेन हॉल में विरासत वाले मॉन्स्टर बीस्ट की अंदर की गोली कहाँ है? राजा शेनवू ने पूछा। उसे वह नहीं चाहिए। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह उस अंदर की कीमिया के लायक होने से पहले ही आखिरी लड़ाई जीत गया था? हॉल मास्टर मुस्कुराया और कहा, अंदर की कीमिया, वह उसे पहले ही निकल चुका है। जब उसने उस दिन डेमन एम्परर से लड़ाई की तो वह इतनी जबरदस्त कॉम्बैट पावर दिखा सका। उसने जरूर इनर एल्केमी को रिफाइन किया होगा और उसका कल्टीवेशन बेस बहुत बढ़ गया होगा। इम्पॉसिबल, शेनवू किंग ने गंभीरता से कहा, उस इनर एल्केमी रैंक के साथ वह इसे इतने कम समय में कैसे रिफाइन कर सकता है? लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया, वह दुनिया की 4 जबरदस्त फ्लेम को कंट्रोल करता है और उनमें से हर एक कमाल की है। इम्पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में रिफाइन किया जाए। साइड में जियाओ यी चुपके से मुस्कुराया जब उसने दोनों की बातें सुनी। हॉल मास्टर मैन हॉल में वापस नहीं आया, लेकिन कल जब वह उठा तो उसने खुद को उस बड़ी इनर एल्केमी में रिफाइन किया और लॉर्ड को बताया। नीचे की सीटों के लिए मेन हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया। इनहेरिटेंस इनर एल्केमी को रिफाइन करने के बाद वह बिना किसी निशान के भाग गया। यह सच में जियान यिक्सियाओ है। डिप्टी हॉल मास्टर यी जियाओ, जिनका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है, वे क्या कर सकते हैं? इस बार वे भागे नहीं, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। यह आखिरी लड़ाई पता नहीं कब टल जाएगी। मेन हॉल के हॉल मास्टर्स ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन उनके चेहरों पर कोई गलती का निशान नहीं था, वे बस बेबसी से मुस्कुराए। शरारती, शेनवू किंग ने नाराज होकर कहा, 2 सुप्रीम कमांडरों के वारिसों के बीच आखिरी लड़ाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मेरा ऑर्डर दो, 16 किले नीचे दिए गए योद्धाओं को कमांड देंगे और उन्हें ढूंढने निकलेंगे। यानलोंग 16 देश, सभी देश सहयोग करें, हमें उसे आधे महीने के अंदर वापस ढूंढना होगा। साइड में जियाओ यी हैरान था। सिर्फ उसे ढूंढना, यह कितना बड़ा काम है? भूल जाओ, हॉल मास्टर ने कहा, उस बच्चे की काबिलियत को देखते हुए अगर वह आना ही नहीं चाहता तो चाहे कितने भी लोग भेज दो, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। तुम्हें कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। शेनवू वांग ने नाखुश होकर कहा, तुम्हें पता है कि यी जियाओ का मिजाज ऐसा है, तुम्हें कल ही जेल हो जानी चाहिए थी। आज उसके जाने जैसी कोई बात नहीं है। हॉल मास्टर ने किंग शेनवू को घूरा और कहा, लड़का यी जियाओ जाने वाला है, लेकिन क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? अगर मैं रोकना भी चाहूं तो क्या मैं उसे रोक सकता हूं? उस बच्चे की अभी की ताकत से तो डेमन एम्परर को भी मारा जा सकता है, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? ऐसा कहते हुए लॉर्ड ने जियाओ यी को घूरा और कहा, इस बच्चे के लिए भी यही बात है। हॉल मास्टर ने किंग शेनवू की तरफ देखा और नाखुश होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वारिस अच्छा है? तुम यह नहीं पूछते कि वह लड़ने को तैयार है या नहीं। मानो या न मानो, अगर तुम जल्दी में हो तो यह बच्चा भी भाग जाएगा। वह एक ही तलवार से डेमन एम्परर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? हाँ, राजा शेनवू चौंक गया और जियाओ यी की तरफ देखने लगा। जियाओ यी ने अजीब तरह से अपनी नाक छुई और कहा, मैं नहीं भागूंगा। राजा शेनवू ने शांति से अपना सिर घुमाया, लॉर्ड की तरफ देखा और कहा, तो फिर तुम अभी के हालात के बारे में क्या सोचते हो? सुप्रीम कमांडर के वारिस की लड़ाई को ऐसे नहीं खींचा जा सकता। हॉल मास्टर ने हाथ हिलाया और कहा, खींचते हो तो खींचते हो। जुड़वा सभी यानवू किंगडम के योद्धा हैं, उन्हें भविष्य में मुकाबला करने का मौका मिलेगा, थोड़ी देर जल्दी क्यों करें? उनके बीच लड़ाई होगी। और तो और नई पीढ़ी की लड़ाई में पुरानी पीढ़ी को किस बात की चिंता है?
जैसे हमने पहले किया था, पिछली लड़ाई भी अकेले में लड़ी गई थी। यह राजा शेनवो हिचकिचाया। हॉल मास्टर ने कहा। राजा शेनवो ने बेबसी से सिर हिलाया, जियाओ यी को देखा और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेशक जियाओ यी खुश था और जल्दी से बोला, सब कुछ सीनियर राजा शेनवो और सीनियर हॉल मास्टर के मतलब पर निर्भर करता है। अच्छा, बहुत अच्छा, राजा शेनवो खुशी से मुस्कुराया। कम से कम यह कुछ लोगों के वारिसों जैसा तो नहीं है जो बेपरवाह होते हैं। हॉल मास्टर ने अपनी आस्तीनें लहराई और मना करने में बहुत आलसी था। चैम्बर में यह मामला यहीं खत्म होता है। राजा शेनवो और हॉल मास्टर, जिनके पास अभी भी कुछ बात करने के लिए था, पहले चले गए। इसके बाद मेन हॉल के मेन कमांडर भी एक के बाद एक चले गए। जियाओ यी ने स्वाभाविक रूप से उस महिला का पीछा करते हुए हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के घर वापस चला गया। रास्ते में जियाओ यी ने शक से पूछा, सीनियर, एबिसल बीस्ट का ज्वार खत्म हो गया है। डेमन किंग मारा गया और एबिस मॉन्स्टर बीस्ट हजारों लोगों की मौत और चोटें आईं और सिर्फ कुछ लाख लोग ही कभी खत्म न होने वाले ब्लैक सी में वापस भाग गए। ईस्ट चाइना सी के किनारों पर अनगिनत सालों से दुखी एबिस मॉन्स्टर बीस्ट को कभी भी क्लाइमेट नहीं बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एबिस का संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है। ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस, क्या अब भी इसके होने की जरूरत है? शायद यहाँ की बड़ी ताकतें अपने राज्यों में वापस जा सकती हैं। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। फोर्ट अभी भी रहेगा, ताकतवर लोग अभी भी यहाँ रहेंगे। एबिस मॉन्स्टर बीस्ट पुराने जमाने की विरासत है। उस समय बहुत सारी जबरदस्त हत्याएं हुई थीं और बहुत से बचे हुए लोग बच गए थे जो आज की मुसीबत बन गए हैं। अनगिनत सालों से पूरे कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में कितने ही गहरे राक्षस पैदा हुए हैं, पता ही नहीं चलता। यह तो पक्का है कि गहरे राक्षस जानवर निश्चित रूप से 10 मिलियन से ज्यादा हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि जो लाखों राक्षस जानवर बच गए हैं वे 100 साल या सैकड़ों साल बाद कैसे होंगे। इसके अलावा औरत ने गंभीरता से कहा, अनथीन ब्लैक सी विशाल और असीम, बिना किसी तलहटी के। समुद्र तल के सबसे गहरे हिस्से में मेरे लेवल का योद्धा भी चुपके से घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। भगवान ही जाने कि वहां अभी भी गहरे राक्षस सम्राट का लेवल है या नहीं। बेशक हालांकि इसकी संभावना कम है, हमें इससे सावधान रहना होगा। एबिस मॉन्स्टर अगर यह यानलॉन्ग 16 किंगडम्स के एरिया में बड़े पैमाने पर घुस गया तो यह एक डिजास्टर होगा। तो बस इतना ही, जियाओ यी ने अचानक सिर हिलाया। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, भविष्य में एनिमल टाइड तो आएगा ही, लेकिन यह सैकड़ों सालों तक बहुत सीरियस नहीं होगा। इसके अलावा ईस्ट चाइना सी का तट खुद ही खेती के लिए एक बेहतरीन जगह है। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा बाहर से कहीं ज्यादा है। जो ताकतवर आदमी तैनात हैं वे स्वाभाविक रूप से नहीं जाएंगे। जियाओ यी ने सिर हिलाया। इन पावर हाउस के लिए इसका मतलब है बाहर वापस जाना और पूरे दिन पीछे हटना। चूंकि ऐसा है इसलिए किले पर पीछे हटना बेहतर है। 2 दिनों में किले में एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट होगा, औरत ने कहा। उसके बाद सभी राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों की टीमें चली जाएंगी। युवा पीढ़ी के तियान जियाओ प्रैक्टिस करने के लिए यहीं रहेंगे। क्या तुम यहीं रुक रही हो? नहीं, मैं यानवू किंगडम वापस आ गया हूँ। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। और औरत हैरान रह गई। जियाओ यी मुस्कुराई और बोली, मैं बाहर हूँ और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तीसरा और चैप्टर 644 प्रेसिंग टास्क। ईस्ट चाइना सी के किनारे कभी न खत्म होने वाला ब्लैक सी, काला बहुत जहरीला समुद्री पानी लगातार उछल रहा था। लेकिन पहले की बड़ी लहरों की तुलना में यह बहुत शांत था। ईस्ट चाइना सी किले में जश्न की दावत रखी गई थी। दावत किले के अंदर से लेकर तियानजिन शहर की दीवार और बाहर 10 मील के मैदान तक फैली हुई थी। एबिस बीस्ट टाइड खत्म हो गया है और एबिस डेमन किंग और 10 महान डेमन किंग सभी मर चुके हैं। लाखों मजबूत किलों ने लड़ाई खत्म होने का जश्न मनाया। हालांकि किले में कई योद्धा मारे गए, लेकिन जो मरे हैं वे तो मर चुके हैं और जश्न की दावत में लाखों इंसानी योद्धा खुश नहीं हैं क्योंकि वे लड़ाई के बाद भी जिंदा हैं। किले में आया हर योद्धा मरने के लिए तैयार था। यह ईस्ट चाइना सी का किला है जो जश्न मनाता है और इसने एक सदी से करोड़ों इंसानों को स्थिर रखा है। नहीं, इस समय के बाद स्थिरता ज्यादा समय तक रहेगी। यानवू किला यहाँ है। शेनवू के राजा, हॉल मास्टर, कमांडर और मेन हॉल के हॉल मास्टर इकट्ठा हुए। सभी राज्यों के योद्धा और तियानजियाओं की युवा पीढ़ी सभी दावत में थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की तरफ सिर्फ एक सीट गायब लग रही थी। जियाओ यी कहाँ है? महिला ने इधर उधर देखा और पाया कि जियाओ यी गायब था। जूनियर ब्रदर जियाओ यी, ये मिन ने सबसे पहले रिएक्ट किया और इधर उधर भी देखा। चारों ओर बहुत मजा था। किसी ने भी उन दोनों के अलग अलग रंगों पर ध्यान नहीं दिया। सीनियर, मैं जूनियर ब्रदर को ढूंढने जाऊंगा, ये मिन ने उठते हुए कहा। औरत ने सिर हिलाया और कहा, बैठ जाओ और दावत में खलल मत डालो। मुझे लगता है मैं उसे ढूंढ लूंगी, मुझे पता है कि वह कहाँ है। उसके बाद औरत की शक्ल चमकी और चुपचाप गायब हो गई। किले के बाहर कहीं जियाओ यी चुपचाप खड़ा था। उसके पीछे वाले घर में राजा यानवू और बाई मोहन को रखा गया था। अचानक उसके बगल में हवा का एक झोंका आया। सफेद कपड़ों में एक शक्ल अचानक हवा में दिखाई दी। सीनियर, जियाओ यी ने उस आदमी की तरफ देखा और थोड़ा झुका। हाँ जरूर, औरत हंसी, भोज में भी नहीं आ रही। अरे मुझे डर है कि ये दोनों लोग भाग जाएंगे, इसलिए मैं यहीं रुकती हूँ। जियाओ यी ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। नहीं, ईस्ट चाइना सी का किला, ताकतवर लोग इकट्ठा हैं और वे दोनों भाग नहीं सकते। तो फिर दावत में क्यों नहीं जाते? औरत ने कंफ्यूजन में पूछा। शर्मिंदगी से डर लगता है, जियाओ यी ने धीरे से कहा। शर्मिंदगी? औरत ने अपनी भौहें चढ़ाई। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, किंग शेनवू मेरे साथ बहुत मेहरबान है, लेकिन मुझे किंग यानवू से निपटना है। ये दोनों ही लाओ के दुश्मन हैं, जियाओ यी उन्हें मार डालेगा। लेकिन किंग यानवू आखिर किंग शेनवू का ही खानदानी है। बस यही बात है। औरत अचानक हंस पड़ी। मैंने सोचा था कि तुम दावत में क्यों नहीं गए, यह तो बहुत छोटी सी बात निकली। किंग शेनवू और किंग यानवू कई पीढ़ियों से अलग हो गए हैं, खानदान बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और रिश्ता बस इतना ही है। इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि यानवू रॉयल फैमिली कितनी बड़ी है? रॉयल फैमिली में कितने मेंबर हैं? शेनवू किंग के कई परपोते परपोतियां हैं, 100 से कम नहीं। उनके लिए जो भी ज्यादा काबिल होगा वही देश का मालिक बनेगा और यानवू किंगडम को अच्छे से चलाएगा, बस इतना ही। वह तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। और तो और तुम उसके सक्सेसर हो, पूरे ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस की आने वाली उम्मीदों में से एक। शियाओ यी ने ये बातें सुनकर सिर हिलाया और राहत की सांस ली। ऐसे बहुत कम बूढ़े लोग हैं जिन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया हो और वह सभी को बहुत प्यार करता है। चलो मुझे वापस जाने दो, औरत ने कहा। नहीं, शियाओ यी ने सिर हिलाया, मैं यहीं रहूंगा। जब दावत खत्म हो जाएगी तो मैं सबके साथ फोर्ट छोड़ दूंगा। क्या तुम सच में जा रहे हो और रुक नहीं रहे हो? औरत ने सीरियसली पूछा।
जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, रुको मत, मैं बाहर हूं, अभी भी काम बाकी है। क्या बात है? औरत ने हैरानी से पूछा। इसकी वजह से तुमने ईस्ट चाइना सी किले में खेती करने का अच्छा समय छोड़ दिया। जियाओ यी का चेहरा बेपरवाह था और वह हंसा, बूढ़ा होना आसान है। दूसरी बात, मुझे किसी को ढूंढना है। किसी को ढूंढना है? औरत ने मुंह बनाया। वह तियानक सिंह लड़के के बारे में जानती थी। उसे लोगों को ढूंढने की बात नहीं पता थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो जब तुम यान बुवेई थे तो तुम काउंटियों में गश्त करते थे, औरत ने अचानक कहा। इसके अलावा तुम्हें हमेशा घूमना और दौड़ना पसंद है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, पिछले कुछ सालों में मैंने लगभग पूरा यानवू किंगडम घूम लिया है और कोई खबर नहीं है। वैसे सीनियर, आपने होली मून सेक्ट के बारे में सुना है? होली मून सेक्ट? औरत ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। कभी नहीं सुना। क्या यह कोई छोटा सेक्ट है? मुझे नहीं पता, जियाओ यी ने जवाब दिया। मुझे सिर्फ नाम पता है, लेकिन यह बुरा नहीं होना चाहिए। सच में? औरत ने फिर सोचा। यानलोंग ड्रैगन के 16 राज्य बहुत विशाल है। 16 राज्यों के इलाके की तो बात ही छोड़िए, अकेले बहुत ठंडी नीम जैसी दर्जनों खतरनाक जगहें हैं। इसके अलावा 16 देशों में कई ऐसे इलाके हैं जो आपस में जुड़े नहीं हैं, कई ऐसी दूरदराज की जगहें हैं जहां पहुंचना मुश्किल है, वगैरह। इतने बड़े इलाके में कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे कहीं पैदल जा सकते हैं। शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो साफ तौर पर ताकतवर हैं लेकिन जानी मानी नहीं है। जियाओ यी ने सिर हिलाया। औरत ने अचानक कहा, जब तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम किसी को ढूंढने के लिए डेमन हंटर हॉल में एक क्वेस्ट पोस्ट करने क्यों नहीं जाते? डेमन हंटर्स पूरे कॉन्टिनेंट में। जब जानकारी इकट्ठा करने की बात आती है तो कोई भी उनसे ज्यादा और तेजी से नहीं कर सकता। हाँ, जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। अगले ही सेकंड जियाओ यी ने औरत को सैल्यूट किया। औरत हैरान हुई, तुम क्या करती हो? जियाओ यी मुस्कुराई और बोली, बच्चा सीनियर से वापस आने के लिए कहना चाहता है। मैं पोस्ट करने जा रहा हूं। तुम क्यों नहीं जाते? औरत ने पूछा। जियाओ यी हंसा और बोला, सीनियर की अच्छी रेपुटेशन है और डेमन हंटर तुम्हारे भेजे टास्क के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। अपनी तारीफ मत करो, औरत ने मुंह बनाया। जहां तक मैं तुम्हारे बारे में जानती हूं, तुम कभी दूसरों पर हाथ नहीं उठाओगे, दूसरों से पूछना तो दूर की बात है। यह सिर्फ लोगों को ढूंढने का एक क्वेस्ट है। प्लीज मुझसे कहो कि मैं इसे भेज दूं ताकि यह साबित हो सके कि तुम कैपिटल वापस नहीं आओगे। जियाओ यी अजीब तरह से मुस्कुराया। औरत को अचानक अंदाजा हो गया कि वह क्या सोच रहा है। यह सच है कि मैं रॉयल कैपिटल वापस नहीं आऊंगा, बहुत जल्द नहीं। तुम फिर कहां जा रहे हो? औरत ने मुंह बनाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, मुझे पूछने में आलस आ रहा है। लोगों को ढूंढने के लिए क्वेस्ट भेजो, है ना? जब मैं राजधानी लौटूंगा तो इसे आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स सीनियर, जियाओ यी मुस्कुराया। बाद में मैं उस व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाऊंगा जिसे बच्चा सीनियर के लिए ढूंढ रहा है। औरत ने सिर हिलाया। उसके हाथ में एक लाइट चमकी और उसके हाथ में एक कियानकुन रिंग दिखाई दी। यह जानवरों की लहर का विरोध करने में आपकी खूबियों के लिए किले की तरफ से दिया गया इनाम है। भोज में जियानजोंग के सभी शिष्य हैं, मुझे वापस जाना है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कियानकुन रिंग ले ली। औरत चमकी और मुड़ी और चली गई। पहले और चैप्टर 645 यान बुवेई का कॉन्फिडेंस। ईस्ट चाइना सी में दावत खत्म होने में 5 दिन लगे। सभी राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों से टीमें एक के बाद एक जाने लगी। ईस्ट चाइना सी इवेंट में तियान जियाओ, जिसने अच्छी रैंकिंग हासिल की है, वह यहां रहकर प्रैक्टिस कर सकता है। शियाओ यी ईस्ट चाइना सी इवेंट में पहले स्थान पर होने के कारण स्वाभाविक रूप से यहां रहने के योग्य है। लेकिन वह नहीं रुका। नहीं, वह जियानजोंग टीम के साथ गया। इसके बजाय 2 शर्मिंदा लोगों को अकेले पकड़कर वह युकोंग से उड़ गया। वे दोनों स्वाभाविक रूप से राजा यानवू और बाई मोहन थे। इन दोनों लोगों को उस महिला ने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, इसलिए शियाओ यी ने उन्हें अचानक से रोक लिया। बेशक भले ही कल्टीवेशन बेस बंद न किया गया हो, शियाओ यी की मौजूदा ताकत के साथ इन 2 लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा। ईस्ट चाइना सी बैरियर छोड़ने के बाद जियाओ यी उड़ता रहा। पूरब की 6 काउंटियों से उड़ने के बाद वह उत्तर की ओर उड़ने लगा। रास्ते में राजा यानवू और बाई मोहन चुप नहीं रहे। जियाओ यी, मैं यानवू किंगडम का मालिक हूं और मैं इस किंगडम का मालिक हूं। तुम्हारे पास मुझे इस तरह कैद करने की क्या काबिलियत है? राजा यानवू ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा शेंगू ने कहा था कि वह उन्हें जियाओ यी को सौंप देगा। जियाओ यी उन्हें अपनी मर्जी से हटा सकता था। जियाओ यी, तुम मेरी जान बख्श दो, देश का मालिक तुमसे सब कुछ देने का वादा करता है। अगर तुम्हारी कोई जरूरत है तो कह दो। राजा यानवू ने अपना गुस्सा छोड़ दिया और बदले में रहम की भीख मांगी। जियाओ यी अभी भी तेजी से उड़ रहा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तक तुम दोनों जिंदा हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम? राजा यानवू कुछ कहना चाहते थे। भूल जाओ, देश के मालिक, बाई मोहन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। जियाओ यी बेरहम है और अगर वह हमें मारना चाहेगा तो वह नरम दिल नहीं होगा। जियाओ यी का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस दोनों को काबू में रखते हुए तेजी से भागते रहो। पीछे राजा यानवू और बाई मोहन ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में घिनौनापन था। जियाओ यी, ज्यादा घमंड मत करो, राजा यानवू ठंडेपन से मुस्कुराए। यह यानवू किंगडम है और मैं यहाँ का राजा हूँ। अगर आप हमें अभी जाने दें तो हम हाथ मिलाकर शांति बना सकते हैं, पुरानी शिकायतें मिट सकती हैं। नहीं तो अगर आप जिद्दी और जिद्दी हैं तो प्लीज अपने देश के मालिक को विनम्र होने के लिए दोष न दें। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि यानवू राजा कहां से आया है, लेकिन वह सोचने में बहुत आलसी था। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह पूरे उत्तर की ओर उड़ गया और जब वह बिंगक्स्यू काउंटी पहुंचने वाला था तो उसे समझ आ गया। स्विश विश विश। आसमान से लगभग 10,000 आकृतियां उड़ती हुई तुरंत चारों ओर फैल गईं। हर कोई यूनिफॉर्म में साफ सुथरे मूवमेंट में आया। जाहिर है एक अच्छी तरह से ट्रेंड टीम। यान बुवेई, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और अपने आसपास लगभग 10,000 योद्धाओं को देखा। लगभग 10,000 योद्धाओं में लीडर स्वाभाविक रूप से मुख्य होता है। फिर 5 ऑर्थोडॉक्स लीडर हैं, ये शियाओ, और दूसरे 25 डिप्टी कमांडर लिन झोंग और दूसरे। असल में यह 25 गढ़ थे। तियान्युआन दायरे से लेकर पोक्सुआन दायरे तक सभी आए। जियाओ यी, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा। यानवू किंगडम के इलाके में देश के लीडर को सबके सामने बंदी बना लिया गया। यह एक बगावत है। शियाओ यी ने मजाक उड़ाया, वह अब देश का लीडर नहीं है। कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश के मालिक को तुरंत जाने दो, वरना तुम मुझे इंतजार करने के लिए दोषी नहीं ठहराओगे। कमांडर की आवाज धीमी पड़ गई। नीचे अनगिनत लोग फिर से दिखाई दिए। सिटी गार्ड, शियाओ यी नफरत से मुस्कुराया। हाँ, हजारों सिटी गार्ड नीचे जमा हो गए।
हर हाथ में एक क्रॉसबो और तीर है, साथ ही कुछ बड़े जानलेवा हथियार भी हैं। इन सब स्पिरिचुअल चीजों का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों के ज्वार का सामना करते समय किया जाता है। तो यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस है? शियाओयी ने मुड़कर बाई मोहन और किंग यानवो को देखा। बाई मो ठंडे स्वर में हंसा। शियाओयी, मुझे पता है तुम मजबूत हो। यान वुवेई ने जो भी कहा, मुझे डर है कि यह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बस तुम सच में मारना चाहते हो और बदनाम होना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी हिम्मत है? जियाओयी ने मजाक में कहा। आखिरकार जियाओयी ने चीफ और दूसरों को ठंडेपन से देखा। चले जाओ तुम और मैं, आखिर यह कपड़ों का खेल है और दोस्तों का खेल है। मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। कमांडर, ये शिया और दूसरों के चेहरे ठंडे थे। कमांडर ने ठंडेपन से अपना हाथ उठाया। तीरंदाज तैयार है। फुफकार। नीचे हजारों तीरंदाजों ने बड़े करीने से क्रॉसबो खोला। यान वुवेई तैयार है। पी लो वान के पास यान वुवेई हवा में ऊंचा चिल्लाया। उसके हाथों में सारे हथियार बाहर आ गए। जियाओयी ने भौहें चढ़ाई। यान वुवेई देश के राजा के अंडर सबसे ताकतवर एलीट योद्धा है और राजा के प्रति 100% लॉयल है। राजा यानवू 100 साल से ज्यादा समय से पावर में है। इतने सालों में उसे बहुत इज्जत मिली है। कैप्टन रुको। इसी समय एक कांपती हुई आवाज आई। हाँ, जियाओयी ने इज्जत के बाद कहा। जियांग, झो पिंग, यान वुवेई वासाफ है कि सब खत्म हो गए। आम खिलाड़ी भी यहाँ हैं। झो पिंग, झो जियांग और दूसरे लोग जियाओयी की टीम के शानदार सदस्य थे। जियाओयी के चेहरे पर थोड़ी ठंडक थी। जियांग, तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? मैंने कहा था शायद एक दिन हम दुश्मन बन जाएंगे। झो पिंग, झो जियांग और दूसरे, हालांकि उनके पास भी हथियार थे, लेकिन उनके चेहरे उलझन, लाचारी और उदासी जैसी कई मुश्किल भावनाओं से भरे हुए थे। कैप्टन जियांग के दिल में तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ही गलत हैं? झो जियांग हिचकिचाया। उसकी आंखें उलझन से भर गईं। हाँ, उलझन में। झो जियांग के लिए वह बहुत उलझन में था। कैप्टन जियाओयी को वह जानता था। वह उसके बहुत सम्मान, तारीफ और प्रशंसा के लायक इंसान था, लेकिन साथ ही वह यान वुवेई के पक्के नियमों का बहुत पक्का था। जियाओयी मुस्कुराया और बोला, मैंने भी कहा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से सही या गलत नहीं होती। जियांग, ज्यादा मत सोचो, खो जाना तो दूर की बात है, बस अपने दिल की सुनो। झो जियांग कभी उसकी टीम का सबसे छोटा सदस्य था। अपने दिल से, झो जियांग ने खुद से कहा। जियाओयी ने और कुछ नहीं कहा। उसके पीछे राजा यानवू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जियाओयी, जब तक तुम अपने देश के मालिक को जाने देते हो, तुम्हारे देश का मालिक तुम्हें पूजा की जगह देने को तैयार है। नहीं, इस राजा के बराबर भी नहीं। जियाओयी ने अपना सिर हिलाया और कमांडर और दूसरों की तरफ देखा। क्या तुम सच में पीछे नहीं हटते? जनरल लीडर के पास एक ऑर्थोडॉक्स लीडर चिल्लाया, शियाओयी, देश के मालिक को खुलेआम लूट रहे हो, क्या तुमने भालू की आंतें खाली हैं? यह वान जियानी ने कहा। वान जियानी, मैं तुम्हें भूल गया था। शियाओयी की आंखें ठंडी थीं। सेक्ट मास्टर और 8 जियानजोंग बुजुर्गों के सेक्ट के खिलाफ खुलेआम बगावत करने के बाद वान जियानी ने भी सेक्ट छोड़ दिया। बुश। शियाओयी का चेहरा चमका और तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गया। हाँ, जनरल रूलर की पुतलियां सिकुड़ गईं, तेज स्पीड, बहुत ताकतवर। बुश। जब शियाओयी फिर से दिखाई दिया तो उसके हाथ में पहले से ही तलवार का औरा था जिसने वान जियानी की जान ले ली। शियाओयी, तुम। कमांडर का एक्सप्रेशन बदल गया। जियाओयी ने ठंडे स्वर में कहा, वान जियानी को मार डालो, मैं संप्रदाय के लिए दरवाजा साफ कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो यह है कि जब नया लीडर आएगा तो तुम उससे निपट लोगे। आखिरकार जियाओयी ने जोर से हाथ हिलाया और एक भयानक रूहानी रोक लग गई। आसमान में लगभग 10,000 फ्लेम वॉरियर्स और नीचे हजारों सिटी गार्ड्स तुरंत कैद हो गए। तुरंत जियाओयी मुड़ा और सीन पर मार्शल आर्टिस्ट की तरफ फिर से नहीं देखा। उसकी शक्ल चमकी, दोनों बाई मोहन को रोककर आसमान से उड़ गया। एक और सेकंड। चैप्टर 646 गुफा में प्रैक्टिस। पूरे रास्ते उड़ते हुए जियाओयी को कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन कुछ ही घंटों में वह आइस एंड स्नो काउंटी को पार कर बर्फीले पवित्र पहाड़ से बाहर निकलकर बहुत ज्यादा ठंडी दरार पर वापस आ गया। थप्पड़ थप्पड़। बर्फ के ऊपर 2 दबी हुई आवाजें आईं। राजा यानवू और बाई मोहन मोटी बर्फ में जोर से गिर पड़े। बहुत ज्यादा ठंड में दरार, दोनों के हाव भाव बहुत बदल गए। बर्फीली हवा और लगातार उनके चारों ओर चल रही कड़कड़ाती बर्फीली फीलिंग को महसूस करके वे अनजाने में ही कांपने लगे। जियाओयी, तुम क्या करना चाहते हो? यानवू वांग मन ही मन चिल्लाया। जियाओयी चुप रहा, लेकिन दरार के किनारे तक गया और नीचे देखा। काफी देर बाद वह मुड़ा और दोनों को ठंडी नजरों से घूरने लगा। मैं तुम्हें खास तौर पर ईस्ट चाइना सी किले से लाया हूं। मैं खुद ही लाओ के सामने तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ देर सोचा, तुम्हारी तरह तुम भी ही लाओ की नींद में खलल डालने के लायक नहीं हो, तो तुम यहीं मर जाओ। हाँ, सो रहा है। बाई मोहन ने भौहें चढ़ाई। जियाओयी, तुमने कहा था कि वह बूढ़ा आदमी मरा नहीं है, तुम मौत ढूंढ रहे हो। जियाओयी की आंखें ठंडी थीं। उसके हाथ में बर्फीले तूफान वाली तलवार अचानक हवा में दिखाई दी। आइस क्रैकिंग हेवन स्लैश। जियाओयी ठंडे स्वर में चिल्लाया। तलवार की नोक पर अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान जमा हो गया। राव, माफ कर दो। राजा यानवू घबरा गया। बेवकूफ मत बनो, बाई मोहन ने मजाक उड़ाया, अगर हम उसके हाथों में पड़ गए तो हम मर ही जाएंगे। मुझे लगा था कि बूढ़ा आदमी हमसे पहले मर गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक वह नहीं मरा। लेकिन बाई मोहन ने अचानक शियाओयी की तरफ देखते हुए मजाक उड़ाया। शियाओयी, तुम्हारे मुंह में जो तथाकथित गहरी नींद है, असल में वह यह है कि अब जागने की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा यानवू ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। बूढ़ा आदमी उसे रोक नहीं सका। इसके अलावा तुम्हारी अभी की काबिलियत और काबिलियत से अगर बूढ़े आदमी को जागने का मौका मिलता तो उसे बहुत पहले बचा लिया गया होता, लेकिन तुम उसे नहीं बचा सकते। अब वह और भी ज्यादा गुस्से में है, खुद को दोष दे रहा है और नाराज है। तुम बस यही कह सकते हो कि तुम बेकार हो और आखिर में बेकार हो। कमीने, शियाओयी ठंडे स्वर में चिल्लाया, यह जानते हुए कि वह मरने वाला है। मैं मरने से पहले अपने दिल को सजा देना चाहता हूं ताकि मुझे शैतान कह दिया जाए। क्या बाई मोहन है? ऊपर से कागज की तरह साफ है, अंदर से स्याही की तरह काला है और मेरा दिल ठंडा और खतरनाक है। बस तुम्हारे तरीके मेरे सामने एक मजाक हैं। जब आवाज गिरी तो जियाओयी ने जोर से ब्लिजर्ड स्वॉर्ड घुमाया। डरावनी तलवार की एनर्जी ने तुरंत आसपास की किलोमीटर लंबी हवा और बर्फ को चीर दिया। बहुत ज्यादा ठंडी दरार का पूरा किनारा बर्फ के तूफान से दहाड़ रहा था। सब कुछ शांत है। मोटी बर्फ में सिर्फ 2 बर्फ जैसी लाशें बची थीं। जियाओयी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। असल में वह उन दोनों को काफी टॉर्चर कर सकता था, हालांकि उसे इन 2 लोगों पर समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
उसकी आंखें अचानक बदल गईं, एक ठंडी और एक गर्म, बिल्कुल चांद के सूरज की आंखों जैसी। आंखों में हुए बदलाव पलक झपकते ही गुजर गए। राजा यानवू और बाई मोहन में मार्शल स्पिरिट पावर सोख ली गई है। दोनों की मार्शल सोल सभी ब्लू रैंक की हैं। अब जियाओ यी की फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट पहले से ही ब्लू रैंक की थी। वो उनका रंग थोड़ा गहरा था, लेकिन साफ नहीं था। अब ब्लू से कम रैंक की मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने का लगभग कोई असर नहीं होता। ब्लू ग्रेड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने का असर असरदार है, लेकिन साफ नहीं है। ब्लू स्पिरिट और पर्पल स्पिरिट के बीच का गैप बहुत बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि फायर कंट्रोल बीस्ट को पर्पल स्पिरिट में प्रमोट किया जाए, तो आपको नहीं पता कि आपको कितनी ब्लू स्पिरिट एब्जॉर्ब करनी होगी। संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से कम नहीं है। हद जियाओ यी ने अचानक थोड़ा सा मुंह बनाया। किंग यानवू की मार्शल सोल एब्जॉर्ब हो गई थी, लेकिन यह सिर्फ फायर कंट्रोलिंग बीस्ट की मार्शल सोल का प्रमोशन न्यूट्रिएंट था। लेकिन बाई मोहन की मार्शल सोल थोड़ी अजीब थी। जियाओ यी ने कुछ देर ज्यादा नहीं सोचा। उसके हाथ में बर्फीली तलवार बुरी तरह फट गई और जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई, जिससे बर्फीला तूफान आ गया। जब हवा और बर्फ गिरी तो दरारें गायब हो गईं। दो बर्फीली लाशें भी हवा और बर्फ की गहराई में पूरी तरह दब गई थीं। राजा यानवू, जो पहले की राजधानी का पहला घमंडी बाई मोहन था, पूरी तरह से मर चुका था, ठंडी हवा और बर्फ में लिपटा हुआ था। अगले ही सेकंड जियाओ यी मुड़ा और बहुत ठंडी जगह पर कूद गया। वह फिर से गुफा में लौट आया। वहां हड्डियों के ऊपर एक ठंडा क्रिस्टल बर्फ का ताबूत चुपचाप पड़ा था। अंदर जलन वाले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी उसमें सो रहा था। चेहरे पर एक तेज जान दौड़ गई। वह बिंगशन पवित्र फल की जान थी। यी लाओ के इसे बिना किसी फायदे के निगलने के बाद ताकत बह निकली और जियाओ यी पूरी तरह से यहीं कैद हो गया। गुफा के किनारे एक लंबा बर्फ का पवित्र कमल है, पवित्र, बेदाग और सुंदर। इसके बगल में बर्फ के मज्जा का एक आधा भरा झरना है। पूरी गुफा भरपूर शुद्ध शक्ति से भरी है और यह एक दुर्लभ गुफा बन गई है। शियाओ यी बर्फ की ओर चला गया। ताबूत के सामने झुककर भारी सिर झुकाया। बाद में मुझे थोड़ा महसूस हुआ। यील की हालत बेहतर नहीं हुई। बेशक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब थी जब वह कोमा में था। उसके शरीर में जबरदस्त जान थी, जो दाजिजाई केंडो में जकड़ी हुई थी। अरे जियाओ यी ने आह भरी। हालांकि मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं इसे बिना मन के ही मान सकता था। कुछ दिनों में तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ सकता है, शायद इसमें बहुत समय लगेगा। उससे पहले चलो तुम्हारे साथ कुछ समय बिताते हैं। यानलोंग के 16 राज्य बहुत बड़े हैं। जियाओ यी को नहीं पता था कि डेमन हंटिंग पैलेस में लोगों को खोजने का काम सफल होगा या नहीं। अगर नहीं तो वह फिर से निकलकर खुद ही उसे खोज सकता है। हाँ, जियाओ यी ने हल्की सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। वह बस खास तौर पर यी लाओ के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसकी साधना नाकाम नहीं होगी। उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और उसने एक यूनिवर्स रिंग निकाली। यह ईस्ट चाइना सी किले का इनाम है, जिसके अंदर बहुत सारी मॉन्स्टर इनर एल्केमी हैं। हालांकि 8वीं क्लास के सिर्फ कुछ 100 पीस हैं। उनमें से 5 8वें लेवल की चोटियां हैं और बाकी लगभग 8वें लेवल के इंटरमीडिएट हैं। वे 5 8वें लेवल की चोटी वाली इनर गोलियां 5 महान डेमन राजाओं की हैं। अगर आपने सही अंदाजा लगाया तो एबिस डेमन किंग की इनर एल्केमी और बाकी 5 डेमन राजाओं की इनर एल्केमी उसकी दूसरी पहचान यी जियाओ के लिए इनाम होनी चाहिए। वे इनाम अभी महल के मालिक के हाथ में हैं और जब वे राजधानी लौटेंगे तो उन्हें ले लिया जाएगा। जियाओ यी ने 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर निकाला और उन्हें एक एक करके बिना गंदगी वाली दवा में रिफाइन किया। गोली पेट में जाती है और शरीर के क्यूई स्प्रिंग को भरते हुए शुद्ध और पवित्र जीवन शक्ति में बदल जाती है। गोली खाने के बाद उसकी साधना पृथ्वी के दूसरे लेवल के पीक पर पहुंच गई, जो पृथ्वी के तीसरे लेवल तक पहुंचने से थोड़ा कम था। 5 दानव राजा, हालांकि वे अपने जीवन काल में सबसे ताकतवर थे, लेकिन मौत के बाद जो अंदरूनी कीमिया बची है वह सिर्फ 8वें लेवल की अंदरूनी कीमिया है। यही बात एबिस दानव सम्राट की अंदरूनी कीमिया के लिए भी सच है। एक्सट्रीम लोक में जियाओ यी के मौजूदा साधना बेस के लिए 8वें लेवल की अंदरूनी कीमिया से रिफाइन की गई गोली का उसके विशाल क्यूई स्प्रिंग पर सीमित असर हुआ। उसी समय छोटी दुनिया में अलग अलग मार्शल आर्ट की शक्तियां सभी 29% तक पहुंच गईं। मार्शल आर्ट की शक्ति का 20% ठोस है। मार्शल आर्ट की शक्ति के 9 पॉइंट बिखरे हुए। उसके पास जो ट्रेनिंग रिसोर्स हैं वे अब अवेलेबल नहीं हैं और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोकी जा सकती है। इसके बाद एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस है। कियानकुन रिंग के रिवॉर्ड में ब्लैक सी एसेंस की 100 ड्रॉप्स हैं। सच कहूं तो यह ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस से मिलने वाला एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। जब वह पहले फोर्ट्रेस में था तो किंग शेनवू को पता चला कि जब वह डेमन एम्परर से लड़ रहा था तो उसने ब्लैक सी एसेंस की 50 ड्रॉप्स पी ली थी। रिवॉर्ड के तौर पर दोगुना कंपनसेशन दिया गया, जो कि 100 ड्रॉप्स है। लेकिन असल में जब वह यी जियाओ के तौर पर डेमन एम्परर से लड़ रहा था तो उसने भी ब्लैक सी एसेंस की 40 ड्रॉप्स पी ली थी। असल में उसके पास 110 ड्रॉप्स थी, लड़ाई में 90 ड्रॉप्स पी गई और 20 ड्रॉप्स बची हैं। अब किंग शेनवू 100 ड्रॉप्स का रिवॉर्ड देता है, जिससे कुल 120 ड्रॉप्स हो जाती हैं। ब्लैक सी का एसेंस एक कीमती खजाना है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड की ताकत होती है और इसका इस्तेमाल आइस वेनेरेबल सेंट रून की खेती के लिए किया जाता है। तीसरा और चैप्टर 647 हजार तरह के बुड़ो। पीलो जियाओ यी पालथी मारकर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स की शक्ति में आइस केंडो की शक्ति लगातार आ रही है। यह सोचकर उसने हेवनली ओरिजिन रियल्म में अपने पीक के बाद से आइस वेनेरेबल सेंट रून सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। असल में उसके हाथों में आइस एट्रीब्यूट कल्टीवेशन ऑब्जेक्ट्स काफी नहीं थे। ब्लैक सी एसेंस की 120 बूंदें हैं, जो काफी हैं। आइस वेनेरेबल सेंट रून आर्ट की कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स पावर और सोर्स के तौर पर बहुत बड़ी आइस एट्रीब्यूट पावर पर आधारित है। सबसे पहले जो करना है वह है मार्शल आर्ट्स पावर के जरिए आइस पैटर्न की नीम को नेचुरली बढ़ाना। आइस पैटर्न की नीम उसकी अपनी मार्शल आर्ट्स पावर से जुड़ी है। आइस पैटर्न की कैपेसिटी उसके अपने क्यूई फाउंटेन से जुड़ी है। स्वर्गीय मूल क्षेत्र की चोटी और पृथ्वी के ध्रुव की दोहरी चोटी मार्शल आर्ट की शक्ति का 2% है। यह बर्फ के पैटर्न की नीम को कितना बढ़ा सकता है? जियाओ यी ने कुछ उम्मीदों के साथ खुद से 2 बार बुदबुदाया। दुनिया में फ्रॉस्ट केंडो की मार्शल आर्ट शक्ति लगातार आ रही है। उसके शरीर में नहीं बल्कि सीधे उसके हाथ पर बने बर्फ के पैटर्न में। मार्शल आर्ट की शक्ति एक चीज के टुकड़े की तरह है। बर्फ का पैटर्न एक कंटेनर की तरह है जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। यह कंटेनर मार्शल आर्ट की शक्ति के जुड़ने से लगातार फैल रहा है और मजबूत हो रहा है। यह अपने आप में भी मजबूत होता जा रहा है। कई घंटों बाद जियाओ यी ने स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट की शक्ति को सोखना बंद कर दिया।
अपने हाथ पर बर्फ की आभा बिखेरते हुए पवित्र बर्फ के पैटर्न को देखकर जियाओ यी मुस्कुराया। यह बर्फ का पैटर्न आज का आधार 29% मार्शल आर्ट शक्ति से बना है। पिछले आइस पैटर्न की तुलना में अभी का आइस पैटर्न फाउंडेशन स्टोन लगभग 5 गुना बड़ा है। यह खाली है और इसे डालने के लिए तुरंत बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। ब्लैक सी के एसेंस की बूंदें जल्दी खत्म हो गईं। सिर्फ 12 बूंदें खत्म हुई और आइस पैटर्न भर गया। ब्लैक सी का एसेंस जिसमें आइस पावर है सच में बहुत बड़ा है। इस पॉइंट पर आइस वेनरेबल सेंट रून आर्ट की कल्टीवेशन खत्म हो सकती है। हालांकि उसके पास अभी भी ब्लैक सी के कई एसेंस हैं, लेकिन आइस पैटर्न की एंड्योरेंस लिमिटेड है। जैसे जैसे भविष्य में दायरा बेहतर होगा, मार्शल आर्ट की पावर बढ़ेगी और आइस पैटर्न बढ़ता रह सकता है। इसके अलावा आज का पहला आइस पैटर्न सिर्फ कोल्ड आइस केंडो को दिखाता है। जब आप भविष्य में दूसरे टॉप आइस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप दूसरे, तीसरे और उससे भी ज्यादा आइस पैटर्न को कंडेंस कर सकते हैं। इस समय जियाओ यी ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। उसे पता चला कि उसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है। असुर बैटल बॉडी, उसके पास बस थोड़ा सा मॉन्स्टर ब्लड है। बिंगसुन सेंट रून आर्ट भी कुछ समय के लिए एक बॉटलनेक पर पहुंच गया है। हाँ, जियाओ यी ने धीरे से कहा। उसे बाई मोहन की मार्शल स्पिरिट का ख्याल आया। चंद्र सूर्य की आंख में मार्शल सोल की पावर को एब्जॉर्ब करने का असर होता है। जब तक यह वुहुन से पैदा हुई पावर और असर है, यह इसे एब्जॉर्ब कर सकता है और गला घोंट सकता है। पहले की तरह यांगफू का जहरीला खंजर वुहुन में बहुत जहरीला था। ये बहुत जहरीले खंजर मार्शल सोल के असर से पैदा होते हैं और उनका सार मार्शल सोल पावर है, इसलिए उन्हें एब्जॉर्ब किया जा सकता है और गला भी घोंटा जा सकता है। बेशक अगर यह सच में बहुत जहरीला है तो सूर्य की आंखें कुछ नहीं कर सकती। जैसे पहले जहरीले सम्राट के अधीन काला सागर था। यह एक बहुत जहरीली चीज है जिसका वुहुन से कोई लेना देना नहीं है। शांगगुआन जियो के जियाओ पवित्र शिष्य की तरह उस तरह की समझ की शक्ति वुहुन से पैदा होती है। इसलिए चांद के सूरज की आंख के सामने यह असर सीधे तौर पर गलत है। शांगगुआन जियो को तो बुरा भला भी मिला। ताइयन सन आई का एक और असर दूसरों की मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना है ताकि आग को कंट्रोल करने वाले जानवर का रैंक बढ़ सके। लंबे समय तक चांद के सूरज की आंखों से एब्जॉर्ब की गई मार्शल स्पिरिट सीधे शक्ति में बदल जाती थी और आरोपी आग के जानवर द्वारा निगल ली जाती थी। राजा यांगू की आत्मा के लिए भी यही बात लागू होती है। लेकिन अभी जब उसने बाई मोहन की मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया, आग के जानवर द्वारा निगल ली गई शक्ति के अलावा ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें अचानक समझा नहीं जा सकता। ये ताकतें मार्शल आर्ट की विरासत हैं जो मार्शल आर्ट के आइस क्रिस्टल द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। आम मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स के ज्ञान के बारे में अपनी समझ बन जाते हैं, लेकिन बाई मोहन अलग हैं। मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल मार्शल सोल के साथ उन्हें जरा भी समझ की जरूरत नहीं है। कोई भी मार्शल आर्ट्स विरासत, मार्शल आर्ट्स का ज्ञान वह सीधे मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल के जरिए सीख सकते हैं। इससे यह भी मुमकिन हो जाता है कि दूसरे लोगों का मार्शल आर्ट्स का ज्ञान एक समझ हो और उनका मार्शल आर्ट्स का ज्ञान इसका एक हिस्सा हो। कि मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल, मैंने उसकी मार्शल आत्मा को स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर लिया और वैसे भी शक्ति का यह हिस्सा अवशोषित कर लिया। अच्छा साथी, जियाओ यी ने मार्शल आर्ट्स विरासत और मार्शल आर्ट्स ज्ञान के टुकड़ों को गिना। निश्चित रूप से वे हजारों से कम नहीं थे और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। स्वॉर्ड्समैन सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स की मार्शल आर्ट्स विरासत। सेक्ट के इतिहास से लेकर आज तक आधे से ज्यादा बुजुर्गों को मार्शल आर्ट्स का ज्ञान है। राजा यांगू के शाही परिवार से मार्शल आर्ट्स की विरासत में तियानयान फॉर्मेशन के मास्टर के फॉर्मेशन का ज्ञान शामिल है। दूसरा है विभिन्न मार्शल आर्ट्स ज्ञान जो बाई मोहन ने इन वर्षों में मारे गए योद्धाओं के बाद अवशोषित किया है। मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल को खोलने के लिए बड़ी मात्रा में मार्शल आर्टिस्ट एसेंस और खून की आवश्यकता होती है और फिर मार्शल आर्टिस्ट का मार्शल आर्ट्स ज्ञान पाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट को मारा जा सकता है। यह एक बुरी बात है। बाई मोहन कई सालों से इसके बारे में सोच रहा है। अचानक यह सब अब जियाओ यी को मिल जाएगा। लेकिन जियाओ यी ने इन हजारों मार्शल आर्ट्स की जानकारी को देखा तो वह बस एक पल के लिए बेबसी से भर गया। यहाँ ज्यादा टॉप मार्शल आर्ट्स नहीं है। उनमें से ज्यादातर फर्स्ट क्लास, सेकंड रेट मार्शल आर्ट्स और यहाँ तक कि थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स भी हैं। इन मार्शल आर्ट्स को जियाओ यी अब भी नीची नजर से देखता है। सिर्फ एक चीज जो दिख सकती है वह है तियानयान फॉर्मेशन के फॉर्मेशन मास्टर की विरासत। ये हजारों मार्शल आर्ट्स की जानकारी जब आप उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो वे स्वर्ग और पृथ्वी से मार्शल आर्ट्स की शक्ति को भी सोख सकती हैं। लेकिन मार्शल आर्ट्स की शक्ति को एक दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता। जियाओ यी इस समय को बेकार के कामों में बिताने के लिए बहुत आलसी था। उसके पास पहले से ही 3 बड़े केंडो और 4 शक्तिशाली फ्लेम मार्शल आर्ट्स हैं। लेकिन इन हजारों मार्शल आर्ट्स में कुछ सेकंड और थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स की जानकारी है, कुछ ज्यादा दिलचस्प हैं, नहीं शायद यह प्रैक्टिकल है। उदाहरण के लिए एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसे लुहो मार्शल आर्ट्स कहते हैं। इसे सेकंड रेट में एक बहुत अच्छी मार्शल आर्ट माना जा सकता है। यह असल में यांगू किंगडम के मेटियोर काउंटी के एक मशहूर फायर वॉरियर के पास थी। यह वॉरियर खुद भी आज भी एक बहुत अच्छा एल्केमिस्ट है। उसके मशहूर होने का कारण यह है कि उसने बहुत सारी फायर एट्रिब्यूट, सबस्पिरिट, पपेट वगैरह बनाई हैं जिनमें कमाल की मारक क्षमता है। बाद में बाई मोहन के आगे झुकने से मना करने पर उसे मार दिया गया। एक और तरह की मार्शल आर्ट है जिसे वाटर स्टॉप मार्शल आर्ट्स कहते हैं। इस तरह की मार्शल आर्ट का लेवल लुहो मार्शल आर्ट्स जैसा ही है, लेकिन अटैकिंग ताकतवर नहीं है, जिसका निशाना बचना शब्द है। लहरें आसमान में उठ रही हैं, समुद्र बिना रुके उछल रहा है और शरीर पहाड़ की तरह नहीं हिल रहा है। समुद्र की लहरें कितनी भी कमजोर क्यों न हो, शरीर अपने आप उससे बच जाएगा और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हवा और बर्फ आसमान में भरी हैं, बहुत ज्यादा अस्थिर हैं, लेकिन बर्फ शरीर को छूती नहीं है। हवा और बर्फ कितनी भी तेज क्यों न हो, शरीर अपने आप उससे बच जाएगा, उसे छू नहीं पाएगा। पानी से बचने की मार्शल आर्ट से सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि हर तरह की खास एनर्जी से बचा जा सकता है। असल में चाहे सब स्पिरिचुअल हथियार बनाना हो या इस तरह का पानी से बचने का तरीका वगैरह, एडवांस्ड कल्टीवेशन लेवल वाले आम योद्धा छोटी दुनिया की वजह से ये तरीके पा सकते हैं। बस इतना है कि ऐसा तरीका होना किसी खास बेहतर तरीके के होने जैसा नहीं है। लुहो मार्शल आर्ट और पानी से बचाने वाली मार्शल आर्ट 2 तरह की बेहतरीन कल्टीवेशन है। शियाओ यी हल्के से मुस्कुराया और इन दोनों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की कोशिश की। पहले और चैप्टर 648 जनवरी में प्रैक्टिस। जियाओ यी ने आग और पानी की मार्शल आर्ट को समझने के लिए पालथी मारी। असल में इसे ज्ञान नहीं माना जाता।
क्योंकि मार्शल आर्ट आइस क्रिस्टल का असर सीधे इस मार्शल आर्ट को पाना है। ये मार्शल आर्ट ऐसी चीजें बन गई हैं जिन पर तुरंत कब्जा किया जा सकता है। लेकिन इसे पाना और समझना एक बात है, इसे कंट्रोल करना दूसरी बात है। सीधे शब्दों में कहें तो जियाओ यी के पास यह ज्ञान है और वह इसे समझता है। अब वह जो समझ रहा है वह यह है कि इस ज्ञान को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे पहले फेंगशुई स्वॉर्ड मास्टर के मार्शल आर्ट ज्ञान को स्प्लिटिंग स्काई के स्वॉर्ड सेट के बांस के जंगल के गहरे स्पेस में जियाओ यी ने 23 सबसे ताकतवर तलवार मास्टर्स के मार्शल आर्ट ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया था। लेकिन जब वह पहली बार बाई बिंगशुई के साथ बहुत ठंडी जगह में गया तो उसे अभी भी उन तरीकों पर दोबारा सोचना और उन्हें कंट्रोल करना था। जियाओ यी अब कंट्रोल और ज्ञान कर रहा है। काफी समय बाद जियाओ यी की समझ खत्म हो गई। दो मार्शल आर्ट्स उसने उन्हें पूरी तरह से एक हाथ की तरह कंट्रोल कर लिया है। बेशक कंट्रोल का लेवल ज्यादा नहीं है, दूसरे शब्दों में वह जिन तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है उनका लेवल ज्यादा नहीं है। शायद सिर्फ अर्थ एलिमेंट दायरे के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचा होगा। दो तरह की मार्शल आर्ट्स की जानकारी जो असल में सफेद स्याही वाली कैम्ब्रियन आत्मा में मौजूद थी वह ज्यादा नहीं थी। इसका कारण यह है कि बाई मोहन द्वारा मारे गए दो मार्शल आर्टिस्ट के मरने से पहले उनकी साधना का आधार सिर्फ अर्थ के सबसे ऊंचे लेवल पर था। उनका मार्शल आर्ट्स का लेवल स्वाभाविक रूप से सिर्फ अर्थ युआन के सबसे ऊंचे लेवल पर है। तो मार्शल आर्ट्स की यह जानकारी बाई मोहन द्वारा सोख लिए जाने के बाद इस लेवल पर है। अगर जियाओ यी इन दो मार्शल आर्ट्स को और बेहतर बनाना चाहता है तो वह सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा कर सकता है। दुनिया में इन दो मार्शल आर्ट्स को समझें। एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स की लगातार समझ की जरूरत होती है। कई योद्धा जिनकी साधना का लेवल ऊंचा होता है वे अक्सर समझने के लिए पीछे हट जाते हैं। बेशक जियाओ यी को भी अक्सर इसकी जरूरत होती है। इस समय मार्शल आर्ट्स की विरासत की कीमती बात दिखाई देती है। मार्शल आर्ट्स की विरासत में एक योद्धा का जीवन भर का मार्शल आर्ट्स ज्ञान होता है जिसका साधना का लेवल उससे ऊंचा होता है। इस तरह की मार्शल आर्ट्स पाने के बाद जब तक आपके पास इस पहले वाले से ऊंचा साधना बेस और मार्शल आर्ट्स लेवल न हो आपको इसे दोबारा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दबंग केंडो। जियाओ यी ने अपनी जीवन भर की मार्शल आर्ट्स की जानकारी हासिल कर ली थी और मार्शल आर्ट्स की दुनिया के उससे ऊंचा होने से पहले उसे दुनिया में दबंग केंडो को महसूस करने की जरूरत नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो एक बहुत बड़ा दबंग केंडो बहुत पहले ही सामने एक तेज रोशनी से रोशन हो चुका होता है। वह आसानी से आगे निकल सकता है। और केंडो जितना ही शानदार। एल्डर यी ने उसके लिए सिर्फ तलवार की चमक छोड़ी थी और मार्शल आर्ट्स का आगे का ज्ञान जियाओ यी की अपनी समझ से आया। एक बहुत बड़ा ग्रेट फ्री स्वॉर्ड दाव है। शुरुआती जगह पर रोशनी के अलावा पीछे और भी अंधेरा है और जियाओ यी को खुद ही खोजना और चलना है। मार्शल आर्ट्स का लेवल जितना ऊंचा होता है उसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स से मिले ज्ञान को खुद समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट की दुनिया में फंस जाते हैं और कई सालों तक इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसका कारण यह है कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जो मार्शल आर्ट्स सीखी है उसके पीछे क्या है। स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स की अपनी समझ पर भरोसा करना एक तो गहरा और मुश्किल है, दूसरा यह न जानना कि यह सही है या नहीं। अगर सीखने की दिशा गलत है तो बहुत मुमकिन है कि सालों की मेहनत बेकार हो जाए। जियाओ यी अब द फ्री स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है और उसे भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अपने कमाल के टैलेंट और मजबूत समझ की वजह से उसने कोई टेढ़ा रास्ता नहीं अपनाया। द जिजाई केंडो की मार्शल आर्ट पावर 29% तक पहुंच गई है। घर के करीब लुहो मार्शल आर्ट, वाटर शील्डिंग मार्शल आर्ट, ये दो तरह की मार्शल आर्ट धरती के सबसे ऊंचे लेवल के बाद मार्शल आर्ट की जानकारी अंधेरा और धुंधला है। जियाओ यी ने बर्फ के ताबूत में बूढ़े आदमी को देखकर प्रैक्टिस थोड़ी रोक दी और जानबूझकर मुस्कुराया। तुरंत मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया में इन दो मार्शल आर्ट को समझना शुरू कर दिया। बेशक समझते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी भी सोख रहा है जिससे उसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है। एक विचार के साथ गुफा के बाहर दरार के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी की आभा तेजी से गुफा में भर गई। जियाओ यी की छोटी सी दुनिया की ताकत से स्वर्ग और पृथ्वी की आभा की कंट्रोल की जा सकने वाली रेंज हजारों मील से कहीं ज्यादा है। बेशक इस तरह की आम साधना धीरे धीरे उसकी साधना का लेवल बढ़ाती है। आखिरकार उसका क्यूई फाउंटेन बहुत बड़ा है और उसकी जीवन शक्ति की ऊंचाई बढ़ाना मुश्किल है। क्यूस्ब से खराब तरीका है सिर्फ शक्तिशाली साधना की चीजों को सोखना, जैसे कि 8वें लेवल से ऊपर की अशुद्धता रहित अंदर की गोली। बस इतना है कि वह अब सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट को समझ रहा है और वह बेकार भी है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना धीमा है, लेकिन मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो यह बिना प्रैक्टिस के रहने से बेहतर है। समय बस इसी शांति में धीरे धीरे बीतता गया। दिन ब दिन जियाओ यी रेगुलर यही काम करता रहा। लुहो मार्शल आर्ट और पानी से बचने वाली मार्शल आर्ट के तियानुआन दायरे के मार्शल आर्ट ज्ञान को समझते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को सोखते हुए साधना का आधार बढ़ाए। समय समय पर वह प्रैक्टिस करना बंद कर देता, बर्फ के ताबूत में बूढ़े आदमी को देखता, कुछ शब्द फुसफुसाता और कुछ बार हंसता। समय समय पर वह बर्फ के क्रिस्टल के एक टुकड़े को गाढ़ा करने के लिए अपना बड़ा हाथ हिलाता और गुफा के बाहर दरार के ऊपर आसमान में तारों के रात के नजारे को रिफ्लेक्ट करता। चुपचाप बूढ़े आदमी के साथ खूबसूरत रात के आसमान का मजा ले रहा था। शांति का समय हमेशा बहुत तेजी से बीत जाता है। एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। आज जियाओ यी का यहाँ प्रैक्टिस करने का आखिरी दिन है। जब पोलर दायरे में कल्टीवेशन की बात आती है तो यह असल में पहले से ज्यादा अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि ज्यादा पावर की जरूरत होती है। आखिरकार जैसे जैसे कल्टीवेशन बेस बढ़ेगा छोटी दुनिया का साइज भी बढ़ेगा। इसके अलावा रिपेयर बेस जितना ऊंचा होगा बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी। पोलर दायरे में हर बार जब कल्टीवेशन बेस को प्रमोट किया जाता है तो छोटी दुनिया 100 फीट बढ़ जाती है। इसलिए छोटी दुनिया बड़ी और मजबूत हो जाती है। एक और बात, जियाओ यी इन दिनों प्रैक्टिस करने के लिए शांत हो गया, लेकिन उसे युआन ली में एक बदलाव दिखा। एक्सट्रीम रियन के बाद छोटी दुनिया योद्धा के लिए सबसे जरूरी चीज बन गई। चाहे वह कल्टीवेशन बेस बढ़ाना हो या स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट पावर को स्टोर करना हो वगैरह। छोटी दुनिया बेशक एक एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट के लिए ताकत का सबसे बड़ा सोर्स बन गई है। और जैसे जैसे छोटी दुनिया बड़ी और मजबूत होती जा रही है, यह युआन ली के एसेंस को भी रिफाइन कर रही है। शायद इसे रिफाइन नहीं कहा जा सकता और जियाओ यी को भी नहीं पता कि इसे कैसे बताया जाए। मैं बस इतना जानता हूं कि छोटी दुनिया में जीवन शक्ति साफ तौर पर नर्चरिंग और रिफाइनिंग जैसे प्रोसेस से गुजर रही है। छोटी दुनिया इन शक्तियों को और ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली बनने देती है। जियाओ यी ने तो एक तुलना भी की।
आजकल उसके शरीर में शुद्ध एलिमेंटल पावर पोलर रेल में पिछली एलिमेंट्री पावर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और शक्तिशाली है। यह एक और कारण हो सकता है कि एक्सट्रीम रियन की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। मार्शल आर्ट्स की ताकत बढ़ने के अलावा शरीर में ज्यादा बेहतर जान भी आ जाती है। कुछ घंटों बाद जियाओ यी ने हल्की सांस ली। आज की अपनी प्रैक्टिस खत्म करते हुए वह खड़ा हुआ और बर्फ के ताबूत में बूढ़े आदमी को फिर से देखा। बूढ़े आदमी के जलन वाले चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। यह मुस्कान बूढ़े आदमी के बेहोश होने से पहले जमे हुए चेहरे की थी। उसने जियाओ यी को ऐसे देखा, ऐसा लग रहा था कि वह इस शिष्य के साथ अपनी संतुष्टि दिखा रहा है। जियाओ यी मुस्कुराया और बूढ़े आदमी के चेहरे को छुआ। शिष्य जाने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बस कुछ ही दिन रुक सकता हूँ। इतने दूर के दरवाजे से शिष्य को बाहर जाना होगा। भले ही डेमन हंटिंग पैलेस से यी की खबर आ गई हो, जियाओ यी फिर भी बाहर जाकर घूमना चाहता है। वह यी लाओ का इलाज करने का कोई तरीका खोजना चाहता है। अगर आपको यह नहीं भी मिलता है तो भी बाहर जाकर अपनी ताकत बढ़ाना और मार्शल गॉड रेन के करीब जाने की कोशिश करना अच्छा है। शॉर्ट में, अगर आप बाहर जाकर कुछ करते हैं तो आपको पैसे का नुकसान नहीं होगा। जियाओ यी ने अपना हाथ पीछे खींचा और बर्फ के ताबूत को जोर से प्रणाम किया। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, अचानक एक क्लिक की आवाज आई। बर्फ के ताबूत के चारों ओर की कुछ सफेद हड्डियां टूट गई थीं। टूटी हड्डियों के बीच जियाओ यी की आंखों में एक छोटी सी निशानी दिखाई दी। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। एक और चैप्टर 649 आइस ऑर्डर। टोकन चमकीला और सफेद रंग का है। जियाओ यी ने उसे उठाया और अचानक ठंडक महसूस हुई। ठंड में हाथ अजीब तरह से चिकना लगता है, जिससे लोग हैरान हो जाते हैं। टोकन का मटेरियल जेड जैसा है, लेकिन जेड नहीं, थोड़ा अजीब है। टोकन के सामने बिंग जून शब्द लिखा है। जियाओ यी ने सीधे उसकी तरफ देखा और अचानक एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। आसान शब्दों में शांत, पुराना, रहस्यमयी और समझ से परे का एहसास होता है। पीछे हवा और बर्फ का पैटर्न है। जियाओ यी ने अचानक सांस ली। हवा से एक छोटा सा बर्फीला तूफान आया, जिसने अपने आप उसकी कलाई को घेर लिया। उसकी आंखों में बर्फ और बर्फ की एक भयानक दुनिया दिखाई दे रही थी। असल में वहां की बर्फ और हिमपात यहाँ की बहुत ठंडी नींद पर हवा और हिमपात से 100 गुना ज्यादा हिंसक और उग्र थे। कितनी भयानक हवा और हिमपात की शक्ति है, जियाओ यी हैरान रह गया। उफ! जियाओ यी के हाथ में तलवार की एक चमक जम गई। तलवार की क्यूई सीधे बाहर निकली और गुफा के बाहर बर्फ, हिमपात और मौसम का एक बड़ा हिस्सा धूल में बदल गया। कितनी शक्तिशाली! जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका जोश एक पल में बढ़ गया। और सच कहूं तो उसकी पीठ पर बर्फ और हिमपात की दुनिया का एक भूत जैसा लग रहा था। उसकी कलाई पर उसे घेरे हुए हवा और हिमपात ने उसे इस बर्फ और हिमपात के भूत से बात करने की ताकत दे दी थी। कितनी शक्तिशाली! जियाओ यी ने फिर खुद से कहा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, शक्ति से भरा वह एहसास जिसने उसे हैरान कर दिया। तितर-बितर हो जाओ, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथों में हवा और बर्फ तुरंत गायब हो गई। उसके पीछे बर्फ और बर्फ की दुनिया का भूत उसी समय गायब हो गया। जियाओ यी की सांसें नॉर्मल हो गईं। इसमें कोई शक नहीं कि टोकन एक खजाना है। सबसे अच्छा एलिमेंट, जियाओ यी ने मुंह बनाया। नहीं, जल्द ही जियाओ यी ने यह अंदाजा बदल दिया, क्योंकि इस समय टोकन से मिलने वाली बढ़त ब्लिज़र्ड स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा है। यह बर्फ का पैटर्न चालू होने के बाद मिलने वाली बढ़त से भी थोड़ी ज्यादा मजबूत है। बिंग जून लिंग, जियाओ यी ने टोकन के सामने की ओर देखते हुए खुद से कहा। यह टोकन या यह भारी खजाना साफ तौर पर वेनरेबल आइस की प्रॉपर्टी है। अगर आपका अंदाजा गलत नहीं था तो वेनरेबल आइस की स्पिरिचुअल समझ ने टोकन पर बैन लगा दिया होगा। हालांकि आधे साल से भी ज्यादा समय पहले वेनरेबल आइस की स्पिरिचुअल समझ का गला खुद ही घोंट दिया गया था। रोक कंट्रोल से बाहर थी और अभी अभी खत्म हुई है। टोकन भी हड्डियों के नीचे हर जगह दिख रहा था। वेनरेबल आइस की स्पिरिचुअल समझ नेचुरली कमजोर है और सिर्फ अपनी स्पिरिट स्किल्स पर भरोसा करके ही वह घर वापस पाने की काबिलियत रख सकता है। जाहिर है उसकी स्पिरिचुअल समझ से लगी रोक भी बहुत कमजोर है और आसानी से खत्म हो जाती है। इस समय जियाओ यी ने टोकन पर अपनी समझ रखी, लेकिन उसकी समझ अभी अभी निकली थी और वह टोकन में बर्फ और स्नो की पावर से पहले ही जमने लगा था। इस जियाओ यी के मन में एक चुभन महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी समझ वापस ले ली। इसमें कोई शक नहीं कि टोकन में बर्फ और स्नो की पावर बहुत डरावनी है। टोकन और आइस और स्नो की दुनिया के फैंटम में जो पावर है वह उसके कंट्रोल से बहुत बाहर है। भूल जाओ, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। टोकन को यूनिवर्स रिंग में डालने का प्लान बना रहा था। यह खजाना भविष्य में उसकी बहुत मदद कर सकता है, लेकिन इस समय टोकन को यूनिवर्स रिंग में नहीं डाला जा सकता। इससे जियाओ यी का अपना अंदाजा भी सही साबित हुआ। यह भारी खजाना सबसे अच्छे एलिमेंट से भी ज्यादा है। कियान-कुन रिंग की जगह इसे झेल नहीं सकती और इस टोकन को नहीं डाल सकती। जियाओ यी ने एक बार सोचा था कि यह टोकन स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, लेकिन उसने भी जल्दी ही इन अंदाजों को नकार दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना इस दुनिया का सबसे ताकतवर खजाना है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत है, और टोकन पर जाहिर है ऐसा कोई पावर ऑरा नहीं है। जियाओ यी इसे सिर्फ कुछ समय के लिए ही एक ऐसे खजाने के तौर पर बता सकता है जो सबसे अच्छे एलिमेंट्री इक्विपमेंट से भी ज्यादा है। इसके अलावा टोकन को सिर्फ कुछ समय के लिए ही कमर से लटकाया जा सकता है। तेजी से जोश भरने के बाद जियाओ यी ने टोकन पर एक कवर अप रोक लगा दी। जियाओ यी बेवजह परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। इस समय टोकन तुरंत बदल गया। अब वह चमकीला और सफेद नहीं रहा और वह बस एक आम टोकन जैसा लग रहा था। बेशक टोकन अभी भी वैसा ही है, लेकिन क्योंकि यह रोक से ढका हुआ है इसलिए नंगी आंखों से ऐसा ही दिखता है। योद्धा अपनी कमर पर एक टोकन लटकाए बाहर चला गया, जो कुछ भी अजीब नहीं था। जियाओ यी ने बर्फ के ताबूत को फिर से सलाम किया, फिर मुड़कर गुफा से बाहर निकल गया। बहुत ज्यादा ठंड की दरार से बाहर आने के बाद जियाओ यी राजधानी तक वापस उड़ गया। अपनी अभी की ताकत के साथ वह कुछ ही घंटों में बिंगक्सियो काउंटी लौट आया है। कुछ और घंटे काउंटी पार करके सीधे शाही राजधानी वापस। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के ऊपर रोशनी की एक सफेद धारा अचानक चमकी और फिर नीचे उतर गई। यहाँ जो व्यक्ति है वह जियाओ यी है। के गलियारे पर चलते हुए जियानजोंग जियाओ यी बांस के जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में झो को जितने भी शिष्य, डीकन और एल्डर मिले उन्होंने उसका आदर और सम्मान किया। आज का जियाओ यी हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की प्रतिष्ठा में सिर्फ महिलाओं के बाद दूसरे नंबर पर है। ग्रेट एल्डर डुआन यून और दूसरों से भी ऊपर। बस जहां तक उसकी बात है, कुछ महीनों से वापस न आने पर इस राजा की राजधानी और इस सेट ने उसे याद नहीं किया और अच्छा नहीं लगा।
पूरी शाही राजधानी उसे इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग। बांस के जंगल की गहराई तक पवेलियन में महिला को बहुत पहले ही जियाओ यी की वापसी का एहसास हो गया था। एक कप चाय जो पहले से तैयार थी जियाओ यी के सामने रख दी गई। वापस बैठ जाओ, महिला ने धीरे से कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया, बैठ गया और पूछा, सीनियर, क्या उस ट्रेसिंग मिशन के बारे में कोई खबर है जिसे मैंने आपको पहले भेजने के लिए कहा था? औरत को उम्मीद थी कि जियाओ यी यह सवाल पूछेगा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। नहीं। जियाओ यी थोड़ा निराश होकर मुस्कुराया, लेकिन असल में उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने अब तक पूरी तरह से खोजना कभी बंद नहीं किया है। यानगो किंगडम के अंदर वह हर उस जगह की जांच करेगा जहां वह जाता था, लेकिन आधी खबर भी कभी नहीं मिली। यहां तक कि हंटिंग डेमन पैलेस में भी उसने बहुत सारी फाइलें और रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन होली मून सेक्ट 3 शब्दों के बारे में कुछ हासिल नहीं हुआ। सीनियर, कुछ दिनों में शायद मुझे फिर से प्रैक्टिस करने जाना पड़ेगा, जियाओ यी ने धीरे से कहा। फिर से बाहर जाना है? औरत ने भौहें चढ़ाई। आपके मौजूदा कल्टीवेशन बेस के साथ ऐसी ज्यादा खतरनाक जगह नहीं है जहां आप कुछ हासिल कर सकें। अभी की हालत में तुम्हें स्वर्ग और धरती की मार्शल आर्ट्स की और समझ की जरूरत है। बाहर जाकर इधर उधर भागने से सिर्फ साधना में देरी होगी। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करना ही होता है और उन्हें रोका नहीं जा सकता। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? औरत ने पूछा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। बेवकूफ, औरत ने मुस्कुराते हुए डांटा। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, बेवकूफ होने के बावजूद कुछ लोग जो इसे संजोते हैं उन्हें वापस ढूंढना ही पड़ता है। अगर मैं यानलॉन्ग 16 किंगडम्स के पूरे इलाके में घूम भी लूं तो भी मैं इसे वापस ढूंढ ही लूंगा। औरत ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने जो कहा वह बेवकूफी है, यह नहीं। हाँ, जियाओ यी हैरान लग रहा था। औरत हंसी। क्या तुम भूल गए हो कि तुम अब कौन हो? तुम धीरे धीरे खुद ही उसे ढूंढ लो। बेहतर होगा कि 16 किंगडम्स और 16 मेन हॉल के ऑफिशियल जासूस मिलकर उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करें। तुम किले में जाओ, लीडर्स, कमांडर्स और दूसरों को ढूंढो और ऑर्डर मांगो। वे सभी लीडर्स अलग अलग देशों के पुराने स्टेट मास्टर्स या गार्डियन हैं। उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ क्या तुम्हें अब भी डर है कि 16 नेशंस के अधिकारी तुम्हारे लिए उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे? यही बात डेमन हंटर पैलेस के लिए भी है। मिशन 16 मेन हॉल के हॉलमास्टर वर्ल्ड डेमन हंटर मास्टर के नाम पर रिलीज होना है। कौन इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करता है? जब जियाओ यी ने यह सुना तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। औरत मुस्कुराई और बोली, उनके मिलकर काम करने से मुझे डर है कि 1 महीने के अंदर वे यानलॉन्ग के 16 किंगडम्स के एरिया को कवर कर लेंगे। जब तक वह व्यक्ति और सेक्ट मौजूद है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वे उसे ढूंढ लेंगे। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, थैंक यू सीनियर, पहले बाय बोल लेते हैं। औरत मुस्कुराई और बोली, जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। पहले और चैप्टर 650 ईस्ट चाइना सी किले की ओर वापसी। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़कर जियाओ यी ईस्ट चाइना सी किले की ओर दौड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों में जियाओ यी ने पूरा रास्ता उड़ाया और पूरब की ओर 6 काउंटियों में पहुंच गया। पूरब की 6 काउंटियों के पार यह ईस्ट चाइना सी बैरियर है। इस समय ईस्ट चाइना सी बैरियर में गैप अभी भी था। जियाओ यी अंदर गया और सीधे यानगो किले में लौट आया। इस समय ईस्ट चाइना सी किला, अलग अलग राज्यों की टीमें और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहें पहले ही निकल चुकी थीं। ईस्ट चाइना सी इवेंट बहुत पहले खत्म हो चुका है। हफ्ते के दिनों में ईस्ट चाइना सी किले में ज्यादा चहल पहल नहीं होती। तियानजिन शहर की दीवार पर तैनात योद्धाओं को छोड़कर बाकी योद्धा लगभग हमेशा पीछे हटे रहते हैं। पूरे किले में शांत लेकिन भारी माहौल रहता है। फुस, जियाओ यी का चेहरा चमक उठा और वह सीधे कमांडर के घर गया और येदी को ढूंढ लिया। जियाओ यी जियाओ यी के आने पर थोड़ा हैरान हुआ। तुम बच्चे सिर्फ 1 महीने बाद वापस आ गए? लेकिन मैं लॉर्ड को ढूंढ रहा हूं। लॉर्ड रिट्रीट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे जाकर रिपोर्ट करनी है। ओह, वैसे अगर यह सिर्फ साधना की बात है तो शायद मैं तुम्हारे लिए 1-2 सवालों के जवाब दे सकता हूं। जियाओ यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। येदी ने गलत समझा। बच्चा इस बार किले में आया है और खास तौर पर तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे ढूंढो, येदी हैरान था। जियाओ यी ने फिर से बात को हल्के में कहा। बातें सुनकर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस यह एक छोटी सी बात है, बस कमांडरों और लीडरों के पास जाओ। अब जब जानवरों वाली लहर कम हो गई है तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वे सब किलों में हैं। लेकिन जियाओ यी एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, बच्चा इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट मांगने आया था। मुझे हैरानी है कि क्या कमांडर अपनी प्राइवेट पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। जियाओ यी को अभी भी इस बात की ज्यादा चिंता है। अगर इससे कमांडरों के लिए लीड करना मुश्किल होता है तो जियाओ यी ने इसे हटा दिया और उन पर एक एहसान किया। आखिरकार उसके और कमांडरों के बीच कोई दोस्ती नहीं है। बातें सीरियस हैं। येदी ने हाथ हिलाया और कहा, बस तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ईस्ट चाइना सी किले में तुम्हारी काबिलियत से वे तुम पर एक छोटा सा एहसान करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, जाओ। जियाओ यी ने सिर हिलाया और चला गया। लेकिन काफी देर तक वह कमांडर के घर और 16 किले के कमांडर के घर के चक्कर लगाता रहा। लगभग सारी लिखावट ले ली गई थी और कुछ लोग बचे थे। जियाओ यी ने दूर तक फैले काले सागर को देखा। वह आकृति चमकी और आगे उड़ गई। अंतहीन काले सागर के किनारे 8 आकृतियां अकेले पालथी मारकर बैठी हैं। वे झर सम्राट, ब्लैकवुड हॉल मास्टर और तियानजिन किले, आइस मार्शल किले और ब्लैकवुड किले के 6 नेता थे। 8 लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जियाओ यी के आने से उनकी आंखें थोड़ी खुल गईं। आंखों में न खुशी है न दुख। जियानजोंग तियानजियाओ, झर सम्राट ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। क्या तुमने नहीं सुना कि तुम ईस्ट चाइना सी किले में नहीं रुक रहे हो? तुम आज यहाँ क्यों आए और मेरा इंतजार किया? बच्चे को कुछ मांगना है, जियाओ यी ने जवाब दिया और फिर बात को कठोरता से कहा। शब्द सुनकर झर सम्राट हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओह, और कुछ नहीं। इतना कहकर झर सम्राट ने अपनी बाहों से एक टोकन निकाला और कहा, मेरा टोकन ले लो। ब्लैकवुड किंग का शाही परिवार तुम्हारा ऑर्डर मानेगा। बाकी 7 लोगों ने भी एक के बाद एक टोकन निकाले। जियाओ यी ने टोकन लिया, उसे धन्यवाद दिया और जाने ही वाला था। झर सम्राट ने उसे रोक दिया। जियानजोंग तियानजियाओ, 1 मिनट रुको, झर सम्राट ने कहा। क्या? जियाओ यी का चेहरा हैरान था। झर सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और हवा से एक किताब दिखाई दी। यह मेरी झर की किताब है, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। झर सम्राट का क्या मतलब है? झर सम्राट ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं 8 लोगों का इंतजार कर रहा हूँ और मैंने तय किया है कि मैं उनकी बाकी जिंदगी यहीं रहूंगा, बिना एक कदम भी पीछे हटे। द बुक ऑफ 10,000 पॉइजन्स मेरी जिंदगी का गर्व है और मेरी काबिलियत की विरासत है।
मैं नहीं चाहता कि यह दब जाए। जियाओ यी ने मुंह बनाया और कहा, जहां तक मुझे पता है जहर सम्राट के भी शिष्य हैं। मुझे गलत मत समझो जियानज़ोंग तियानजियाओ। जहर सम्राट ने हाथ हिलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे शिष्य बनो। द बुक ऑफ 10,000 पॉइजन्स, मैंने इसे ब्लैकवुड किंगडम के तियानजियाओ को भी दिया था। बस इतना है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनकी काबिलियत तुम्हारी काबिलियत से बहुत कम है। मेरी काबिलियत वे ज्यादा से ज्यादा 70 से 80% विरासत में पा सकते हैं। यह जियाओ यी हिचकिचाया, लेकिन मैं कोई ड्रग्स नहीं लेता। कोई बात नहीं। जहर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि जहर की किताब तुम्हारे हाथों में अपनी रोशनी छोड़ेगी। यह अपने असली लेवल से भी ज्यादा होगी। हो सकता है यह तुम्हें अचानक मदद दे। ले लो, यह एक मुआवजा है जिसके लिए मैं तुम्हें मारना चाहता था पहले। जैसे ही जियाओ यी कुछ कहना चाहता था, पॉइजन एम्परर ने हाथ हिलाया और पॉइजन टोम्स बरदस्ती जियाओ यी के हाथ में आ गई। पॉइजन एम्परर। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। पॉइजन एम्परर और दूसरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आह भरी और धीरे से कहा, ओह मुझे सीनियर्स पर शर्म आती है, सीनियर्स पर शर्म आती है। आखिरकार आठों लोगों ने बात करना बंद कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहले अकेलेपन ने किया था। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने पॉइजन टोम रख दिया, उसका चेहरा चमक उठा और वह मुड़ा और चला गया वापस यानवू किले में। जियाओ यी ने कमांडर के घर का एक खास दौरा किया, एम्परर को अलविदा कहने का प्लान बनाया और फिर अलग अलग देशों की राजधानियों की ओर चल पड़ा। क्या हुआ? ये दी ने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यी, मैं तुम्हारे लिए दूसरे देशों में यह बात फैलाने के लिए किसी को भेजूंगा। तुम्हें इतनी बार जाने की जरूरत नहीं है। हर जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। ये दी ने गंभीरता से कहा, अब तुम भगवान के वारिस हो और किले की उम्मीदों में से एक हो। तुम्हें साधना के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। दूसरे मामलों में हम सीनियर मदद कर सकते हैं, इसलिए हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। सीनियर लोगों का नई पीढ़ी का ध्यान रखना आम बात है। बस बात यह है कि जियाओ यी रास्ते में लगभग अकेला था, अपने हाथों पर भरोसा करने का आदी था और किसी पहले के आदमी का ध्यान न रखने का आदी था। वह हमेशा से एक बेहतरीन टैलेंट रहा है, लेकिन आज की तरह यह पहली बार था जब कई पहले के लोगों ने उसका ध्यान रखा। जियाओ यी मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, तो सम्राट लाओ ये होंगे। यह बस एक छोटी सी बात है। ये दी मुस्कुराया और हाथ हिलाया और कहा, ओह हाँ, किले के अंदर एक पुरानी स्पिरिट इकट्ठा करने वाली बनावट है। हालांकि यह हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल में स्पिरिट इकट्ठा करने वाले फॉर्मेशन जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन यह प्रैक्टिस करने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। आप कुछ समय के लिए वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई खबर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। ये दी मुड़ा और चला गया और एक किले के योद्धा को जियाओ यी को इकट्ठा करने वाले स्पिरिट फॉर्मेशन तक ले जाने का आदेश दिया। जियाओ यी ने इस योद्धा का पीछा करते हुए इकट्ठा करने वाले स्पिरिट फॉर्मेशन में प्रैक्टिस की। वैसे हंटिंग डेमन पैलेस के 16वें मेन हॉल का मालिक अभी भी ईस्ट चाइना सी किले में है। हर 100 साल में एक बार होने वाले ईस्ट चाइना सी इवेंट के बाद हॉल मास्टर शेनवू किंग और कमांडरों के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए कुछ समय के लिए किले में रुकेंगे। यही कारण है कि ईस्ट चाइना सी बैरियर में गैप अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इसलिए कमांडरों के हाथ से लिखे ऑर्डर के अलावा जियाओ यी ने 15वें हॉल के हाथ से लिखे ऑर्डर भी लिए। मास्टर। लेकिन जियाओ यी ने मास्टर यानवू से हैंडराइटिंग नहीं ली। आखिरकार यी पक्का यानवू किंगडम एरिया में नहीं है, उसे दोबारा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी रिच वर्ल्ड स्पिरिट है। इस समय जियाओ यी पहले ही किले के इकट्ठा हो रहे स्पिरिट फॉर्मेशन में आ चुका था। बड़े फॉर्मेशन में रिच हेवन एंड अर्थ ऑरा मेन हॉल के ऑरा से कहीं कम है, लेकिन यह बाहर के नॉर्मल ऑरा से 10 गुना ज्यादा रिच था। दूसरा और चैप्टर 651 कुछ नहीं मिला। बड़ी बनावट में जियाओ यी ने पालथी मारकर प्रैक्टिस की। कुछ दिनों बाद वह थोड़ा रुक गया। भले ही यह आत्माओं के जमावड़े में हो, लेकिन बाहर के मुकाबले ऑरा 10 गुना ज्यादा है। लेकिन उसके लिए इसका अभी भी बहुत कम असर होता है। बेशक यह बिना प्रैक्टिस किए आराम करने से कहीं बेहतर है। अपने खाली समय में उसने पॉइजन एम्परर की दी हुई पॉइजन टोम निकाली। कुछ नजरें घुमाने के बाद जियाओ यी की आंखें अचानक चमक उठीं। पॉइजन बुक खुद पॉइजन एम्परर ने लिखी है। इसके अंदर वह पॉइजन रिकॉर्ड किया गया था जो एम्परर पॉइजन ने अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। जंगल में हजारों पॉइजन हैं, या वे बहुत ज्यादा जहरीले कुदरती खजानों वाली दूरदराज और खतरनाक जगहों पर उगते हैं, या डरावने जहरीले राक्षस, या हैरान करने वाली जहरीली अजीब चीजें वगैरह। कुछ पॉइजन ऐसे भी हैं जिनके बारे में जियाओ यी, जो एक हाई ग्रेड फार्मासिस्ट है, ने भी कभी नहीं सुना होगा। इंटरेस्टिंग। जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। एक एक पेज पलटते हुए मेरी अपनी जानकारी बढ़ती गई। हर पेज पर हर तरह के जहर पर पॉइजन एम्परर की अपनी पर्सनल राय है। जहर की खासियतें, जहर की ताकत, असर, किस तरह के जहर के पेलेट का इस्तेमाल रिफाइन करने के लिए किया जा सकता है, इसे कैसे खोला जाए वगैरह। बहुत बढ़िया। जियाओ यी कुछ शब्दों की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। शुरू में उसने जहरों की यह किताब जिज्ञासा से पढ़ी थी, अब यह पूरी तरह से सीखने के नजरिए से है। इनमें से कई नॉलेज रिफाइनिंग ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स को रिफाइन करने के लिए रेफरेंस के तौर पर किया जा सकता है। पॉइजनिंग बुक में बहुत सारे पॉइजनिंग के मामले भी दर्ज हैं। सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के मामले में उसकी अभी की रिफाइनिंग स्किल्स पॉइजन बुक के तरीकों से कहीं कम है। इसके अलावा यह डिटॉक्सिफाई कर सकता है और इसे नेचुरली पॉइजन किया जा सकता है। अंदर जहर देने के अलग अलग तरीके, अलग अलग असर वाली जहर की गोलियां। सच में जियाओ यी की आंखें खोल दी। जियाओ यी बार बार नीचे देखता रहा। जब वह खजाने की किताब के आधे हिस्से पर पहुंचा तो एक टेक्निक दिखाई दी। जहरीली बुराई। जियाओ यी ने थोड़ी हैरानी दिखाई। जहर की बुराई 8 बेकार चीजें। यह एक पंथ की प्रैक्टिस है, लेकिन इसका कोई रैंक नहीं है, क्योंकि यह खुद जहर सम्राट की बनाई टेक्निक थी, लेकिन खुद जहर सम्राट ने भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रैक्टिस में बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन इन थ्योरी को खुद सम्राट ने भी नहीं आजमाया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे काम कर सकती हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि जहर सम्राट ने खुद इसे आजमाया नहीं, बल्कि वह कोशिश नहीं कर सका, क्योंकि इस साधना के तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक खास साधना वाली चीज, जहरीली बुराई का इस्तेमाल करना होगा, और यह दुनिया में सबसे मजबूत किस्म की बुरी आत्माएं हैं। कई तरह की बुरी आत्माएं होती हैं, पॉइजन शाह, आइस शाह, फायर शाह, विंड शाह वगैरह। साथ ही बुरी आत्माओं में भी ताकत और कमजोरी होती है। एक लॉ की तरह इसके भी कई लेवल होते हैं, जैसे सबसे मजबूत, टॉप, फर्स्ट रेट, सेकंड रेट और थर्ड रेट। एमेथिस्ट, स्पिरिट फ्लेम, अर्थ वेन, गोल्डन फायर वगैरह सबसे मजबूत लगते हैं। कोंग किंग हो, लिहो वगैरह सेकंड रेट लपटों में आते हैं। राक्षसों की आग एक थर्ड रेट लॉ होती है।
यही बात बुरी आत्माओं पर भी लागू होती है, जिन्हें मोटे तौर पर इस तरह बांटा गया है। बुरी बुरी आत्माओं को पालने के लिए सबसे मजबूत लेवल की बुरी आत्माओं की जरूरत होती है। लेकिन अब तक पॉइजन सम्राट सबसे मजबूत पॉइजन शाह को नहीं ढूंढ पाया है। उसके पास दूसरा स्थान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने बहुत सारा ब्लैक सी पॉइजन, सोलेटर स्पाइडर पॉइजन और दूसरे पॉइजन का इस्तेमाल किया और अपने तरीकों से उसने जबरदस्ती एक टॉप लेवल जहरीली बुराई पैदा की। इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए करें। इसलिए पॉइजनिंग इविल और 8 डेसोलेशन की कल्टीवेशन मेथड के कई थ्योरेटिकल पहलू हैं जिन्हें तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि पॉइजन एम्परर अभी भी ताकत में 8 कमांडरों में टॉप 3 में आता है। हालांकि जियाओ यी अब पॉइजन इविल बहुआंग टेक्निक देखता है, लेकिन अंदाजा लगाता है कि पॉइजन एम्परर की असली ताकत टॉप 3 से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे डर है कि 8 एम्परर्स का हेड यदि पॉइजन एम्परर को हरा नहीं पाएगा। अगर आप सच में सबसे मजबूत पॉइजन शाह ढूंढ पाते हैं तो इस टेक्निक की पावर काफी कमाल की होगी। इसके अलावा इस प्रैक्टिस के पीछे की कुछ थ्योरीज को सिर्फ पॉइजनिंग इविल से ही कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। आप बिंग शाह, फायर शाह वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही 8 डेसोलेशन के सभी इविल ऑरा एक साथ मिल जाएं और एक तरह की मजबूत इविल में मिल जाएं, यह टेक्निक सच में जबरदस्त है। बहुत बढ़िया, सच में कमाल, नहीं जीनियस। जियाओ यी ने कई बार कहा जहर सम्राट साफ तौर पर दवा और जहर को रिफाइन करने में जीनियस था। दवा और जहर को रिफाइन करने के बारे में उसकी राय काफी अनोखी है। बेशक जियाओ यी अब बस कुछ ही शब्द तारीफ कर सकता है। उसने जहर शाह को कभी सबसे मजबूत लेवल पर नहीं देखा था, न ही वह साधना कर सकता था। इसके अलावा वह ड्रग्स नहीं लेता और उसे इस प्रैक्टिस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जियाओ यी ने हल्की सांस छोड़ी। पूरी बू सुनने के बाद 10,000 जहरों का के वह फिर से साधना में लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने बाद जियाओ यी स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन से बाहर निकला और कमांडर के घर गया। वह जाहिर तौर पर पूछना चाहता था कि क्या कोई खबर है, लेकिन येदी के जवाब ने उसे निराश कर दिया। पूरा 1 महीना हो गया है, आधी खबर भी नहीं है, येदी ने गहरी आवाज में कहा। 15 राज्यों के सरकारी जासूस, 15 मेन हॉल के डेमन हंटर ने यानलॉन्ग ड्रैगन के 16 राज्यों को लगभग पूरी तरह से पलट दिया था और कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? यह कैसे हो सकता है? जियाओ यी चिल्लाया। बड़ी खतरनाक जगह कहाँ है? शायद यह बहुत ठंडी जगह पर एवरनाइट के आइस पैलेस और स्नो स्वॉर्ड गेट की सेनाओं जैसा है। होली मून सेक्ट के बारे में जियाओ यी ने हमेशा अंदाजा लगाया था कि यह एक ऐसी ताकत है जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया था और बाहरी दुनिया से शायद ही कभी बातचीत होती थी। नहीं तो उसके लिए इतने लंबे समय तक ट्रैक करना और कुछ भी न पाना नामुमकिन होता। बड़े सेक्ट और मार्शल पवित्र जगहें जैसे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट, 1000 आई सेक्ट, कुआंगवू सेक्ट, बिंगवू सेक्ट वगैरह सभी मशहूर हैं। लगभग हर कोई नाम जानता है। हालांकि यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट में अनगिनत ताकतें हैं और कुछ ताकतें साफ तौर पर मजबूत हैं लेकिन अनजान हैं। अलग अलग खतरनाक जगहों पर सेक्ट की ताकतों के साथ भी ऐसा ही है। जैसे बिंग पैलेस, जुएदाओमेन और दूसरी ताकतें। ये दोनों ताकतें विशाल और बहुत ठंडी नींद पर समुद्र में एक बूंद के बराबर हैं। बहुत ठंडी जगह पर उनकी शोहरत बहुत है, वे बाहरी दुनिया में ज्यादा जानी मानी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि उनके योद्धा आमतौर पर बहुत ठंडे इलाकों में ही चलते हैं और बाहरी दुनिया से उनका बहुत कम संपर्क होता है। ज्यादा से ज्यादा इसका बिंगवू किंगडम से कुछ कनेक्शन है। हालांकि 16 किंगडम्स इलाके में अभी भी दर्जनों खतरनाक जगहें हैं। कई खतरनाक जगहें हैं और चारों तरफ किसी देश की सीमा नहीं है। इनमें से कई खतरनाक ग्रुप एवरनाइट आइस पैलेस से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनकी रेपुटेशन कम है। वहां कई योद्धा हैं, लेकिन वे शायद ही कभी अपनी खतरनाक जगहों से बाहर निकलते हैं। यह अपने आप में एक खतरनाक जगह थी और यह पहले से ही काफी बड़ी थी। शियाओ यी ने हमेशा अंदाजा लगाया था कि यह इन खतरनाक जगहों पर मौजूद ग्रुप है। येदी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अलग अलग देशों के शाही परिवारों ने टीम को लीड करने के लिए बहुत ताकतवर आदमियों का एक ग्रुप भी भेजा है, जिसके पीछे तियानयुआन इलाके के टॉप मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप है और इन खतरनाक जगहों में घुसने के लिए भेजा है। अलग अलग देशों के ताकतवर लोगों की टीमों ने दर्जनों खतरनाक जगहों पर सर्च किया है। उन्होंने हर खतरनाक जगह पर मशहूर सेक्ट फोर्स से भी खास तौर पर पूछताछ की है। जिस सेक्ट का आपने जिक्र किया वह तो है ही नहीं। नामुमकिन। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। येदी ने भौहें चढ़ाई और कहा, 2 दिन पहले मैंने किले में खास तौर पर फाइलें चेक की थीं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट चाइना सी किला इंसानी योद्धाओं के लिए सबसे जरूरी डिफेंस लाइन है, जिसमें पूरी मेनलैंड से लगभग सभी टॉप योद्धा इकट्ठा होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक यह एक खास मार्शल पावर वाली सेक्ट फोर्स है, हमारे किले का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। बड़ी खतरनाक जगहों पर कम जाने पहचाने सेक्ट भी एक जैसे हैं। जहां तक मेरे अंडर रॉक लीजन की बात है तो कई योद्धा इन खतरनाक जगहों से आते हैं, लेकिन हमारे किले की फाइलों में आपके बताए सेक्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लड़के, तुम बेवकूफ नहीं बनोगे, येदी ने मुंह बनाया और कहा। यह कैसे हो सकता है? जियाओ यी ने आंखें सिकोड़ लीं, आसमान में ठंडक से उसकी मुट्ठियां भींच गई थीं। तीसरा और चैप्टर 652 धूल जम गई। येदी को अलविदा कहकर जियाओ यी अकेले किले में बिना किसी मकसद के घूम रहा था। यानलोंग कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा और बेहिसाब है, जिसमें अरबों खरबों जीव जंतु हैं। अकेले यानगो किंगडम में 36 काउंटी हैं। एक ही काउंटी में सैकड़ों शहर हैं। इसमें अभी भी कई दुर्गम गहरे पहाड़, पुराने जंगल, राक्षसी जंगल और दूसरे बड़े इलाके शामिल नहीं हैं। हर तरह की खतरनाक जगहों के अलावा जहां जाया नहीं जा सकता, पूरा यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि उसे जोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप किसी फ्री मार्शल आर्टिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप गुफाओं के गहरे दायरे और टूटे हुए गहरे दायरे में होंगे। हालांकि यह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिर एक लिमिट तो होती ही है। कुछ समय पहले जब जियाओ यी बेशान काउंटी में था तो वह भी इस दुनिया की विशालता को देखकर हैरान था। हालांकि अपने मौजूदा लेवल पर उसकी सोच बहुत बदल गई है। एक सच में ताकतवर योद्धा के साधन सोच से भी परे हैं। एक्सट्रीम दायरे में एक ताकतवर इंसान के लिए यानलॉन्ग के पूरे 16 राज्यों में घूमना और हर कोने में घूमना मुश्किल नहीं है। 16 राज्यों, 16 हंटिंग डेमन हॉल के मेन हॉल को मिलकर एक्सप्लोर करना इन सभी जगहों को आसानी से सर्च करने के लिए काफी है। लेकिन अब भी कोई खबर नहीं है। क्या तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है? जियाओ यी ने खुद से कहा। नामुमकिन। कहा है, जियाओ यी ने दांत पीसते हुए कहा। आखिर यह दुनिया आम एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करना कुछ हद तक खतरनाक रूप से नामुमकिन है। शायद यह जरूरी नहीं कि कुछ और छिपी हुई और खतरनाक जगहों पर हो। 16 देशों के ऑफिशियल स्काउट्स, ताकत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टॉप एक्सट्रीम ट्रिपल योद्धा है। बेहतर है कि तुम अकेले ही ट्रिप पर जाओ। जियाओ यी ने आह भरी। यही उसकी आखिरी उम्मीद है।
हक अचानक जियाओ यी को कुछ सूझा और वह अचानक रुक गया। शायद, जियाओ यी ने मन ही मन कहा। तुरंत वह आकृति चमकी और कियानमियाओ किले की ओर चली गई। 16 किले, सभी पुरानी आत्माएं इकट्ठा हो रही हैं। बेशक इसका असर डेमन हंटिंग पैलेस के मेन हॉल की बड़ी लाइन से कहीं कम है। इस समय कियानमियाओ किले की बनावट में एक सुंदर महिला बनावट में पालथी मारकर बैठी थी, चुपचाप प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, महिला को बड़ी बनावट के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई और उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली। जियांजोंग तियानजियाओ जियाओ यी महिला ने बड़ी बनावट के बाहर यंग मास्टर पियान पियान को देखा और वह हैरान रह गई। लड़की जियू, बहुत समय हो गया मिलते हुए, जियाओ यी ने धीरे से कहा। हम शांगगुआन जियू चमकी, बनावट से बाहर निकली और ठंडी सांस ली। बहुत समय हो गया, उम्मीद है ऐसा कभी नहीं होगा। क्या? यंग मास्टर जियाओ यी आज जियू के जोक्स देखने आए थे? उस दिन यानवू किले में जो हुआ उसे सोचकर वह अब भी गुस्से में थी। वह गुस्से में मुसीबत ढूंढ रही थी, लेकिन सभी तियानजियाओ की नजरों में वह एक चाल और अपनी इज्जत खो बैठी। लड़की जियू ने कहा और हंस पड़ी। जियू यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आज यहाँ आ रही हूँ और कुछ मांग रही हूँ। सब कुछ मांगो। शांगगुआन जियू ने जियाओ यी का चेहरा दिखाए बिना मुंह बनाया। जियू को नहीं लगता कि वह मशहूर जुड़वा बच्चों में से किसी एक को पाने में मदद कर सकती है। अगर आप सिर्फ जियू को चिढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज वापस आ जाओ, यंग मास्टर जियू यी। जियू यी गुस्से से मुस्कुराई और कहा, लड़की जियू को गलतफहमी हुई है, सच में मांगने के लिए कुछ है? हाँ, शांगगुआन जियू ने जियाओ यी से सीरियस होकर पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मैं अक्सर सुनता हूँ कि मिस जियू के पास बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। शांगगुआन जियू ने ठंडे अंदाज में बीच में टोका, यंग मास्टर जियाओ यी को कुछ कहना है। जियू उतना पावरफुल नहीं है जितना तुमने कहा। कम से कम मैं यंग मास्टर जियाओ यी को नहीं देख सकता और मुझे बुरा बर्ताव और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। जियाओ यी हंसा। इस समय शांगगुआन जियू कांटेदार हो गया था। औरतें सच में कंजूस होती हैं। मैं मिस जियू से कहना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए कोई ढूंढ दें, जियाओ यी ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह मुमकिन है या नहीं। किसी को ढूंढ रहे हो? शांगगुआन जियू हैरान रह गया और फिर मजाक में कहा, तो बस इतना ही। लड़की जियू को पता है? जियाओ यी थोड़ा हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? शांगगुआन जियू मुस्कुराया। यंग मास्टर जियू आजकल बहुत शोर मचा रहे हैं। हमने खास तौर पर सभी कमांडरों और मेन हॉल के मास्टर्स को बुलाया है। इतनी बड़ी लड़ाई, लेकिन बस किसी को ढूंढ रहे हैं। जियू ने इसके बारे में सुना है। बेशक मुझे कहना होगा कि यंग मास्टर जियू की अभी की काबिलियत सच में कमाल की है। एक बात, कई सीनियर्स एक के बाद एक मदद करें। टीएसके। लड़की जियू हंस पड़ी। जियाओ यी ने सीरियसली कहा, लापता लोगों की बात? हाँ, शांगगुआन जियू ने सिर हिलाया और बीच में टोका। जियाओ यी बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मिस लाओ जियू हैं। पहले थैंक यू मत कहना। शांगगुआन जियू ने फिर से मजाक दिखाते हुए हाथ हिलाया। जियू और यंग मास्टर जियाओ यी रिश्तेदार नहीं है और उनका कोई रिश्ता भी नहीं है, इसलिए वे बेकार में मदद नहीं करेंगे। जियाओ यी मुस्कुराई और बोली, यह तो आम बात है, बस वही कहो जो मिस जियू चाहती हैं। जियाओ का पवित्र शिष्य एक बैंगनी मार्शल आत्मा है जिसके अद्भुत प्रभाव हैं। जियाओ यी को कीमत चुकाने की परवाह नहीं थी। ताजा शांगगुआन जियू मुस्कुराया, मैं चाहता हूं कि यंग मास्टर जियाओ यी मुझसे एक रिक्वेस्ट का वादा करें। क्या जरूरत है? जियाओ यी ने पूछा। मुझे अभी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं भविष्य में इसे बताना चाहूंगा, शांगगुआन जियू ने मजाक किया। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। एक रिक्वेस्ट जो कभी तय नहीं की गई हो, वह एक बेतहाशा मांगी गई कीमत से अलग नहीं है। मिस जियू की कीमत बहुत ज्यादा है, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। बहुत ज्यादा? शांगगुआन जियू ने मजाक उड़ाया। जितना यंग मास्टर जियाओ यी ने मुझे सबके सामने चोट पहुंचाई, उतनी ज्यादा नहीं हो सकती। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, इस तरह अगर मिस जियू भविष्य में जाई को मरने देती हैं तो क्या उन्हें अपनी रिक्वेस्ट पूरी करनी होगी? यंग मास्टर जियाओ यी ने कुछ सीरियसली कहा है। शांगगुआन जियू मजाक में मुस्कुराई। जियू की आगे की रिक्वेस्ट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो यंग मास्टर जियाओ यी कर सकें और इससे यंग मास्टर जियाओ यी को शर्मिंदगी नहीं होगी। इसके अलावा अगर जियू इस बार किसी को ढूंढने में मदद करता है, अगर वह किसी को नहीं ढूंढ पाता है तो यह रिक्वेस्ट रद्द हो जाएगी। क्या यह मुमकिन है? अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो यह इनवैलिड हो जाएगी। शांगगुआन जियू का लहजा कॉन्फिडेंस से भरा था। जियाओ यी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है। रिफ्रेशिंग। शांगगुआन जियू मुस्कुराई और बोली, मैं यंग मास्टर जियाओ यी से यह भी कहती हूँ कि वह आपको उस व्यक्ति का पोर्ट्रेट दिखाएं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया और पोर्ट्रेट निकाला। शांगगुआन जियू ने एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया। अचानक एक पर्पल चमक हवा में भर गई। किले के ऊपर ठंडी चांदनी चमक रही थी। मेरी आंखें कुछ मार्शल आर्ट्स को तोड़ सकती हैं, इसका आसमान और चांद से हल्का सा कनेक्शन भी हो सकता है और चांद का रिफ्लेक्शन भी देख सकती हैं। दूसरे शब्दों में, मैं इस तारों भरे आसमान के नीचे सब कुछ देख सकती हूँ। जैसे ही शांगगुआन जियू ने कहा, उसका चेहरा थोड़ा घूमने लगा। पहले उसने बाईं ओर देखा और बहुत देर तक घूरता रहा, सिर हिलाकर उसने पीछे देखा। वह बहुत देर तक घूरता रहा, सिर हिलाया और दाईं ओर देखा। एक और काफी देर बाद उसका चेहरा बदसूरत लगने लगा। यह भी नहीं, यंग मास्टर जियाओ यी, क्या आप जियाओ नहीं खेल रहे हैं? शांगगुआन जियू ने कहा। वह चेहरा वापस सामने की ओर घूमने लगा। हाँ, यह ठीक नहीं है। शांगगुआन जियू का चेहरा अचानक चौंक गया। क्या बात है? जियाओ यी ने जल्दी से पूछा। यहाँ शांगगुआन जियू चिल्लाई, उसकी आवाज अचानक चिंता में बदल गई, यह बहुत दूर है। बहुत दूर? मेरी ताकत खत्म होने वाली है। शांगगुआन जियू काफी देर से चारों तरफ देख रही थी, शरीर की बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही थी। इस समय उसने आगे देखा, उसका ऑरा अचानक कम हो गया। उसकी सांसें कमजोर होने लगीं। साफ है कि युआन ली खत्म होने वाला है। शियाओ यी चौंक गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शरीर में क्यूई स्प्रिंग की ताकत बाहर निकल रही थी। शांगगुआन जियू की सांसें अचानक शांत हो गईं। कुछ गड़बड़ है। शियाओ यी भी उतना ही हैरान था। उसने पाया कि शांगगुआन जियू के शरीर में एक भयानक सक्शन फोर्स थी जो लगातार उसकी बाह के जरिए उसकी अपनी अंदरूनी एनर्जी को सोख रही थी। उसके शरीर में मौजूद विशाल क्यूई स्प्रिंग की अनगिनत ताकत के साथ यह ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इससे यह साबित हुआ कि शांगगुआन जियू खुद इस समय बहुत ही भयानक स्पीड से अपनी एनर्जी खर्च कर रही थी। फुस! जियाओ यी के हाथ में एक चमकी और ब्लिजर्ड स्वॉर्ड हवा से प्रकट हो गई। ब्लिजर्ड स्वॉर्ड के अंदर की जबरदस्त पावर बाहर आ गई। उसी समय जियाओ यी की आंखों में सीन अचानक बदल गया। मेरी आंखों में सब कुछ बहुत तेज स्पीड से पीछे जा रहा है। नहीं, सही कहूं तो यह शांगगुआन जियू की आंखें होनी चाहिए जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लाइन ऑफ साइट दूर तक आगे बढ़ रही है।
उस स्पीड से मुझे डर है कि यह एक ही सांस में हजारों मील ऊपर कूद जाएगी। कोई हैरानी नहीं कि खर्च हुई एनर्जी इतनी भयानक हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मेरी नजर धीरे धीरे धीमी होने में कितना समय लगा। एक एंटीक कमरा है। सीन थोड़ा धुंधला है, लेकिन जियाओ यी एक नजर में देख सकता था कि कमरे में पालथी मारकर बैठी एक जवान औरत वही यी थी जिसे वह बहुत समय से ढूंढ रहा था। यी के सामने एक खूबसूरत औरत कुछ कह रही थी। कहीं दूर एक दरवाजा, एक कमरा। यी औरत ने गंभीरता से कहा, अभी भी उस बदबूदार लड़के के बारे में सोच रही हो? अब जब तुम होली मून सेक्ट के संत के तौर पर महान हो तो मुझे यह विरासत में मिलना चाहिए और तुम भविष्य में होली मून के सेक्ट मास्टर बनोगे। वह बच्चा तुम्हारे लायक नहीं है, उसे भूल जाओ। जवान औरत ने हल्के से सिर हिलाया, बेटा मेरे पास आएगा। तुम? औरत का चेहरा उतर गया। अनगिनत बार जब उसने यह कहा तो यी ने हमेशा बिल्कुल वही जवाब दिया, न तो नाराजगी से और न ही बेपरवाही से, कहा बेटा मेरे पास आएगा। उस जिद ने औरत को गुस्सा दिला दिया। लेकिन वैसे यह उसकी पसंदीदा शिष्या है, एक अच्छे व्यवहार वाली और प्यारी लड़की, वह गुस्सा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, महिला ने आह भरी, फिर जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ज्यादा से ज्यादा 10 साल के अंदर अगर वह बच्चा नहीं आ सका है पवित्र चंद्र संप्रदाय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, औरत के चेहरे पर मुस्कान आई और वह अचानक रुक गई। लिंगयू ने कमरे के एक कोने में हवा को देखा। युवती ने अचानक भौहें चढ़ाई और कमरे के कोने को शक से देखा। गुस्ताखी, औरत ने अचानक हवा में ठंडी चीख मारी। हवा में एक दबी हुई आवाज और दर्द की चीख थी। मेरा बेटा, युवती अचानक चिल्लाई। जासूस? घबरा गया, औरत ने ठंडी सांस ली। बूम! जियाओ यी के मन में बस एक दहाड़ महसूस हुई और उसकी आंखें तेजी से पीछे हट गईं। पफ! जब उसकी आंखों में सीन नॉर्मल हुआ तो उसने मुंह भर खून थूका और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। पहले और चैप्टर 653 स्पेस टर्बुलेंस के पार। पफ! जियाओ यी ने मुंह भर खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह डरावना है। अभी उस औरत ने कोई खास तरीका इस्तेमाल नहीं किया था। यह बस एक और था जिससे उसके शरीर में खून दौड़ गया था और वह सीधे घायल हो गया था। वह मोमेंटम समझ से बाहर है। जियाओ यी को तो यह भी लगा कि जो उसने देखा वह कोई औरत नहीं बल्कि एक बड़ा समंदर था, एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला रात का आसमान था। एक तरफ शांगगुआन जियू जमीन पर बैठ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके मुंह के कोने खून से लथपथ थे, उसका एक्सप्रेशन घबराहट से भरा था। ठीक है। कितना भयानक! उसकी आंखें अनगिनत दूरियां पार कर गईं। उसकी आंखों से ही जियाओ यी दूर के ग्रुप को देख पा रहा था। इस वजह से उसने उस औरत का ऑरा ज्यादा सीधे महसूस किया। उस मोमेंटम से जियाओ यी भी हैरान रह गया, सीधे उसका सामना करने की तो बात ही छोड़ दें। डरो मत, जियाओ यी ने उसे उठाया और धीरे से दिलासा दिया। नहीं नहीं। शांगगुआन जियू का पूरा शरीर कांप उठा। वह मोमेंटम बहुत मजबूत। मत! शांगगुआन जियू चिल्लाया और जियाओ यी को कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं, जियाओ यी पहले तो चौंक गया, फिर धीरे से दिलासा दिया। वह जानता है कि वह औरत कितनी मजबूत है। शांगगुआन जियू की आंखों का इस मोमेंटम का सीधे सामना करना खाई में डूबने से कम नहीं है। इस तरह का बेकाबू निकलने का एहसास इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। काफी देर बाद शांगगुआन जियू ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को संभाला, धीरे धीरे सांस लेते हुए। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने हल्के से पूछा। हाँ, शांगगुआन जियू ने सिर हिलाया। पता नहीं क्यों उसके सामने वाले आदमी की छाती ने उसे एक अजीब सी सुरक्षा और गर्माहट का एहसास दिया। यह कोई भावना नहीं है, बस एक सहज ज्ञान है। वह उस एहसास को बता नहीं सकती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर अभी उसे असली मुश्किल का सामना भी करना पड़े तो उसके सामने वाला आदमी उसे बचा सकता है। यह एक भरोसेमंद और ताकतवर एहसास है। इस तरह की ताकत उसके सामने वाले आदमी की मेहनत से नहीं आती, लेकिन उसके सामने वाले आदमी से। एक ऐसा एहसास जिसे बताया नहीं जा सकता। अगर ठीक हो तो मिस जियू शायद अपने हाथ आराम से रख सकती हैं, जियाओ यी ने धीरे से कहा। तभी शांगगुआन जियू ने रिएक्ट किया, उसने जियाओ यी को कसकर गले लगा लिया। एक्सक्यूज मी। शांगगुआन जियू ने जल्दी से पीछे से इशारा किया, अजीब तरह से मुस्कुराई और फिर जियाओ यी की तरफ देखा। उसे मानना पड़ा कि उसके सामने वाला आदमी बहुत हैंडसम था और उसकी धूल की खुशबू लोगों को हैरान कर देती थी। यह सोचकर वह शर्माए बिना नहीं रह सकी। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। शांगगुआन जियू का चेहरा लाल देखकर उसने पूछा, क्या मिस जियू को कोई तकलीफ है? क्या मैं आपके लिए चेक कर सकता हूँ? वह एक हाई ग्रेड फार्मासिस्ट है और उसे अभी भी शांगगुआन जियू से कुछ पूछना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, शांगगुआन जियू ने अपना सिर हिलाया, नॉर्मल हो गई। यह अच्छा है, जियाओ यी ने सिर हिलाया और पूछा, वह सेक्ट अभी कहाँ है? यह शांगगुआन जियू की आंखें थीं जो सच में दूर तक झांक रही थीं। जियाओ यी ने बस उसकी नजर का पीछा किया और एक साथ जासूसी की। शांगगुआन जियू ने अपना हाथ बढ़ाया और सामने की ओर इशारा किया। आगे वह चमका टुकड़ा है जो उथल पुथल और ताकत से भरा है। वहां कभी न खत्म होने वाले काले सागर के आखिर में वह रुकावट जो आसमान और धरती के बीच बेहिसाब लगती थी। यह जगह की उथल पुथल है। स्पेस के उथल पुथल भरे बहाव के बाहर शांगगुआन जियू ने गहरी आवाज में कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। वह यह जानता था। अभी अभी शांगगुआन जियू की आंखों की नजर से वह दूर तक देख रहा था और उसने इस स्पेस की उथल पुथल के पार की दूरी पार कर ली थी। यह यहाँ से कितनी दूर है? जियाओ यी ने पूछा। यही जियाओ यी पूछना चाहता था। बहुत दूर, शांगगुआन जियू ने जवाब दिया। क्या यह सही हो सकता है? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। शांगगुआन जियू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह बहुत दूर है, बहुत दूर, इतना दूर कि मुझे पक्का नहीं पता। नहीं, शांगगुआन जियू ने कहा, यह कहना चाहिए कि दूरी मेरी समझ से बहुत ज्यादा है। समझ के दायरे से बाहर? कितनी दूर है? जियाओ यी थोड़ी देर चुप रहा, उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, लाओ जियू मदद के लिए यहाँ है। भविष्य में मैं कुछ मांगूंगा, भले ही मुझे वह मिल जाए। अलविदा। शांगगुआन जियू ने भी अपने हाथ जोड़े। जियाओ यी की शक्ल चमकी, फिर वह मुड़ा और चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी दूर है। तुम्हें बस यह जानना है कि पवित्र मून सेक्ट इस स्पेस के अशांत बहाव से बाहर है। चाहे कितनी भी दूर हो, वह आखिरकार वहां जाएगा। इस समय जियाओ यी ईस्ट चाइना सी किले से निकला और यानबू किंगडम लौट आया। उसे यह पता लगाना था कि स्पेस के अशांत बहाव के बाहर क्या हो रहा है। पुराने जमाने में इंसानी योद्धाओं और गहरे राक्षसों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई की वजह से अंतरिक्ष का तूफानी बहाव पीछे छूट गया था। जब पुराने राज की बात आती है तो भगवान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कुछ दिन पहले हंटिंग डेमन पैलेस के हॉल मास्टर किले से निकल चुके थे। पूरे रास्ते उड़कर आए, लेकिन कुछ ही घंटों में जियाओ यी राजधानी के बाहर लौट आया।
मुझे एक सुनसान जगह मिली, मैंने अपने कपड़े बदले, भूत का मास्क पहना और डेमन हंटिंग हॉल लौट आया। हंटिंग डेमन हॉल मास्टर के ऑफिस रूम में। जियाओ यी ने दरवाजा खटखटाया और फिर धक्का देकर अंदर आ गया। लॉर्ड हमेशा की तरह टेबल पर फाइलें देख रहे थे। जियाओ यी को आते देखकर हॉल मास्टर जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान हुआ। ओह, बदबूदार लड़के, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, क्या इतनी जल्दी बाहर आना काफी है? हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, हॉल मास्टर, इस बार बच्चा आया है, कुछ पूछना है? ओह, क्या बात है? हॉल मास्टर ने हाथ में रखी फाइल नीचे रखी और दिलचस्पी से पूछा। जियाओ यी रुका और गंभीरता से बोला, क्या इस दुनिया में और भी महाद्वीप हैं? हॉल मास्टर हैरान रह गया, जाहिर तौर पर जियाओ यी की समस्या से थोड़ा हैरान था। काफी देर बाद लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या महल का मालिक बच्चे को धोखा दे रहा है? हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? हर जियाओ यी अचानक हैरान हो गया। लॉर्ड का चेहरा सीरियस था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। क्या महल के मालिक को नहीं पता कि उस स्पेस टर्बुलेंस के अलावा भी कोई जगह है? जियाओ यी ने कुछ देर सोचा और अपना शक जाहिर करने का फैसला किया। यह बात सुनकर हॉल मास्टर चौंक गया। स्पेस टर्बुलेंस के बाहर? तुम्हें ये बातें किसने बताई? मुझे किसी ने नहीं बताया, यह बस गलती से पता चल गया था। जियाओ यी के चेहरे पर खुशी थी और हॉल मास्टर के रिएक्शन से उसे पता चला कि हॉल मास्टर को स्पेस टर्बुलेंस के अलावा भी कुछ पता था। गलती से मिल गया। हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाई। हॉल मास्टर को पता है कि स्पेस टर्बुलेंस के बाहर एक और दुनिया है ना? जियाओ यी ने पूछा। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें भविष्य में सीक्रेट के बारे में बताने का प्लान बनाया था। छोड़ो, क्योंकि तुम अभी पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें अभी वही बताता हूँ। बैठो। जियाओ यी ने सिर हिलाया और उसके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। जाहिर है मेन हॉल के सीक्रेट्स कुछ शब्दों में नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि लाइफ एंड डेथ पास क्या है? हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। आज मैं तुम्हें ये बातें एक साथ बताऊंगा। हॉल मास्टर ने जियाओ यी को सीरियसली देखा। एक और सेकंड। चैप्टर 654, असली यानलॉन कॉन्टिनेंट। महल का मालिक बेचैनी से चुपचाप बैठा था, जैसे अपने विचारों को सुलझा रहा हो। एक तरफ जियाओ यी ने उसकी बात नहीं काटी, बल्कि चुपचाप इंतजार किया। काफी देर बाद महल के मालिक ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, स्पेस का टर्बुलेंस कैसे बनता है, तुम्हें नहीं पता? साफ है। जियाओ यी ने सिर हिलाया। अनगिनत साल पहले इंसानी नस्ल की कुछ सबसे ताकतवर ताकतों ने दानव नस्ल के कुछ सबसे ताकतवर राक्षस जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दोनों तरफ की लड़ाई से दुनिया बिखर गई और दुनिया भर की मार्शल आर्ट की ताकतें और नियमों की ताकतें भी टुकड़े टुकड़े हो गईं। इसके साथ ही पूरा स्पेस टुकड़े टुकड़े हो गया है। स्पेस टर्बुलेंस उस साल की लड़ाई से बचा था और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यह बात किले के योद्धाओं के बारे में हर कोई जानता है। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारे अभी के लेवल से तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की लड़ाई में इतनी ताकत हो सकती है? यह जियाओ यी थोड़ा हिचकिचाया और बोला, पुराने जमाने में इंसानी ताकत बहुत ज्यादा होती है। उस लेवल का पावर हाउस, मुझे डर है कि हाथ हिलाने से पहाड़ और जमीन टूट सकती है। बस और नहीं, महल के मास्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम मार्शल आर्ट की ताकत से मार सकते हो और जगह ढह जाए तो यह लड़ाई पूरे यानलॉन्ग 16 किंगडम्स एरिया को खत्म करने के लिए काफी है। यहाँ तक कि यानलॉन्ग के 16 किंगडम्स का पूरा एरिया पूरी तरह से राख में बदल गया था। हाँ, जियाओ यी का चेहरा चौंक गया। उसने इसके बारे में सोचा। पुराने जमाने में लड़ाई इतनी ताकतवर हो सकती है। हिस्सा लेने वालों को सेलेस्टियल रेन से ऊपर मजबूत होना चाहिए। कम से कम एक्सट्रीम रियल्म के योद्धा तो ऐसा करने में काबिल नहीं है। 10% मार्शल आर्ट पावर को कंट्रोल करके ही आसमानी दुनिया में एंट्री की जा सकती है, लेकिन 10% मार्शल आर्ट पावर को कंट्रोल करके कभी भी आसमानी और जमीनी मार्शल आर्ट की ताकत को तोड़ने की ताकत नहीं हो सकती। इससे यह साबित होता है कि लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कोई आम आसमानी दुनिया के लोग नहीं हैं और शायद आसमानी दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल के भी हों। शियाओ यी सोच भी नहीं सकता था कि आसमानी चोटी का मार्शल आर्टिस्ट कितना ताकतवर होगा। बेशक यह सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में अगर ईस्ट चाइना सी के किनारे लड़ाई छिड़ जाती तो यह यानलॉन्ग के 16 राज्यों के पूरे इलाके को जरूर राख में बदल देती। यानलॉन्ग के 16 राज्यों का इलाका, जिसमें दर्जनों खतरनाक जगहें शामिल थीं, बहुत बड़ा लगता था, लेकिन असल में असली ताकतवर लोगों की नजर में यह बहुत ज्यादा अजीब नहीं है। कम से कम अगर शेनवू किंग और पैलेस मास्टर के लेवल के पावर हाउस बड़ी संख्या में ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो वे एक साल में इस बड़े एरिया को जरूर खत्म कर पाएंगे। पुराने माने में आसमान से ऊपर के उन पावर हाउस का तो जिक्र ही नहीं। इस समय हॉल मास्टर ने आगे कहा, अब क्या तुम्हें 16 राज्यों में कोई गड़बड़ दिख रही है? हालांकि लड़ाई पुराने जमाने में हुई थी, लेकिन उस तरह की लड़ाई ढही हुई जगह अशांति में बदल गई और अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर विस्फोट पूरा हो गया है तो यह धरती का ढहना, पहाड़ों का विनाश और यहाँ तक कि नदियों का भी खत्म होना होगा। उन निशानों को हजारों सालों तक मिटाया नहीं जा सका। नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और उसके दिल में एक अविश्वसनीय विचार आया। अपने दिमाग से उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पैलेस मास्टर क्या कहना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ यी ने हैरानी से हॉल मास्टर को देखा? बुरा नहीं है, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, वह लड़ाई जहां असली लड़ाई हुई थी वह ईस्ट चाइना सी का किनारा बिल्कुल नहीं था। ईस्ट चाइना सी का किनारा सिर्फ लड़ाई के बाद के असर से ही प्रभावित होता है। इस जियाओ यी ने एक सांस ली और कहा, जिस जगह असली लड़ाई हुई थी वह उस जगह की हलचल से बाहर है। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। वह कहाँ है? जियाओ यी ने पूछा। वह जानता था कि पैलेस मास्टर के अगले शब्द पुराने जमाने के राज होंगे जो असली बाहरी लोग नहीं जानते। झोंग्यू, हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, और यह रहा ईस्टर्न रीजन। झोंग्यू, क्या वह कोई दूसरा कॉन्टिनेंट है? जियाओ यी ने मुंह बनाकर पूछा। नहीं, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, यानलोंग कॉन्टिनेंट भी वही है, बस जगह अलग है। यह असल में पूरे कॉन्टिनेंट का सेंटर है और हमारा ईस्टर्न रीजन यहाँ मेनलैंड के पूरब में है। यानलोंग के 16 किंगडम, सही सी कहें तो इसे ईस्टर्न रीजन के 16 किंगडम होना चाहिए, और ईस्टर्न रीजन तो बस एक कोना है, एक कोने में। सेंट्रल रीजन पूरे कॉन्टिनेंट का कोर है। इसका एरिया ईस्टर्न रीजन से 10 मिलियन गुना से भी ज्यादा बड़ा है। क्या? जियाओ यी चौंक गया। 1000 गुना? 10,000 गुना? पूरा यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट नहीं, या दूसरे शब्दों में मिडिल टेरिटरी, यह कितना बड़ा है? हॉल मास्टर रुका और बोला, अगला दूसरा सवाल है जिंदगी और मौत। सो कॉल्ड जिंदगी और मौत का पास असल में उतना रहस्यमय नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सोचो, यह बस एक तरीका है जो ईस्टर्न रीजन में हमारी तरफ के योद्धाओं को इस्तेमाल करना पड़ता था।
शरीर मार्शल आर्ट में पिघल जाता है और शरीर ताऊ बन जाता है। ईस्टर्न रीजन में हमारी तरफ पुराने युद्ध के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट आखिरी बार टूट गई थी, पूरी नहीं हो पाई। तो चाहे आपका टैलेंट कुछ भी हो, चाहे आपके टैलेंट और बुरे लोग कुछ भी हो, आखिर में आप पीक मार्शल आर्ट पावर का सिर्फ 90% ही कंट्रोल कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आखिरी निशान भी नहीं है और उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीम दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट की पावर जुड़ जाती है। हम इसका उल्टा करते हैं, अपनी जिंदगी को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की मार्शल आर्ट्स के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। पावरफुल समझ के तहत अपनी मार्शल आर्ट्स का आखिरी निशान बनाने की कोशिश करना। बस यह तरीका बहुत खतरनाक है। अगर तुम मार्शल आर्ट्स में हो, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम दब जाओगे, तुम्हारा मन दुनिया में खो जाएगा और तुम्हारा शरीर गिर जाएगा। यह सुनकर जियाओ यी का चेहरा अचानक बदल गया। मार्शल आर्ट्स की ताकत स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत है। इसे खोजना और बनाना इतना आसान कैसे हो सकता है? महल के मालिक ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आमतौर पर एक ऐसा तरीका है जिसे सिर्फ एक्सट्रीम स्टेज के योद्धा ही कंट्रोल कर सकते हैं। यह सिर्फ पोलर दायरे के बाद के स्टेज में ही होता है कि जिंदगी और मौत का रास्ता बंद हो सकता है। तुम अभी बहुत दूर हो। जियाओ यी ने सिर हिलाया, वह अभी परेशान नहीं था। हालांकि जब उसे याद आया तो पैलेस मास्टर की अभी अभी कही बातें थोड़ी अजीब लगी। हमारे ईस्टर्न मार्शल आर्टिस्ट का आखिरी सहारा क्या है? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, क्या यह दूसरी जगहों के लिए जरूरी नहीं है? हाँ, पैलेस मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। ईस्टर्न रीजन में हमारी तरफ मार्शल आर्ट की थोड़ी ताकत की कमी है। सभी योद्धा आकाशीय ध्रुव के दायरे में फंस जाएंगे, धीरे धीरे सभी तरह की विरासत और अलग अलग तरीके गायब हो जाएंगे और उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और बीच का इलाका, हालांकि यह युद्ध शुरू होने का सेंटर है, लेकिन यह कॉन्टिनेंट का सबसे सेंटर है जो पूरे कॉन्टिनेंट की ताकत को समेटे हुए है। तो युद्ध के बाद वहां की टूटी हुई मार्शल आर्ट की ताकत अपने आप ठीक हो जाएगी। वहां के योद्धाओं को साधना और तोड़ना यहाँ के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। वहां की विरासत कभी खोई नहीं है। यानलोंग कॉन्टिनेंट का सारा असली रोमांच यही है। जैसा कि हॉल मास्टर ने कहा, उसकी आंखें चाहत से भरी थीं। कोई भी असली योद्धा उस अद्भुत चीज के लिए तरसेगा। लेकिन काफी देर बाद महल के मालिक की आंखों में चाहत धुंधली हो गई। महल के मालिक ने फिर से अपना मुंह खोला। स्पेस के अशांत बहाव ने हमारे ईस्टर्न रीजन को पूरी तरह से रोक दिया है। अगर आप ईस्टर्न रीजन जाना चाहते हैं तो आपको स्पेस के अशांत बहाव से होकर यात्रा करनी होगी। हालांकि स्पेस का अशांति बहुत उग्र, हिंसक और खतरनाक है। कम से कम आपके पास दिव्य क्षेत्र की ताकत होनी चाहिए ताकि आप आत्मविश्वास के साथ वहां से गुजर सकें। केवल सेंट्रल टेरिटोरी में जाकर ही आप पूरी मार्शल आर्ट का आखिरी निशान पा सकते हैं और दिव्य क्षेत्र को हासिल कर सकते हैं। आप दिव्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते और आप सेंट्रल रीजन में नहीं जा सकते। यह एक अनथीन हो गया है, लू। हॉल मास्टर के कहने के बाद उसने गहरी सांस ली। जियाओ यी का चेहरा गंभीर था। आज हॉल मास्टर ने जो पुराने राज बताए, उन्होंने उसे सच में चौंका दिया। लेकिन वैसे भी वह पहले से ही जानता था कि उस स्पेस टर्बुलेंस के बाहर क्या हो रहा है। अब उसे वह करना है जो उसे करना चाहिए। हॉल मास्टर, मैं मिडिल डोमेन जाना चाहता हूं, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। महल के मालिक को जियाओ यी की बातों का पहले से अंदाजा था और उसने सिर हिलाया। जाओ, जब तक तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया, फिर उठकर सैल्यूट किया। अगर कुछ जरूरी नहीं है तो बच्चा पहले निकल जाएगा। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। जियाओ यी मुड़ा और चला गया। हालांकि कमरे के दरवाजे तक पहुंचने के ठीक बाद उसके पीछे महल के मालिक की आवाज आई। जियाओ यी। जियाओ यी, जो बाहर निकलने ही वाला था, कमरे में एक तेज कदम की आहट आई। सिर थोड़ा घुमाकर उसने गहरी आवाज में कहा, हॉल मास्टर जियांजों के तियांजियाओं को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन बुरा नहीं है। हॉल मास्टर मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, मुझे पैलेस मास्टर का मतलब समझ नहीं आया। फिर लॉर्ड हंसे, मुझे लगता है कि मैं गलत अंदाजा नहीं लगाऊंगा, या क्या तुम मुझे गलत साबित करने के लिए अपना मास्क उतार सकते हो? बेशक तुम मुझे नहीं चाहते और मैं जबरदस्ती नहीं करता। जियाओ यी ने सीधे हॉल मास्टर की तरफ देखा और एक पल के लिए चुप रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और भूत का मास्क उतार दिया। तीसरा और चैप्टर 655 जाना है। मास्क धीरे धीरे हटाया गया। अंदर जियाओ यी का हैंडसम चेहरा सामने आया। बिल्कुल, हॉल मास्टर अचानक मुस्कुराया, मैंने सच में गलत अंदाजा नहीं लगाया था। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, हॉल मास्टर को पक्का यकीन नहीं है, वह बस मुझे धोखा दे रहा है। जाहिर है मुझे पक्का नहीं है, बस अंदाजा लगाओ। हॉल मास्टर मुस्कुराया। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, एक अजीब सी मुस्कान दी और भूत का मास्क हटा दिया। असल में बहुत पहले ही हॉल मास्टर आसानी से अपनी पहचान पता लगा सकता था। सिर्फ उसके दिए गए डेमन हंटिंग ऑर्डर से ही जियाओ परिवार को ढूंढा जा सकता है और उसकी पहचान भी पता चल सकती है। बस बात यह है कि महल के मालिक ने चेक नहीं किया और जियाओ यी को काफी इज्जत नहीं दी। बेशक जियाओ यी को पहले एक और पहचान की जरूरत थी, बस जियाओ परिवार और कुछ लोगों को बचाने के लिए। अब यह पहचान इतनी जरूरी नहीं रही। लेकिन जियाओ यी हमेशा सावधान रहा है। अगर जरूरी नहीं हुआ तो वह जाहिर है कि ये जियाओ की भारी पहचान को सामने नहीं लाएगा। असल में मैंने पहले भी बहुत सारे अंदाजे लगाए थे। महल के मालिक ने जियाओ यी को देखा और उसकी आंखों में खुशी और तारीफ और भी गहरी हो गई। जुड़वा बच्चों के बीच कई इत्तेफाक होते हैं, लेकिन मुझे कभी पक्का यकीन नहीं हुआ। यह मानना तो दूर की बात है कि जुड़वा बच्चे एक ही इंसान होंगे। कई लोगों ने अंदाजा लगाया है कि जुड़वा बच्चे एक ही इंसान हैं। लेकिन आग के जानवर को कंट्रोल करने वाले 3 शब्दों की वजह से यह बात दूर हो गई। महल का मालिक बेशक पूर्वी इलाके का सबसे ज्यादा जानकार इंसान है। इस उम्र में भी वह पहले से ही एक दूर की सोचने वाला बूढ़ा लोमड़ी है। उसकी सोच का लेवल बाहर वालों से कहीं ज्यादा है। सोच और विचार दूसरों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। आग को कंट्रोल करने वाला जानवर, ये 3 शब्द उसके विचारों को दूर करने के लिए काफी नहीं थे। बस एक ही चीज थी जिसकी वजह से वह पक्का नहीं हो पाया, वह थी आखिरी बातें जो बहुत हैरान करने वाली थीं। जुड़वा हर एक अनोखा शैतान है, हर एक का टैलेंट दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। अगर दोनों का टैलेंट एक ही इंसान में मिल जाए तो वह बेमिसाल शैतान कितना भयानक है, इस बात पर तो राजा को भी पक्का नहीं है। अंदाजा लगाना तो दूर की बात है। यही वजह है कि उसने पक्का होने की हिम्मत नहीं की। इस समय हॉल मास्टर ने सीधे जियाओ यी को देखा और कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारा जियान नाम पहले से ही राजधानी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन तुम अभी भी अपना असली रंग नहीं दिखाते।
इसमें कोई हैरानी नहीं कि कुछ महीने पहले तुम्हारा जुड़वा नाम पूरे मेनलैंड में गूंज रहा था और तुमने फिर भी अपना नकाब उतारने से मना कर दिया। जब जियाओ यी ने राजा की राजधानी में लड़ाई की तो पूरी राजा की राजधानी हिल गई और महल के मालिक को यह बात स्वाभाविक रूप से पता चल गई। जियाओ यी और राजा यानवू और दूसरों के बीच की शिकायतें, जिसमें कई साल पहले राजधानी में ही लाओ का मामला भी शामिल है, लॉर्ड को भी उतनी ही साफ हैं। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया, उसने भूत का मुखौटा उतारकर वापस पहन लिया था। अब हॉल मास्टर से उसके असली चेहरे के साथ बात करते हुए वह बिल्कुल भी असहज नहीं है। लॉर्ड उन कुछ लोगों में से एक है जिन पर वह भरोसा करने और उन्हें संजोने को तैयार है। लॉर्ड ने जियाओ यी को संतुष्टि से देखा। संतुष्टि सिर्फ जियाओ यी के टैलेंट की वजह से नहीं थी, बल्कि जियाओ यी के स्वभाव की वजह से भी थी। हॉल मास्टर ने अचानक आह भरी। मुझे पता है कि तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई, लेकिन तुमने बस बहुत समय तक अपने साथ गलत किया। गलत किया? जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। एक चरम क्षेत्र के योद्धा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट जुड़ जाती हैं और जीवन लंबा होता है, लेकिन आम योद्धाओं के लिए जीवन इतना ही होता है। मेरे जियाओ परिवार के बुजुर्ग बूढ़े हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे आसानी से जी पाएंगे। थोड़ा गलत हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, जियाओ यी ने बात बदलते हुए कहा। हॉल मास्टर, मुझे अचानक कुछ याद आया। पुराने जमाने में ग्रेट वॉर शुरू होने के ठीक बाद ईस्टर्न रीजन ब्लॉक हो गया था और सेंट्रल रीजन नहीं जा पा रहा था। वे यानलॉन कॉन्टिनेंट पर भी मार्शल आर्टिस्ट हैं। क्या मिडिल टेरिटरी की तरफ कोई मजबूत नहीं है जो वापस आकर उनकी देखभाल करने में मदद करे? मेनलैंड की सबसे पुरानी फोर्स होने के नाते मेरा मानना है कि सेंट्रल रीजन में भी डेमन हंटिंग पैलेस मौजूद है। हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारी तरफ के योद्धा मिडिल डोमेन में नहीं जा सकते। मिडिल डोमेन के योद्धा भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अभी कहा कि उस लड़ाई का असली ब्रेकिंग पॉइंट मिडिल एरिया में था। तो आप बीच वाले डोमेन के जितने करीब होंगे, उसके बाद का नतीजा उतना ही गंभीर होगा और स्पेशल टर्बुलेंस से होने वाला असर उतना ही ज्यादा हिंसक और खतरनाक होगा। हमें स्पेशल टर्बुलेंस से गुजरना होगा और स्पेशल टर्बुलेंस की तेजी धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर झोंग्यू आना चाहता है तो उसे सीधे सबसे हिंसक और खतरनाक तरफ का सामना करना पड़ेगा। महल का मालिक रुका और इस बारे में सोचा। काफी देर बाद उसने आगे कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हो रहा है। आखिरकार यह कुछ ऐसा है जो हजारों साल पहले हुआ था। डेमन हंटिंग पैलेस में बचे हुए आर्काइव्स को भी कुछ शब्दों में ही समझाया जा सकता है। शॉर्ट में, अगर हम मिडिल टेरिटरी जाना चाहते हैं तो हम सिर्फ स्पेस के टर्बुलेंस से गुजर सकते हैं और सिर्फ सेलेस्टियल रियल्म वाले ही पक्का हो सकते हैं। सेंट्रल रीजन के दूसरी तरफ अगर आप आना चाहते हैं तो आप जियांटियन पोलर रियल्म का इंतजार नहीं कर सकते। स्पेस का वह टर्बुलेंट फ्लो जिससे वे गुजरने वाले हैं, ऐसा लगता है कि पूरे मिडिल टेरिटरी के मार्शल आर्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड हो गया है। यह बहुत मजबूत और बहुत खतरनाक है। नहीं आ सकते? जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। ठीक है, चलो तुम्हारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं। महल के मालिक का चेहरा गंभीर हो गया। तुम झोंग्यू जा रहे हो, मैं पूरी तरह सहमत हूं। तुम्हें इतना अनोखा टैलेंट है, अगर मैं तुम्हें ईस्टर्न रीजन में रहने के लिए मजबूर करूं तो यह सिर्फ तुम्हारे टैलेंट को खत्म कर देगा। सिर्फ झोंग्यू जाकर ही तुम सच में अपनी शान से चमक सकते हो। लेकिन स्पेस का टर्बुलेंस बहुत खतरनाक है। तुम कड़ी प्रैक्टिस करो और जब तुम धरती के 9वें लेवल पर पहुंच सको तो निकल पड़ो। नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया। मैं कुछ दिनों में जा रहा हूं। इतना बेचैन? महल के मालिक ने त्योरियां चढ़ाई और अगले ही पल उसने आह भरी। ठीक है, तुम्हारे कैरेक्टर के साथ एक बार फैसला हो जाने के बाद मुझे डर है कि कोई इसे रोक नहीं सकता। अगर मैं पहले झोंग्यू जाने के लिए तुमसे राजी होता तो मैं थोड़ा परेशान था, अब मुझे पूरी तरह से राहत मिली है। ओह, जियाओ यी हैरान लग रहा था। महल के मालिक मुस्कुराए और बोले, जुड़वा एक ही इंसान है, इतने जादुई, तुम वो कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पास स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र डिस्क है। स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। दुनिया में 4 सबसे मजबूत फ्लेम शील्ड भी हैं और वे भी एक कल्टीवेटर हैं। तुम्हारी अभी की ताकत से सेंट्रल रीजन जाना खतरनाक होगा, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? जियाओ यी थोड़ा हैरान था। हॉल मास्टर ने जवाब दिया, यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी मार्शल आर्ट हैं, बस आखिरी निशान गायब है। अभी भी कई तरह के स्वर्ग और पृथ्वी मार्शल आर्ट हैं जिन्हें सीधे खत्म कर दिया गया है। स्वर्ग की ताकत के बिना मेनलैंड पर ऐसी कोई चीज नहीं होगी। जैसे तुमने सबसे मजबूत फ्लेम कल्टीवेशन किया है, पूरे में सिर्फ 4 तरह के हैं ईस्टर्न रीजन, जिन सभी पर तुमने कब्जा कर लिया है। सबसे तेज फ्लेम से ज्यादा कोई नहीं पा सकता, क्योंकि 5वीं, 6ठी और उससे भी ज्यादा तेज फ्लेम तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम बीच वाले डोमेन में जाओ। ईस्टर्न टेरिटोरी में सबसे तेज फ्लेम वाली कोई दूसरी वर्ल्ड रूल पावर नहीं है। कुछ टॉप नॉच चीजें भी हैं, जैसे पॉइजन इविल, आइस इविल वगैरह, या ऊंचे लेवल के हेवन और अर्थ ट्रेजर वगैरह, यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें झोंग्यू जाना होगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, कुछ दिनों बाद बच्चा जाना चाहता है। बस इतना है कि सीनियर किंग शेनवू और सीनियर स्वॉर्ड ही में किंग शेनवू, लेकिन उसे ईस्ट चाइना सी फोर्ट्रेस पर कब्जा करने देना चाहते हैं। सीनियर जियान जी भी उसे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक का गार्डियन बनाने देना चाहते हैं। हॉल मास्टर ने हाथ हिलाया और कहा, राजा शेनवू की तरफ से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक जियानजी लड़की की बात है। हॉल मास्टर हिचकिचाया। हजारों सालों से पूर्वी इलाके में हमारी तरफ के सभी ताकतवर लोग आसमानी दुनिया से बाहर निकलने की चाहत रखते हैं। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक का नाम इसी वजह से स्काई स्प्लिटिंग रखा गया है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्टर एक्सट्रीम दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल पर मौजूद लगभग हर पूर्वज ने जिंदगी और मौत को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की है, और यहां तक कि उस स्पेस टर्बुलेंस से जबरदस्ती निकलने की भी कोशिश की है। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे या तो जिंदगी और मौत में फेल हो जाते हैं और मर जाते हैं, या उस स्पेस टर्बुलेंस में हिंसक स्पेशियल ताकतों ने उसका गला घोंट दिया और वह गिर गई। स्वॉर्ड जी लड़की, स्वॉर्ड सेक के 2 बड़े लोग जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरे 2 दोस्त इसी वजह से गिर गए हैं। अगर उसे पता चला कि तुम झोंग्यू जा रहे हो तो मुझे डर है कि वह मना कर देगी। वह औरत की बात करते हुए हॉल मास्टर ने बार बार आह भरी। वह आज जितनी ताकतवर है उतनी ही 200 साल पहले भी थी। अपनी काबिलियत की वजह से पुराने जमाने में भी वह सबसे जादुई कैटेगरी की थी। बस बात यह है कि पिछले कुछ 100 सालों में उसने हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक के लिए दुख झेला है। वह सेक के नए गार्डियन का इंतजार कर रही है। उसके बाद वह जिंदगी और मौत का गेट बंद करने जाएगी और स्पेस टर्बुलेंस में भी जाएगी। सीनियर जियान जी को पक्का नहीं है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। बिल्कुल नहीं, हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, स्पेस टर्बुलेंस असली सेलेस्टियल रेन पावर हाउस को छोड़कर किसी को पक्का नहीं है। मजाक कर रहे हो? वहां कई तरह की ताकतवर प्रोटेक्टिव चीजें हैं, इसलिए मैं बेफिक्र रह सकता हूं।
मैं खुद सीनियर जियान जी से बात करूंगा, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। इसी समय कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। हॉल मास्टर ने शियाओ यी की तरफ देखा और अंदर आओ नहीं कहा, बल्कि सीधे पूछा, क्या बात है। कमरे के बाहर हंटिंग डेमन पैलेस का स्टाफ अंदर नहीं आया, बल्कि इज्जत से कहा, भगवान, मेडिसिन किंग वैली के भगवान, कृपया वाइस हॉल मास्टर यी शियाओ से मिलें। पहले और चैप्टर 656 फिर से ट्रीट। ठीक है। कमरे में लॉर्ड ने धीरे से कहा, पहले उसे मेडिसिन किंग वैली वापस जाने दो, वाइस पैलेस मास्टर यी जियाओ बाद में वहां जाएंगे। हाँ, कमरे के बाहर से जवाब आया। कमरे में हॉल मास्टर ने जियाओ यी को देखा और धीरे से फुसफुसाया, अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो वह अपनी पोती के लिए यहाँ है। जियाओ यी ने सिर हिलाया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था। मैं अभी कुछ देर पहले ही मेन हॉल में वापस आया हूँ, उसे कैसे पता चला कि मैं इतनी जल्दी वापस आ गया हूँ। हॉल मास्टर हंसा, ऐसा नहीं है कि उसे पता है कि तुम वापस आ गए हो। बात यह है कि वह कई बार डेमन हंटिंग पैलेस आया है, हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा अर्जेंट है। उसकी परवाह मत करो, हॉल मास्टर ने अचानक कहा, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स है। महल के मालिक को किंग कैपिटल वॉर के दौरान के हालात का पता था। मुझे किंग यानवू, सुझेनक्सुआन और सुबाई की मिलीजुली कोशिशों के बारे में भी पता है। जियाओ यी ने ये बातें सुनी और कहा, मुझे पता है, सुझेनक्सुआन ने उस दिन जो हुआ उस पर अपना हाथ रखा था। पहले जियाओ यी हमेशा सोचता था कि सुझेनक्सुआन धरती की तीसरी या चौथी लेयर का सिर्फ एक योद्धा है। अब ऐसा लगता है कि सुझेनक्सुआन कम से कम बहुत बाद के स्टेज में एक मजबूत आदमी है। बहुत पहले ही सुझेनक्सुआन ने अपनी जिंदगी और मौत का फैसला कर लिया था। अगर सुझेनक्सुआन ने उस दिन रॉयल कैपिटल की लड़ाई में पूरी कोशिश की होती तो मुझे डर था कि लाओ जिंदगी का आखिरी निशान भी नहीं बचा पाता। द मेडिसिन किंग वैली आखिरकार यानवू किंगडम में एक ताकत है, महल के मालिक ने गंभीरता से कहा। उसे किंग यानवू की तरफ खड़ा होना ही था। जियाओ यी ने सिर हिलाया, उसने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं उठाई। आखिरकार उस दिन सुझेनक्सुआन और सुबाई ने ही गोली चलाई थी। युद्ध होता है, युद्ध ही होता है, कुछ चीजें चाहे कितनी भी वजह हो पलटी नहीं जा सकती। भले ही वह दुश्मन न हो, वह कभी दोस्त नहीं बन सकती। लेकिन एक चीज की होती है। कियानमो के बारे में अगर ये दोनों दुश्मन भी होते तो भी जियाओ यी उसे बचाता। कियानमो का है, ये दोनों इन दोनों के हैं। जियाओ यी ने साफ साफ पहचान लिया। मैं मेडिसिन किंग वैली गया था और फिर मैं जियानजोंग लौट आया, जियाओ यी ने हल्के से कहा। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया, जाओ। मेरी पहचान की बात है, प्लीज इसे मेरे लिए कुछ समय के लिए सीक्रेट रखो, जियाओ यी ने कहा। अगर तुम अपनी पहचान जाहिर करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अगर तुम इसे जाहिर नहीं करोगे तो भविष्य में अचानक फायदा हो सकता है। जियाओ यी ने जाहिर तौर पर बाद वाला चुना। लॉर्ड मुस्कुराए, यह जानते हुए कि जियाओ यी क्या सोच रहा है, और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे हमेशा इतना सावधान रहना। जियाओ यी मुस्कुराया, सैल्यूट किया, फिर मुड़ा और चला गया। डेमन हंटिंग पैलेस छोड़कर जियाओ यी मेडिसिन किंग की वैली में गया। बेशक जब वह हंटिंग डेमन पैलेस में था तो उसने वापस काला सूट पहन लिया था और भूत का मास्क लगा लिया था। अभी अभी याओवांगगु माउंटेन के गेट पर आया था। 2 गेटकीपरों ने जल्दी से उसका स्वागत किया। उनमें से एक जल्दी से वैली के मालिक को रिपोर्ट करने चला गया। थोड़ी देर बाद मेडिसिन किंग वैली से लगभग सभी बड़े लोग आ गए। एल्डर यी जियाओ सुबाई पहले बाहर आया। जियाओ यी ने बेपरवाही से सिर हिलाया। सुबाई को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने हंसते हुए कहा, एल्डर यी जियाओ, इसे गए 1 साल हो गया है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, लॉर्ड शाओगु अब कैसे हैं? सुबाई ने जियाओ यी की बेपरवाही से थोड़ा कंफ्यूज होकर भौहें चढ़ाई, लेकिन जब उसने जियाओ यी की बातें सुनी तो वह तुरंत फिर से परेशान हो गया। जब से एल्डर यी जियाओ ने 1 साल से ज्यादा समय पहले छोटी लड़की का इलाज किया था, तब से छोटी लड़की कुछ समय के लिए होश में आ गई है। लेकिन शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और उसे बार बार ठीक होने की जरूरत है। 1 महीने से ज्यादा समय पहले छोटी लड़की की हालत अचानक बिगड़ गई और वह फिर से कोमा में चली गई और मैं बेबस हो गया था। अब घाटी का मालिक उसकी हालत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, रास्ता दिखाओ। यह अभी भी पहले वाला बॉर्डर है। एल्डर यी जियाओ सुझेनक्सुआन उत्सुकता से चिल्लाया। जियाओ यी ने सिर हिलाया और तेजी से बिस्तर की ओर चला गया। बिस्तर पर कियानमो कोमा में था और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। एल्डर यी जियाओ, लोगों को जल्दी से बचाओ, अपने तरीकों से तुम जरूर लॉर्ड शाओगु को फिर से बचा पाओगे, कुछ एल्डर्स ने उत्सुकता से कहा। कोई जल्दी नहीं है, जियाओ यी ने बिस्तर पर कियानमो को देखते हुए गहरी आवाज में कहा। पिछली बार उसने कहा था कि कियानमो 1 साल से ज्यादा समय तक ठीक रहेगा। अब 1 साल बाद सच में फिर से एक प्रॉब्लम है। पिछली बार मैंने जबरदस्ती लॉन्गेविटी बेल की कुछ गांठों की लंबाई मिटा दी थी, जिससे कियानमो में जान वापस आ गई थी। लेकिन यह तरीका आखिरकार एक टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं। वह झोंक्यू जाने वाला है और हर दूसरे साल या उसके आसपास आने का कोई तरीका नहीं है। वह सच में कियानमो का सरप्राइज नहीं देखना चाहता था। जियाओ यी बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, कियानमो की नब्ज देखी और उसे महसूस किया। सच में लंबी उम्र वाली बेल फिर से उगाई, जिससे कियानमो की जान चली गई। इस वजह से कियानमो बेहोश हो गया। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। हालांकि सुझेनक्सुआन और बाकी लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की कि बीच में टोकने के लिए। काफी देर बाद जियाओ यी को कुछ याद आया और उसने सुझेनक्सुआन और दूसरों की तरफ देखा। मैं पूछना चाहता हूं कि कियानमो ने मार्शल स्पिरिट को कब जगाया, जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। यह सुबाई और बाकी लोगों ने सोचते हुए भौहें चढ़ाई। 6 साल का, सुझेनक्सुआन ने अचानक कहा। 6 साल का, जियाओ यी की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारी मेडिसिन किंग वैली के इतिहास में जिस सीनियर ने एवरलास्टिंग वाइन वुहन को भी जगाया था, उसने एक बार कहा था, जो कोई भी एवरलास्टिंग वाइन वुहन को जगाएगा वह तब तक सुरक्षित और ठीक रहेगा जब तक वह 20 साल की उम्र से पहले एक्सट्रीम स्टेट में जा सकता है। जियाओ यी को हमेशा लगता था कि इस वाक्य का फोकस 20 साल की उम्र पर नहीं बल्कि एक्सट्रीम पर था। उसने कुछ दिन पहले ही इसकी पुष्टि की थी। बहुत ताकतवर दुनिया की मार्शल आर्ट्स जुड़ जाती हैं और जिंदगी लंबी होती है। बहुत लंबी उम्र वुहन को जिंदगी की कीमत चुकाने के लिए काफी है। जहां तक 20 साल की उम्र की बात है, जियाओ यी ने अंदाजा लगाया कि यह एक समय के बारे में होना चाहिए। पिछली बार जब उसने मेडिसिन किंग वैली में उस सीनियर की छोड़ी हुई फाइल पढ़ी तो जियाओ यी ने उसमें लिखी बातों पर खास ध्यान दिया। वह सीनियर भी 6 साल का था जब उसने अपनी आत्मा को जगाया था, और यह पहले का आदमी वुहन के गुस्से की वजह से तब गिरा जब वह सिर्फ 20 साल का था। अगर अंदाजा सही है तो असली समय सीमा 14 साल होनी चाहिए।
दूसरे शब्दों में, जब तक आप 14 साल के अंदर बहुत ज्यादा लेवल तक साधना करते हैं, तब तक आप ठीक रहेंगे। जियाओ यी ने अपना अंदाजा बताया। सु झेनक्सुआन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, यह बहुत मुमकिन है। जियाओ यी ने धीरे से कहा, मेरा अंदाजा सही है या नहीं, हमें पक्का करने के लिए मास्टर शाओगु के जागने और फिर से चेक करने का इंतजार करना होगा। यह पिछली बार जैसा ही है। जब ये किसी को बचाएगा तो तुम बस बाहर इंतजार कर सकते हो। अच्छा, सु झेनक्सुआन तुरंत मान गया। 1 साल से ज्यादा पहले के अनुभव के साथ सु झेनक्सुआन को यी जियाओ की काबिलियत पर शक नहीं था। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। जियाओ यी ने बैन लगाने के लिए एक बैरियर लगा दिया। उसकी अभी की ताकत से लगी पाबंदियों के साथ एक्सट्रीम दायरे के आखिरी योद्धाओं को भी ताकझांक करना मुश्किल है। पिछली बार की तरह जियाओ यी ने अपनी समझ छोड़ी और कियानमो के अंदर छोटी सी दुनिया में घुस गया। फिर चांद के सूरज की आंखें दिखाई दी, जो हमेशा रहने वाली बेल का गला घोंट रही थीं। इस बार जियाओ यी ने कुछ लंबी उम्र वाली बेलें नहीं छोड़ी, बल्कि सीधे उनका गला घोंटकर मार डाला। पूरी हमेशा रहने वाली बेल वुहुन बस एक हल्का सा बीज बचा था। इसका मतलब यह भी है कि कियानमो की सेल्फ कल्टीवेशन सीधे मॉर्टल रेन के पहले लेवल पर आ जाएगी। जियाओ यी का इरादा है कि वह फिर से प्रैक्टिस करे। उसके अभी के मार्शल आर्ट्स रेन में 14 साल में एक्सट्रीम रियम तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी देर बाद जियाओ यी ने अपनी सोच बदल ली। कियानमो का रंग धीरे धीरे लाल हो गया। हमेशा रहने वाली बेल से लूटी गई एनर्जी धीरे धीरे उसमें वापस आ गई है। जियाओ यी मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे के सिरों को सहलाया। जागने के बाद मैं कड़ी प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन पहले की तरह गड़बड़ मत करना। मैं जा रहा हूं। झोंग्यू जाने से पहले यह उसकी आखिरी विदाई है। अचानक बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी अचानक चिल्लाया, यी जियाओ। रेनेर नहीं उठा, बस गहरी आवाज में सपने जैसे शब्द सुनाई दिए। शियाओ यी मुस्कुराई। उसने अपना हाथ जो उसके लिए धड़का था वापस रजाई में डाल दिया और उसकी रजाई को हल्के से ढक दिया। फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। एक और सेकंड। चैप्टर 657 आग का खजाना। बॉर्डोयल से निकलकर सु झेनक्सुआन और बाकी लोग बेसब्री से इकट्ठा हो गए। जियाओ यी ने बेपरवाही से सिर हिलाया और कहा, मास्टर स्यू शाओगु पहले से ही ठीक हैं। यी को कुछ काम है, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहता। उसके बाद वह आकृति चमकी और अपनी जगह से चली गई। मेडिसिन किंग वैली से निकलकर जियाओ यी ने अपने कपड़े बदले, भूत का मुखौटा उतारा और सीधे हेवनली क्रैकिंग स्वॉर्ड सेट में लौट आया। बांस के मंडप में जियाओ यी उस औरत के पास आया। जियाओ यी ने बिना किसी हालात के सीधे अपने इरादे बता दिए। काका, औरत खुशबूदार चाय का घूंट ले रही थी और जब उसने ये शब्द सुने तो उसके हाथ में चाय का कप तुरंत टूट गया। झोंग्यू, तुम्हें ये बातें किसने बताई? शेंगो किंग औरत ने ठंडे चेहरे से जियाओ यी को घूरा। जियाओ यी चौंक गया और उसने अपना सिर हिलाया। औरत ने गहरी आवाज में कहा, इसके बारे में सोचो भी मत, वह स्पेस टर्बुलेंस बहुत खतरनाक है। जियाओ यी ने अपने चेहरे से हैरानी का भाव हटाया और सीधे औरत को देखा, यह बहुत खतरनाक है, क्या सीनियर जियान जी वहां जाएंगे? मैं? औरत हिचकिचाई। हाँ, जियाओ यी ने पहले कहा, सीनियर जियान जी, मुझसे झूठ मत बोलो, आप जरूर जाएंगे। औरत ने सिर हिलाया, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन सीनियर, आपको पक्का नहीं है, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। अगर मुझे पक्का नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? औरत खड़ी हुई, आह भरी और फिर मुड़कर जियाओ यी की तरफ पीठ कर ली। दो खूबसूरत आंखों ने सीधे बांस के जंगल के सबसे गहरे हिस्से में बने पुरखों के हॉल को देखा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के पुरखों की आखिरी इच्छाएं किसी को तो पूरी करनी ही होंगी। बोलने के बाद औरत मुड़ी, जियाओ यी को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें पता है कि मिडिल रीजन में क्या हुआ था और तुम्हें यहाँ ईस्ट रीजन के हालात पहले से ही पता होंगे। किसी को सेंट्रल टेरिटोरी जाना होगा ताकि मार्शल आर्ट की आखिरी ताकत को कंट्रोल किया जा सके और आसमानी दुनिया हासिल की जा सके। अगर तुम मार्शल गॉड की दुनिया में कदम रख सको तो तुम उस जगह की अशांति को पूरी तरह से खत्म कर पाओगे। नहीं तो ईस्टर्न रीजन धीरे धीरे और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा अगर सीनियर फेल हो गया? जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, क्या होगा अगर सीनियर उस स्पेस की अशांति को पार नहीं कर पाया? फेल हो गया? औरत हल्की सी मुस्कुराई, भविष्य में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की रक्षा तुम करोगे, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं ना कहूं तो क्या होगा? जियाओ यी हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हारा क्या मतलब है? औरत ने भौहें चढ़ाई। जियाओ यी हल्के से हंसा, बहुत हो सकता है कि आप बस अपने अगले पैर से चले हों सीनियर, और मेरा पिछला पैर भी पीछे पीछे चलेगा। सीनियर को पता होना चाहिए कि वह बच्चा हमेशा से ही आलसी रहा है। मैं झोंग्यू जैसी जगह बुक करने जा रहा हूं। शरारती औरत ने डांटा, बहुत बढ़िया। क्या तुम जानते हो कि इस शानदार चीज में कितना खतरा है? जियाओ यीगांग मना करना चाहता था। इस समय बाई बिंदक्स्यू तेजी से चली, मास्टर, कोई आपसे मिलने आएगा। औरत जियाओ यी को गुस्से से घूरते हुए बिना सिर घुमाई पी गई, नहीं देखा। बाई बिंदक्स्यू एक पल के लिए चौंक गई और बोली, लेकिन वह सीनियर हॉल मास्टर है। हॉल मास्टर? यह सुनकर औरत ने मुंह बनाया, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे आने दो। औरत ने जियाओ यी से गुस्से में कहा, मैं तुमसे बाद में हिसाब करूंगी। इसके बाद औरत गुस्से में बैठ गई और अपने चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम किया। थोड़ी देर बाद लॉर्ड धीरे धीरे चलने लगे। पहले उन्होंने जियाओ यी को गहरी नजर से देखा और फिर औरत को। स्वॉर्ड जी लड़की, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? लेकिन तुम्हें दुखी किसने किया? हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम्फ, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। बस कुछ तो कहो, मैं इस बच्चे को सिखाने का इंतजार कर रहा हूँ। हॉल मास्टर मुस्कुराए और बोले, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें यह बताना है कि कुछ दिनों में बूढ़े आदमी का वारिस बीच वाले एरिया में जाएगा। हाँ? जियान लड़का? औरत ने हैरानी से पैलेस मास्टर को देखा। मैं उस जगह के अशांत बहाव से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। झोंग्यू और भी ज्यादा मुश्किल में है। क्या तुम उसे जाने देने को तैयार हो? क्या नहीं? महल के मालिक ने हाथ हिलाया और कहा, उस लड़के में बहुत जबरदस्त टैलेंट है। अगर मैं उसे ईस्टर्न रीजन में रहने के लिए मजबूर करूं तो उसे मारने में क्या फर्क है? सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जान और मौत का खतरा उस जगह में होने वाले टर्बुलेंस से कम नहीं है। यह सुनकर औरत का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जियाओ यी की तरफ देखा। ओह, वैसे मैं बिजनेस के बारे में बात करना भूल गई। महल के मालिक ने औरत का चेहरा नहीं देखा और आगे कहा, मेरा सक्सेसर जाने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे स्वॉर्ड सेट का तियान जियाओ भी झोंग्यू जाता है? आखिरकार वह दूसरा जुड़वा है। हाँ? औरत ने अचानक अपना सिर पीछे घुमाया और सीधे हॉल मास्टर को घूरने लगी। उसका चेहरा बहुत ठंडा था। लॉर्ड ने अपनी भौहें उठाई और कहा, स्वॉर्ड जी लड़की, तुम इस बूढ़े आदमी के बारे में क्या सोचती हो? महिला ने गंभीरता से कहा, मास्टर जी, आप बहुत दिनों से मेरे बांस के जंगल में नहीं आए हैं, एनजी टाइम है ना? सब कुछ थ्री ट्रेजर हॉल में नहीं जाता। मुझे मत बताओ, तुमने जियाओ यी लड़के को झोंग्यू के बारे में बताया था? मैं?
हॉल मास्टर हैरान रह गया, बस सिर हिलाकर मना करने ही वाला था। औरत पहले से ही गुस्से में थी और पैलेस मास्टर की हिचकिचाती हुई नजर ने पहले ही मान लिया था। बेवकूफ, यह सच में तुम हो? क्या तुम यहाँ लॉबिस्ट बनने आए हो? औरत तुरंत भाग गई, तुरंत बांस के जंगल से निकल जाओ। स्वॉर्ड जी, लड़की, पहले बूढ़े आदमी की बात सुनो। हॉल मास्टर ने जल्दी से कहा। क्या तुम जा रही हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली उड़ा दूं? औरत के हाथ में एक ठंडी तलवार की एनर्जी इकट्ठा हो गई। बर्फ और हिमपात, मेहमानों को विदा करो। बाई बिंदक्सु जल्दी से पास आई और घबराकर बोली, हॉल मास्टर, मास्टर सच में बहुत गुस्से में हैं, या तुम्हें पहले निकल जाना चाहिए। मैं हॉल मास्टर ने आह भरी, जियाओ यी को बेबस नजर से देखा और फिर चला गया। हॉल मास्टर चला गया और औरत के हाथ से ठंडी तलवार की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो गई। चलो बात करते हैं, क्या हो रहा है? औरत फिर से बैठ गई और जियाओ यी को देखने लगी। जियाओ यी को उम्मीद नहीं थी कि औरत इतनी गुस्से में होगी, इसलिए उसने कहा, वह कुछ दिन पहले मैं लड़के जियान से मिला था। मैं उसे लड़ने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह झोंक्यू जा रहा है। बाद में सीनियर हॉल मास्टर ने मुझे समझाया। तो बस इतना ही? औरत सिर हिलाया और सीधे जियाओ यी की तरफ देखा। लड़के, क्या तुम सच में झोंक्यू जाना चाहते हो? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। तो चलो, औरत मुस्कुराई और बोली, जोंगमेन, मैं अपनी सुरक्षा करती रहूंगी। पता नहीं कब उठूं। औरत के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया, इसके बजाय उम्मीद की मुस्कान थी। सीनियर, मुझे जाने देंगे? जियाओ यी हैरान रह गया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैंने अभी उस बूढ़े आदमी को धोखा दिया है। हम उसका वारिस ईस्टर्न रीजन जाएगा और तुम भी। स्वर्ग स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का मेरा तियान जियाओ उस जियान लड़के से बुरा नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि वह सही है। औरत ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। तुम्हारा जादुई टैलेंट मुझसे कहीं बेहतर है और तुम इसे मार नहीं सकते। अगर तुम बीच वाले डोमेन में जा सकते हो तो भविष्य में मार्शल गॉड रेन पाने का चांस मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जिंदगी और मौत के दर्रे में खतरे का लेवल सच में झोंक्यू से कम नहीं है। थैंक्स सीनियर। जियाओ यी का चेहरा खुश था। अभी चिंता मत करो। औरत ने हाथ हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भगवान को जियान लड़के को बीच वाले डोमेन में जाने देने का कॉन्फिडेंस इसी वजह से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस बच्चे के पास दुनिया में 4 ताकतवर आग हैं और स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय मास्क है जो उस बच्चे ने पहना हुआ है। औरत को लगा कि जियाओ यी के पास सिर्फ गोस्ट मास्क है जो दुनिया का खजाना है, लेकिन मुझे स्वर्ग की पवित्र डिस्क के होने का पता नहीं है। यह तो छोड़ ही दो कि गोस्ट मास्क का कोई प्रोटेक्टिव असर नहीं होता। हालांकि उसका अंदाजा सही था। लड़के, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उससे बुरा नहीं है। औरत मुस्कुराई और जियाओ की तरफ देखा। ये क्या तुम्हें स्काई बॉय का स्टोव याद है? 8 ड्रैगन बर्निंग फर्नेस, जियाओ यी ने शक से पूछा। हाँ, औरत मुस्कुराई, तुम्हें पता है कि बाई मोहन और सेक्ट मास्टर और दूसरों को उस समय स्टोव क्यों पसंद था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक पावरफुल मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस है जो मेडिसिन किंग वैली की फर्नेस से ज्यादा एडवांस्ड है? जियाओ यी ने कहा। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन लॉर्ड और दूसरे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यह रैंक 9 या उससे ऊपर की मेडिसिन फर्नेस है। लेकिन मुझे पता है कि यह स्वर्ग और धरती के बीच सबसे मजबूत खजाना है। स्वर्ग और धरती का सबसे बड़ा खजाना। क्या? जियाओ यी का चेहरा चौंक गया। औरत हंसी और बोली, 8 ड्रैगन बर्निंग फर्नेस अफवाह है। दुनिया के बनने पर पहले फ्लेम ड्रैगन से निकली 8 ड्रैगन फ्लेम को स्टोर करती है। यह दुनिया का पहला फायर एट्रीब्यूट खजाना है। पहले और चैप्टर 658 8 रोक। क्या? जियाओ यी का चेहरा चौंक गया। आग का खजाना? औरत ने सिर हिलाया और कहा, तियानक सिंह बच्चे को यह चीज मिलने के बाद से वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इस भट्टी में एक कड़ी रोक है। अगर मिड टर्म से ऊपर कोई ताकत नहीं है तो इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ओह, जियाओ यी हैरान रह गया और उसने 8 ड्रैगन इंसिनरेटर निकाल लिया। 8 ड्रैगन बर्निंग भट्टी उसे बहुत पहले ही लाओ ने दी थी। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ छठी क्लास की दवा रिफाइनिंग भट्टी है। बाद में मुझे पता चला कि यी लाओ ने उसकी सांस रोकने के लिए इस पर बैन लगा दिया था। यी लाओ पर लगे बैन को हटाने के बाद उसे पता चला कि यह रैंक 8 या उससे ऊपर की रिफाइनिंग भट्टी थी। बहुत समय तक जियाओ यी को लगा कि 8 ड्रैगन इंसिनरेटर बस इतना ही है। अचानक उस पर बैन लग गया और यह खुद चूल्हे पर बैन है। कितनी ताकतवर सांस है? जियाओ यी हैरान रह गया। उसकी समझ में 8 ड्रैगन्स बर्निंग फर्नेस पर सच में एक रुकावट है। मना किया हुआ, चूल्हे से ही जुड़ा हुआ, जैसे वह चूल्हे के साथ एक हो गया हो। और ऊपर से आ रही सांस, जियाओ यी की अभी की ताकत को भी झटका लगा। उस तरह की पुरानी सांस जैसे स्वर्ग और धरती पैदा होते ही मौजूद हो। टूटा हुआ, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया और हथेली से बाहर निकाला। तेज जान हथेली से निकली, गरजते हुए और आसमान को हिलाते हुए। लेकिन 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर हिला नहीं। टूटा हुआ, जियाओ यी फिर चिल्लाया, जान से भरकर अपनी पूरी ताकत से चूल्हे पर लगी रोक पर हमला किया। पूरे आधे घंटे बाद जियाओ यी को बहुत पसीना आ रहा था और स्टोव से हल्की आवाज आई। आखिरकार रोक टूट गई। एक हैरान करने वाली पुरानी सांस और स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत तुरंत फूट पड़ी। तो बस हो गया, जियाओ यी ने अचानक कहा। पहले 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर के अंदर कोई खास सांस नहीं थी। और जब तक स्वर्ग और पृथ्वी खजाने हैं, उनमें स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत होनी चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत जो असल में 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर की थी, वह अपनी ही रोक की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। हाँ, यह सही नहीं है, जियाओ यी ने अचानक हैरानी से कहा। उसकी समझ में असल में भट्टी में एक रुकावट है। क्या हो रहा है? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसके बगल में बैठी औरत भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे तुरंत राहत मिली। कोई रोक है? यह सही है। 8 ड्रैगन जलने वाली भट्टी पर 8 ड्रैगन फ्लेम है और हर ड्रैगन फ्लेम मना है। लॉन्ग यान एक से ज्यादा भयानक है, रोक भी एक से ज्यादा मजबूत है। अपनी अभी की ताकत से तुम ज्यादा से ज्यादा पहली ड्रैगन फ्लेम की रोक को तोड़ सकते हो। दूसरी ड्रैगन फ्लेम की रोक कम से कम तब तो खुल ही सकती है जब सबसे मजबूत को कल्टीवेट किया जाए। दूसरी रोक, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और उसे महसूस करता रहा। दूसरी रोक से निकलने वाली आभा सच में पहले वाली से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि उसके अंदाजे के हिसाब से अपनी ताकत से उसे जीन के कल्टीवेशन बेस तक पहुंचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और वह एक्सट्रीम दायरे के आखिरी स्टेज में उसे तोड़ सकता है। साथ ही इस समय चूल्हे के नीचे सच में आग की खासियत वाली ताकत का एक ग्रुप जमा हुआ है। ताकत का यह ग्रुप ताकतवर, हिंसक लेकिन शांत भी है। चूल्हे के नीचे चुपचाप रहो। क्या यह लॉन्ग यान है? जियाओ यी ने मन ही मन कहा। जियाओ यी ने इस आग की ताकत को और गहराई से समझने की कोशिश की, लेकिन यह एहसास अभी और गहरा हुआ है और पूरा 8 ड्रैगन वाला बर्निंग फर्नेस जोर से जल गया है। फ्रायर, जियाओ यी हैरान रह गया। मत करो। एक जोरदार धमाका हुआ।
8 ड्रैगन वाले इंसिनरेटर में जोरदार आग भड़क उठी। अच्छा नहीं, औरत भी हैरान रह गई और उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया, जिससे आसमान में बहुत ज्यादा ठंड फैल गई और आग को जबरदस्ती दबा दिया गया। लेकिन वह फिर भी थोड़ी धीमी थी। जब आग बुझी तो पूरा पवेलियन राख हो गया था। आसपास सैकड़ों मीटर के अंदर के पेड़ कोक में बदल गए थे। कोई बात नहीं, औरत ने जल्दी से जियाओ यी की तरफ देखा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। वह स्टोव के सबसे पास था, लेकिन उसके साथ एक बॉडीगार्ड था और उसे कोई चोट नहीं आई थी। यह अच्छा है, औरत ने राहत की सांस ली। 8 ड्रैगन की जलती हुई भट्टी में ड्रैगन की लपटें अब ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम कंट्रोल कर सको। पहली ड्रैगन लॉ की रोक तोड़ दी गई है और पूरे 8 ड्रैगन इंसिनरेटर का लेवल बहुत बेहतर हो गया है। तुम अपनी ताकत या रिफाइनिंग स्पीड सिर्फ 8 ड्रैगन इंसिनरेटर से ही बढ़ा सकते हो। अगर तुम लपटों के साथ चल रहे हो तो 8 ड्रैगन इंसिनरेटर की ताकत में बढ़ोतरी सबसे अच्छे एलिमेंट से कहीं ज्यादा होगी। अफसोस है कि तुम बर्फ और केंडों पर चले, अफसोस। औरत ने आह भरी और आगे कहा, लेकिन जब तुम धीरे धीरे 8 ड्रैगों से जान पहचान कर लोगे एनएस इंसिनरेटर जो अब रैंक में बढ़ रहा है, आप इस भट्टी का इस्तेमाल हमले या शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ सिल्क ड्रैगन फ्लेम को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। 8 ड्रैगन इंसिनरेटर के अंदर ड्रैगन फ्लेम का यह ग्रुप, लेकिन सिर्फ कुछ ही धागे इकट्ठा किए जा सकते हैं। जाहिर है यह सिर्फ पहला ड्रैगन फ्लेम था जिसे अब इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। औरत ने आगे कहा, आगे आपकी ताकत बढ़ेगी या आप और ड्रैगन फ्लेम इकट्ठा कर सकते हैं। यह पहला ड्रैगन फ्लेम, अगर आप इसे पूरा इकट्ठा कर सकते हैं तो मुझे डर है कि मेरे लेवल का योद्धा भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। अभी लॉन्ग यान का जो विस्फोट हुआ था वह सिर्फ एक निशान था। उसने समय रहते अपनी समझ वापस ले ली और फ्लेम गायब हो गई। लेकिन जू के ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे। अगर इसे इकट्ठा किया जा सकता है तो इसकी शक्ति अकल्पनीय है। सीनियर, कहां से क्या तुम 8 ड्रैगन बर्निंग फर्नेस के राज जानते हो? जियाओ यी ने कंफ्यूजन में औरत को देखा। औरत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, भूल जाओ, मैंने गलती से इसे कुछ पुरानी किताबों में देख लिया था। डोजियर में 8 ड्रैगन बर्निंग फर्नेस के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड हैं, लेकिन शायद रिकॉर्ड हो। पहले तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई। बाद में जब मैंने तियानजिंग बच्चे को जियांजो में दवा को रिफाइन करने के लिए इस फर्नेस का इस्तेमाल करते देखा तो मुझे याद आया। बात करते समय औरत का लहजा थोड़ा अफसोस भरा था। उस समय मैं स्काईवॉकर के एक स्प्रीन दायरे से निकलने के बाद इस फर्नेस की असली ताकत के बारे में सोच रही थी। बदकिस्मती से बाद में उसका स्वभाव बहुत बदल गया और वह कल्टीवेट नहीं करना चाहता था। यह जानते हुए कि 8 ड्रैगन इंसिनरेटर स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही जियाओ यी सुन रहा था उसका दिल भी उलझ गया था। उस समय जहां तक उसे पता था, जब बाई मोहन, सेक्ट मास्टर और दूसरों ने ही लाओ से डील किया तो वह औरत पीछे हट गई। जब उसने कस्टम्स छोड़े तो सब कुछ सच हो गया था और उसके पास इसे इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस समय औरत ने आगे कहा, तियानजिंग लड़के, मैंने तुम्हें 8 ड्रैगन बर्निंग फर्नेस जल्दी दे दी थी तो मैंने बहुत पहले ही तुम पर सारी उम्मीदें लगा ली होंगी। भविष्य में अगर 8 ड्रैगन बर्निंग फर्नेस में सभी रोक हटा दी जाती हैं तो मुझे नहीं पता कि यह किस लेवल तक बढ़ेगी। बेशक तुम सच में उन सभी को अनलॉक कर पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। लड़का जानता है, जियाओ यी ने भारी आवाज में सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं तो बच्चा चला जाएगा। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें 8 ड्रैगन इंसिनरेटर की वजह से बाहर जाने देना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी आप स्पेस के अशांत बहाव से गुजर पाएंगे या नहीं, यह अभी भी पता नहीं है और यह कभी भी पक्का नहीं होगा। फर्नेस में ड्रैगन की लपटें आपको सुरक्षित रूप से पीछे हटने से बचा सकती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो याद रखें कि आगे न बढ़े, बस पीछे हट जाए। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। आप कब जा रहे हैं? औरत ने पूछा। कुछ दिनों बाद, जियाओ यी ने जवाब दिया। कुछ मामले निपटने के बाद बच्चा निकल जाएगा, जाने से पहले वह सीनियर्स को अलविदा कहने आएगा। ठीक है, जाओ, औरत ने सिर हिलाया। जियाओ यी झुका, 8 ड्रैगन्स की टॉर्च वापस ली, मुड़ा और चला गया। हालांकि 8 ड्रैगन्स बर्निंग फर्नेस स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, लेकिन इसका रैंक कियानकुन रिंग से बहुत ऊंचा है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने पर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तिशाली शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की सभी मार्शल आर्ट पर फिट बैठती है। इसलिए कियानकुन रिंग की तो बात ही छोड़िए, इसमें आम कियानकुन बैग भी डाले जा सकते हैं। औरत को अलविदा कहकर जियाओ यी ने स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ दिया। पूरे रास्ते उड़ते हुए वह आसमान में ऊंचा था, सीधे दूर तक देख रहा था। वह ईस्ट चाइना सी की दिशा है। उसकी नजर साफ तौर पर ईस्ट चाइना सी में और दूर है उस स्पेस टर्बुलेंस के पार स्वर्ग और धरती का एक और टुकड़ा। होली मून सेक्टर 10 साल। मेरा इंतजार करो, जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, रोशनी की एक धारा में बदल गया और सरपट भाग गया। मुझे डर है कि सेंट यूजोंग की औरत ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके कुछ आम शब्द भविष्य में इस जवान आदमी के आने की वजह से पूरे मिडिल टेरिटरी को उलट-पुलट कर देंगे। एक और चैप्टर 659 सोल से स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़कर जियाओ यी अपने आप जियाओ परिवार के पास लौट आया। अपनी अभी की ताकत के साथ वह 1 घंटे के अंदर ही जियून सिटी लौट आया था। आज जियून सिटी का जियाओ परिवार साल का जियाओ परिवार नहीं रहा। आज का जियाओ परिवार को जुआनचेंग के करीब 1 दर्जन शहरों में पहले से ही नंबर 1 ताकत है। जियाओ के घर वापस आकर जियाओ यी ने परिवार के बड़ों को परेशान नहीं किया। वह बस जियाओ के घर में आराम से घूमता रहा। वह झोंग्यू जाने वाला था और उसे नहीं पता था कि वह कब वापस आएगा। वह थोड़ी देर और रुकना चाहता था। आखिरकार इस दुनिया में आने के बाद यह उसकी पहली जगह है। यहाँ कई प्यारे किरदार और प्यारी यादें हैं। मेंशन से मार्शल आर्ट के मैदान से गुजरते हुए पूरे रास्ते चला और जियाओ परिवार के हर बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। साइड में जियाओ परिवार के कई मार्शल आर्टिस्ट गाइड कर रहे थे। रास्ते में दवा बनाने वाले हॉल के पास से गुजरते हुए उसमें एक फार्मासिस्ट गोलियां रिफाइन कर रहा था। पहले जियाओ परिवार में सिर्फ 4 फार्मासिस्ट थे, लेकिन अब लगभग 20 हो गए हैं। हमेशा की तरह जियाओ बाइलियन साइड से देख रहा था, बीच बीच में कुछ बातें कर रहा था। पूरा रास्ता चलते हुए मैं पीछे वाले पहाड़ पर पहुंचा। जियाओ परिवार के पीछे वाले पहाड़ों में कोई अनोखे फूल, अनोखे पौधे और दुर्लभ पेड़ नहीं है। हाँ, यह बस एक आम नीले पत्थर का रास्ता है जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे विलो के पेड़ लगे हैं। उनमें कुछ जंगली घास फूस और जंगली फूल चुपचाप उगते हैं। यह बहुत खूबसूरत नहीं है और आंखों को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यह बहुत सादा है, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां कई परिवार के बच्चे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के बाद आराम करना पसंद करते हैं। विलो के पेड़ों से सटकर तेज धूप से बचना और हवा चलना बहुत अच्छा लगता है। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ की बोरियत ने उसे बहुत देर इधर उधर भटकने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसका दिल बहुत देर तक धड़कता रहा और वह बहुत शांत हो गया।
बाहर की हवा और बारिश के मुकाबले यहाँ लोग शांति महसूस कर सकते हैं। बस इस सारी शांति में बस एक ही इंसान की कमी है। उस लड़की की कमी है जो हमेशा उससे चिपकी रहती है। हाँ, जियाओ यी ने गहरी सांस ली और खुद ही चल पड़ा। अनजाने में वह असल में पीछे पहाड़ की गहराई में पहुंच गया। दूर से एक मॉन्स्टर की मूर्ति अभी भी पहले जैसी ही जिंदा, शानदार और शानदार थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक था। जियाओ यी के अभी के लेवल और नजर से वह पहचान भी नहीं पा रहा था कि यह मॉन्स्टर जानवर क्या है। बस आगे बढ़ने ही वाला था और असलियत में देखने लगा। ज्यादा दूर नहीं, कई आकृतियां तेजी से उछली और वे जियाओ परिवार के ग्रेट एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर थे। ये जब तीनों ने जियाओ यी को देखा तो वे सभी साफ तौर पर खुश थे। तीनों बुजुर्ग जियाओ यी थोड़ा झुका। ये जब मैं वापस आया तो हमने क्यों नहीं बताया, बल्कि मैं इधर उधर घूम रहा था, तीसरे बुजुर्ग ने थोड़े गुस्से से कहा। दयालु चेहरा खुशी और प्यार से भरा था। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, मैं दूर वाले दरवाजे पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं जियाओ के घर में और घूमना चाहता हूँ। बहुत दूर जा रहे हैं? तीनों बुजुर्ग मुस्कुराए, कुछ बेपरवाह, उन्हें इसकी आदत थी। पहले जियाओ यी आखिरकार जियाओ के घर लौट आया था और उन्हें हमेशा इसकी याद आती थी। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि जियाओ यी, एक जवान आदमी, बाहर परेशान होगा और खतरे में होगा। लेकिन समय के साथ हर बार जब जियाओ यी वापस आया तो वे फिर से बाहर जाने के लिए ज्यादा देर नहीं रुके और उन्हें इसकी आदत हो गई। कुछ सालों बाद अनजाने में वह युवक जो शुरुआत में हमेशा उनके बारे में चिंतित रहता था, पहले से ही प्रसिद्ध चाल के पक्ष में एक मजबूत आदमी था। अगर जियाओ यी पहले एक युवा नौसिखिया था, अब यह एक चील है जो बड़ी हो गई है, आकाश में उड़ रही है, पृथ्वी को देख रही है। इस बार बाहर जाने में बहुत समय लग सकता है। जियाओ यी ने कुछ देर सोचा, अभी भी सच बताने की योजना बना रहा था। बहुत समय तीनों बुजुर्गों ने भौहें चढ़ाई। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, यह कई साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो सकता है। वास्तव में जियाओ यी को यकीन नहीं है कि कितना समय। केवल एक चीज जिसके बारे में वह निश्चित हो सकता है, वह है लंबा समय। इतना समय। तीनों बुजुर्गों ने आह भरी और कहा, जाओ, बस सावधान रहना। जियाओ परिवार की चिंता मत करो, हम जियाओ परिवार में हैं। तीनों बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से जियाओ यी के बारे में चिंतित हैं, लेकिन वे कभी भी जियाओ यी की तरक्की में रुकावट नहीं डालना चाहते। हम कब जाएंगे? तीसरे एल्डर जियाओ झोंग ने पूछा। कुछ दिन बाद जियाओ यी ने जवाब दिया। हाँ, तीसरे एल्डर ने सिर हिलाया, अचानक कुछ याद आया और पूछा, ये इतने सालों में क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि पैट्रियार्क कहाँ चले गए? पैट्रियार्क? जियाओ यी ने खुद से बुदबुदाया। तुम्हारे पिता? तीसरे एल्डर ने कहा। पिता? जियाओ यी अभी भी खुद से बुदबुदा रहा था, उसकी आवाज में थोड़ी बेपरवाही थी। पैट्रियार्क की चिंता मत करो, पैट्रियार्क को मुश्किलें होती हैं। जियाओ झोंग ने जियाओ यी की ऐसी आवाज देखी, उसे लगा कि जियाओ यी जियाओ परिवार के पैट्रियार्क को दोष दे रहा है। मैं परेशान नहीं हूँ, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, अभी भी बेपरवाही से। ओह, जियाओ झोंग ने आह भरी और कहा, ये पहले मेरी बात सुनो। उस समय कुलपति ने आपको क्रूरता से नहीं छोड़ा था, लेकिन वह मालकिन को ढूंढने जा रहा है, जो तुम्हारी माँ है। माँ? जियाओ यी ने मुंह बनाया। जब वह इस दुनिया में आया तो उसकी याद में इस जियाओ यी की माँ को उसके बचपन में ही मर जाना चाहिए था। जियाओ झोंग ने गंभीरता से कहा, बाहरी दुनिया ने हमेशा यही सोचा है कि माँ मर गई है, लेकिन असल में हमारे जियाओ परिवार के बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि मालकिन रहस्यमय तरीके से चली गई हैं। जब मालकिन ने तुम्हें जन्म दिया था तो वह अकेली चली गई थी। पैट्रियार्क को इसकी कमी खली, लेकिन उस समय तुम बस पैदा हुए थे और पैट्रियार्क इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ साल बाद जब तुम बड़े हो गए तो पैट्रियार्क ने तुम्हें अकेले मालकिन को ढूंढने के लिए मुझे सौंप दिया। यह खोज 10 साल से ज्यादा चली और अभी तक वापस नहीं आई है। जियाओ यी ने सिर हिलाया, अभी भी बेपरवाह। हालांकि मैं इस बात से थोड़ा हैरान था, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार ये दोनों लोग इस दुनिया में जियाओ यी के माता पिता हैं, और वह आया और उसका जियाओ यी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जब वह आया तो दोनों लोग पहले ही जियाओ परिवार छोड़ चुके थे और उसका इन दोनों लोगों से कोई रिश्ता नहीं था। पिता और माँ के तौर पर ये दोनों लोग जियाओ यी के लिए आम लोगों से अलग नहीं हैं। इसके बजाय तीसरे बड़े जियाओ झोंग ही बड़े जियाओ यी के प्यारे थे। ये इस समय जियाओ झोंग ने भारी आवाज में कहा, मुझे पता है, अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे पास बड़ी काबिलियत है। तुम्हें यानवू किंगडम के बाहर बड़ी दुनिया में जाकर अनुभव करना चाहिए और खोजना चाहिए। अगर हो सके तो पैट्रियार्क और मिस्ट्रेस को ढूंढो, ठीक है? देखो, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। इस समय जियाओ झोंग के लहजे में पहले से ही कुछ रिक्वेस्ट थी, लेकिन वह यानवू किंगडम के बाहर अनुभव नहीं करना चाहता था। ईस्टर्न रीजन के 16 देशों में उसके अनुभव के लायक कुछ भी नहीं है। वह सेंट्रल रीजन जा रहा है। बेशक उसने साफ साफ नहीं कहा, कहीं तीनों बुजुर्ग परेशान न हो जाएं। ओह ठीक है, जियाओ यी ने आह भरी। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये दोनों अब कहाँ हैं, लेकिन उसकी अभी की स्किल्स से ईस्टर्न रीजन के 16 देशों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। बाद में वह किले में गया और हर कमांडर से एक बार पूछा। जियाओ के घर से निकलने से पहले तीसरे बुजुर्ग के लिए एक विश करना अच्छा था। हालांकि तीसरे बुजुर्ग ने अचानक एक जेड पेंडेंट निकाला और कहा कि यह पैट्रियार्क का छोड़ा हुआ जेड पेंडेंट है। मैंने इसे हमेशा अपने शरीर पर पहना है और अब यह तुम्हारे लिए है। जेड? जियाओ यी ने देखा, यह तो सोल जेड निकला। सोकॉल्ड सोल जेड कुछ स्वॉर्ड मास्टर के बेटे और माँ के ऑर्डर जैसा है। आमतौर पर आप एक पीस अपने साथ रखते हैं और एक पीस अपने असर में रखते हैं। अगर एक खराब होता है तो दूसरा तुरंत रिएक्ट करेगा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के स्वॉर्ड मास्टर कमांड की तरह यह भी एक ऐसा ही असर है। अगर स्वॉर्ड मास्टर बाहर घूम रहा है, अगर कुछ गलत होता है तो सेट को तुरंत सिचुएशन पता चल जाएगी। इस समय जेड पेंडेंट सही सलामत था, जाहिर है जेड पेंडेंट का मालिक भी सही सलामत था। जियाओ यी ने उसे लिया और जैसे ही उसे अपने शरीर पर पहनने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। जेड पेंडेंट पर उससे निकली सांस ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। यह कैसे मुमकिन है, इतनी तेज सांस? सेलेस्टियल रेल्म? जियाओ यी का एक्सप्रेशन बदल गया। तीसरा और चैप्टर 660 जाने को तैयार नहीं, जियाओ यी ने मन ही मन कहा। असल में वह ठीक से पता नहीं लगा सका कि जेड पेंडेंट पर ऑरा कितना मजबूत था, लेकिन वह पक्का कह सकता है कि यह सांस मजबूत है। उसने जिन पावर हाउस का अनुभव किया था उनमें शेनवू किंग और एबिस डेमन एम्परर भी, जिनकी ताकत पहले बहुत बढ़ गई थी, उससे कहीं कम थे। इसलिए उसे पक्का यकीन था कि यह आसमान के ऊपर का ऑरा ही होगा। जेड पेंडेंट का काम किसी भी समय दूसरे जेड पेंडेंट पहनने वाले की सांस को महसूस करना है। सांस की ताकत के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहनने वाला सुरक्षित है या घायल। अगर सांस नहीं चल रही है तो इसका मतलब है कि दूसरे जेड पेंडेंट पहनने वाला पहले ही मर चुका है।
लेकिन अब मेरे सामने जेड पेंडेंट की सांस स्थिर है, तेजी से बढ़ रही है और कमाल की है, दूसरे जेड पेंडेंट को दिखाने वाला पहनने वाला सुरक्षित और ठीक है। और जाहिर है जेड पेंडेंट पहनने वाला पूर्वी इलाके में बिल्कुल नहीं है, आसमानी दुनिया में जाने के लिए सिर्फ बीच के इलाके में। ये तुम्हें क्या हुआ है? जियाओ झोंग ने जियाओ यी को हैरान देखकर जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, मैं बस हैरान हूं कि यूपेई की सांस बहुत तेज है। बहुत तेज। जियाओ झोंग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर जीत की मुस्कान के साथ बोला, यह तो नेचुरल है। पैट्रियार्क एक बेमिसाल जीनियस हैं। इतने साल बीत गए हैं और अब मुझे डर है कि मैं पहले ही अर्थ एलिमेंट दायरे और यहां तक कि ताकतवर तियान युआन दायरे में भी जा चुका हूं। तियान युआन दायरा। जियाओ यी बिना कुछ बताए मुस्कुराया। ये तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हें पैट्रियार्क को वापस लाना होगा, जियाओ झोंग ने गंभीरता से कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे ढूंढूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं जो भी करना होगा करूंगा। जियाओ यी का बेपरवाह लहजा देखकर जियाओ झोंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये पैट्रियार्क की चिंता मत करो, उन्होंने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है। मैं बेकार हूं क्योंकि तुमने बचपन में बहुत मुश्किलें झेली हैं। अगर तुम्हें इल्जाम लगाना है तो मुझे इल्जाम लगाओ। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था अंकल। जियाओ झोंग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उनका वह मतलब नहीं था। लेकिन बीच का इलाका बहुत बड़ा है, पूर्वी इलाके से 10 मिलियन गुना से भी ज्यादा बड़ा। इतने बड़े इलाके में किसी इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जियाओ यी ने किस्मत के पीछे चलने को कहा। इसके अलावा सेलेस्टियल रेन के किसी फिगर के लिए कोई सरप्राइज होना लगभग नामुमकिन है। अगर वह काफी समय से अकेला है और जियाओ के घर लौटना चाहता है तो वह कभी भी वापस आ सकता है। जियाओ यी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय जियाओ झोंग ने जबरदस्ती जेड पेंडेंट जियाओ यी के हाथ में थमा दिया। जियाओ यी बस मान गया और बोला, तीनों बुजुर्गों, मैं अकेले चलना चाहता हूँ। जाओ बड़े बुजुर्ग, जियाओ लिहो ने कहा, हमें एक दावत तैयार करनी है। हाँ, जियाओ चोंग मुस्कुराया, ये वापस आ गया है, लेकिन यह जियाओ परिवार में एक बड़ा इवेंट है जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। परेशान मत हो, जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, मुझे यह एक्साइटमेंट पसंद नहीं है। मैं अकेले चलूंगा और शाम को तुम्हारे बुजुर्गों के साथ डिनर कर सकता हूँ। उसके बाद जियाओ यी का फिगर चमका और वह पहले ही जा चुका था। एक पहाड़ की चोटी पर गरजता रेगिस्तान। एक बच्चा जमीन पर बैठा है, पालथी मारकर प्रैक्टिस कर रहा है। इतना ऊंचा पहाड़, किसी बच्चे का पहाड़ की चोटी पर जाना काफी हैरानी की बात है। और तो और यह जंगल है जहां खूंखार जानवर और राक्षस भी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बच्चे के कुछ किलोमीटर के दायरे में कोई जानवर नहीं है। दूर से हर जगह कांपते हुए राक्षस भी दिख रहे हैं। जो राक्षस जानवर पहले बहुत बेरहम थे, इस समय ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा है जिससे वे बहुत डर गए हैं। पहाड़ की चोटी पर बच्चों के चारों ओर गरज और बिजली चमकती रही। काका की आवाज बहुत तेज और ताकतवर थी। जाहिर है बच्चे सीधे साधे नहीं होते, वे बहुत ताकतवर होते हैं। बच्चे, यह जियाओ सिंह है। वह अक्सर यहाँ प्रैक्टिस करने आता था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस थोड़ी शोरगुल वाली थी और वह जियाओ के घर में नहीं रह सकता था। लेकिन शाम होने से पहले वह निकल जाता और जियाओ के घर लौट आता। हाँ, जियाओ सिंह जो प्रैक्टिस कर रहा था ने अचानक अपनी आंखें खोली। कौन? जियाओ जिन जोर से चिल्लाया, फिर अचानक मुड़ा और उसके पीछे गरज और बिजली कड़कने लगी। बिजली जो थंडर स्नेक में बदल गई थी बहुत तेज थी, लेकिन जैसे ही रेजर को गोली लगी वह बाइजे की मजबूत हथेली से दब गया और हिल नहीं पा रहा था। जियाओ सिंह पहले तो हैरान हुआ और जब उसने आए हुए आदमी को देखा तो वह तुरंत खुश हो गया। मास्टर, हाँ, यहाँ जो आदमी है वह जियाओ यी है। बिखर गया, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया और उसके हाथ में थंडर स्नेक तुरंत गायब हो गया। बुरा नहीं, जियाओ यी ने जियाओ सिंह को खुशी से देखा और कहा, अभी गरज और बिजली की ताकत को देखते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम हेवनली ओरिजिन रियंग को तोड़ सकोगी। मास्टर से हारना आसान नहीं था, जियाओ सिंह साफ तौर पर खुश थी। जियाओ यी को देखकर वह अचानक हैरान रह गया। मास्टर कब वापस आए? आज ही लौटा हूँ, जियाओ यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मास्टर आखिरकार वापस आ ही गए, चलो जियाओ के घर वापस चलते हैं, जियाओ सिंह ने कहा। जियाओ परिवार के बूढ़े लोग खुश होंगे। इसके साथ ही जियाओ सिंह के छोटे हाथों ने जियाओ यी को पार किया। हालांकि उसने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि उसने पाया कि वह जियाओ यी को खींच नहीं पा रहा है और जियाओ यी वहीं रुक गया था। क्या बात है मास्टर? जियाओ सिंह ने शक से पूछा। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, जियाओ सिंह, तुम कुछ सालों से मेरे जियाओ परिवार के साथ हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। 3 साल हो गए हूँ। मास्टर, आपने क्या कहा? जियाओ सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अचानक वहीं जम गया। मैंने कहा मैं तुम्हें जाने दूंगा, जियाओ यी मुस्कुराया। लेकिन 30 साल तो नहीं हुए, जियाओ सिंह ने भौहें चढ़ाकर कहा। जरूरत नहीं है, जियाओ यी मुस्कुराई और जियाओ सिंह का सिर छुआ। मगरमच्छ की उम्र के हिसाब से जियाओ सिंह तो बस एक बच्ची है। जियाओ परिवार आज पहले जितना कमजोर नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि एल्डर डुआन युन गेट की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए जियाओ सिंह को रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? जियाओ सिंह की आंखों में थोड़ी उलझन दिखी। कुछ भी, यह आप पर है, जियाओ यी मुस्कुराई। मास्टर, मैं जियाओ के घर में रहना चाहती हूँ। जियाओ सिंह थोड़ी देर चुप रही, उसने जियाओ यी की आस्तीन खींची। जियाओ परिवार के बूढ़े लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। होस्ट भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं जल्द ही बाहर जा रही हूँ, जियाओ यी ने बीच में ही टोक दिया। अगर मैं गया तो शायद बहुत समय तक वापस नहीं आऊंगा। शियाओ सिंह ने सिर हिलाया और कहा, जैसे मालिक जा रहे हैं मैं भी उनके वापस आने का जियाओ के घर इंतजार कर रहा हूँ। शियाओ यी ने मुंह बनाया और कहा, शायद मैं मर जाऊं। अगर मैं भविष्य में जियाओ के घर वापस नहीं जा पाया तो कोई भी तुम्हारे शरीर से 20 ट्रेन नहीं हटा पाएगा। छोटा सितारा हमेशा जियाओ परिवार में रहा है, जियाओ परिवार की रखवाली करता रहा है, जियाओ सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यह जियाओ यी हैरान रह गया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन जियाओ सिंह की जिद्दी और गंभीर नजर को देखकर जियाओ यी ने बोलना बंद कर दिया। भूल जाओ, यह तुम पर है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। मैं अभी तुम्हारे लिए रॉयल बीस्ट रिंग उतार देता हूँ। अगर तुम भविष्य में जाना चाहते हो तो बस इसे छोड़ दो। जियाओ सिंह ने अपना सिर हिलाया, एक कदम पीछे हटा और कहा, मैं रॉयल बीस्ट रिंग रखना चाहता हूँ। क्यों? जियाओ यी ने मुंह बनाकर पूछा। जियाओ सिंह और मास्टर के बीच बस यही एक चीज है, मैं इसे रखना चाहता हूँ, जियाओ सिंह ने जिद करते हुए कहा। मॉन्स्टर्स में भी फीलिंग्स होती हैं। हालांकि बहुत से लोग सिर्फ उनका क्रूर साइड ही देख पाते हैं।
हंटिंग डेमन पैलेस के रिकॉर्ड के अनुसार मॉन्स्टर्स का इंसानी योद्धाओं के साथ शांति से रहना और यहाँ तक कि जिंदगी भर इंसानी योद्धाओं के कामों को फॉलो करना कोई अजीब बात नहीं है। जियाओ यी ने आह भरी और कहा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो रुको, छोड़ो मेरे पीछे जियाओ के घर चलो। हाँ, जियाओ सिंह ने खुशी से सिर हिलाया। पहले और